इस वीडियो को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया है। आप इनको हमारे चैनल नो नेम IAS पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। डिजिटल कॉलोनियलिज्म। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने डिजिटल कॉलोनियलिज्म पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज़ादी को खतरा पारंपरिक आक्रमण से नहीं, बल्कि विदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भरता से है। उनका मानना है कि अगर हम विदेशी तकनीक पर ज्यादा निर्भर रहेंगे तो हमारा डिजिटल संप्रभुता खतरे में पड़ सकता है। ये बयान 14 जुलाई 2025 को दिया गया था और इसके बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। डिजिटल उपनिवेशवाद क्या है? इसे समझने के लिए कल्पना करें कि आप अपने फोन पर कुछ सर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं या चैट करते हैं। आप जो भी करते हैं वो डेटा कहीं न कहीं स्टोर होता है। ये डेटा बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इकट्ठा करती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक या अमेजन। ये कंपनियां आपके डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती हैं, जैसे विज्ञापन दिखाने के लिए या बाजार में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये कंपनियां आपके डेटा को बिना आपकी पूरी सहमति के इकट्ठा करती हैं। इससे आपकी निजता खतरे में पड़ती है। न सिर्फ आपकी, बल्कि देश की स्वतंत्रता भी खतरे में आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश के लोगों का डेटा कंट्रोल करती है तो वो हमारे देश के फैसलों को भी प्रभावित कर सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पुराने समय में उपनिवेशवाद में देश अपनी आज़ादी खो देते थे। डिजिटल कॉलोनियलिज्म के प्रमुख स्तंभ। पहला स्तंभ, आर्थिक प्रभुत्व। बड़े कॉरपोरेशन विदेशी देशों के संसाधनों पर कब्जा करते हैं क्योंकि वे तकनीकी निर्भरता पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, गूगल सर्च इंजन पर एकाधिकार रखता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी है और फेसबुक व ट्विटर सोशल नेटवर्किंग में अग्रणी हैं। इससे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था इन कंपनियों पर निर्भर हो जाती है। दूसरा स्तंभ, वास्तुकला पर साम्राज्यिक नियंत्रण। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और गैरमुफ्त लाइसेंसिंग व्यवस्था दूसरों को संशोधन या पहुंच से रोकती है, जिससे डिजिटल आत्मनिर्भरता मुश्किल हो जाती है। उदाहरण के लिए, एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर पॉलिसी एक तरफा फैसले लेते हैं कि कौन से ऐप्स और फीचर्स अनुमति पाएंगे, जिससे अन्य देशों का नियंत्रण सीमित हो जाता है। तीसरा स्तंभ, वैश्विक सर्विलांस पूंजीवाद। उन्नत डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से कंपनियां यूजर्स के व्यवहार को ट्रैक करती हैं और व्यापारिक फैसले लेती हैं। उदाहरण के लिए, फेसबुक ने तीसरे पक्ष जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका को बड़े पैमाने पर डेटा देने की इजाजत दी, जिससे चुनावों पर प्रभाव पड़ा, जैसे 2016 के अमेरिकी चुनाव। चौथा स्तंभ, तकनीकी वर्चस्व। कुछ बड़ी टेक कंपनियां यह तय करती हैं कि तकनीक कैसे बढ़ेगी और उसका आर्थिक असर क्या होगा। उदाहरण के लिए, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड दुनिया के ज्यादातर क्लाउड सर्विसेज को नियंत्रित करते हैं, जिससे डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स पर उनकी अनूठी शक्ति हो गई है। पांचवां स्तंभ, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। कुछ कंपनियों की तकनीक की एकरूपता और श्रेष्ठता दूसरों की मूल्यों, भाषा और संस्कृति पर हावी होती है। उदाहरण के लिए, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्यूरेशन और एल्गोरिदमिक बायस ऐसी सामग्री को प्राथमिकता देते हैं जो हावी संस्कृति से मेल खाती हो। छठा स्तंभ, उदारता का वादा। डिजिटल तकनीकों को स्पष्ट रूप से अच्छा बताया जाता है, कनेक्टिविटी को प्रगति और मानवाधिकारों से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, फेसबुक का फ्री बेसिक्स अफ्रीका में दान के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसे आलोचना मिली कि ये बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और यूजर डेटा हासिल करने का जरिया था। डिजिटल उपनिवेशवाद की प्रमुख समस्याएं। पहली समस्या है उत्तर दक्षिण असमानता। ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां विकसित देशों में हैं और वो डेटा से पैसे कमाती हैं। इससे अमीर और गरीब देशों के बीच डिजिटल अंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरी समस्या है राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हमारे पास अपनी डिजिटल तकनीक नहीं है तो महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बैंकिंग या सुरक्षा विदेशी हस्तक्षेप के लिए कमजोर हो जाते हैं। तीसरी समस्या है निजता और डिजिटल अधिकार। विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता से आपकी गोपनीयता खतरे में पड़ती है। साथ ही सरकारें भी इनके जरिए निगरानी कर सकती हैं। चौथी समस्या है स्थानीय व्यवसायों के लिए खतरा। गूगल, अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ऑनलाइन विज्ञापन, परिवहन, रिटेल और समाचारों पर कब्जा कर लेते हैं। इससे स्थानीय कंपनियों का जीवित बचना मुश्किल हो जाता है। पांचवी समस्या है आर्थिक नुकसान। बड़ी टेक कंपनियां मुनाफा कम टैक्स वाले देशों में भेज देती हैं, जहां उनका कोई बड़ा कारोबार भी नहीं होता। इससे भारत जैसे देशों को टैक्स में नुकसान होता है। छठी समस्या है नियमन में कठिनाई। साइबर स्पेस की सीमाएं देशों की सीमाओं से बंधी नहीं होती, इसलिए मौजूदा कानून इन बड़ी कंपनियों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। नेटवर्क प्रभाव। एक बार जब प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण संख्या तक पहुंच जाता है तो तेजी से होने वाली वृद्धि उपयोगकर्ताओं को बांध लेती है, जिससे स्थानीय प्रतिस्पर्धा बाधित होती है। अलग अलग देश डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले भारत ने क्या किया? पहला कदम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये कानून आपके डेटा की सुरक्षा और प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है।
ये भारत में सामान या सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है। दूसरा है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, जो अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को रोकता है, उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत ने वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स और WTO में डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल संप्रभुता के लिए जोरदार वकालत की है। उदाहरण के लिए, भारत की G20 अध्यक्षता में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई। अन्य प्रयासों में ONDC शामिल है, जो ई कॉमर्स मोनोपोली का विकल्प है, और इंडिया स्टैक, जो भारत का अपना डिजिटल ढांचा है। अब दूसरे देशों की बात करें। यूरोपीय संघ ने डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बनाए ताकि नागरिकों के डेटा अधिकार सुरक्षित हों और डिजिटल स्वायत्तता बढ़े। चीन ने डिजिटल सिल्क रोड शुरू किया, जो बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। इसका लक्ष्य टेलीकम्युनिकेशन, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और निगरानी तकनीकों में उभरते बाजारों के साथ संबंध बनाना है। रूस ने 2019 में सोवरेन इंटरनेट लॉ बनाया, जिससे इंटरनेट पर केंद्रीकृत सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ। अब भविष्य के लिए रास्ता क्या है? पहला, डिजिटल संप्रभुता। देशों को अपने डिजिटल संसाधनों जैसे डेटा, ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। दूसरा, डेटा लोकलाइजेशन। डेटा को देश की सीमाओं और कानूनी दायरे में ही स्टोर, ट्रांसफर और प्रोसेस करना चाहिए। तीसरा, व्यापक गवर्नेंस ढांचा। डेटा निर्माण, सुरक्षा, साझा करने और ढांचे के लिए मजबूत नियम बनने चाहिए। चौथा, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो का प्रबंधन। देशों को विकास, जनहित और वैश्विक तकनीकी एकीकरण के बीच संतुलन बनाना होगा। पांचवा, डेटा लाइफ साइकिल में सुधार। डेटा के निर्माण से लेकर नष्ट करने या पुनः उपयोग तक इसका बेहतर प्रबंधन जरूरी है। आखिरी, समावेशी डिजिटल भविष्य। डिजिटल विभाजन को कम करना, समावेशिता बढ़ाना और नैतिक मानकों को बनाए रखना पूरी मानवता के लिए जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई OTT प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया क्योंकि उन पर अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा था। ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डिजिटल मीडिया नैतिकता नियम 2021 के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1965 में रणजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कहा था कि अश्लीलता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है। अब ऑनलाइन कंटेंट नियमन क्यों जरूरी है? पहला, समाज पर इसका प्रभाव। भारत में 95 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अनियंत्रित कंटेंट समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, हिंसा को रोकना। एक 2010 की स्टडी में पाया गया कि 90% अश्लील वीडियो में शारीरिक हिंसा दिखाई जाती है। तीसरा, कमजोर वर्गों की सुरक्षा। छोटी उम्र में अश्लील कंटेंट देखने से बच्चों का स्वस्थ रिश्तों और यौनिकता के बारे में गलत समझ बनती है। ऐसा कंटेंट अक्सर महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाता है, जिससे लैंगिक असमानता और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। ऑनलाइन नफरत भरे भाषण सामाजिक विभाजन को बढ़ाते हैं और अल्पसंख्यकों को खतरे में डालते हैं। चौथा, नैतिक जिम्मेदारी। अनियंत्रित अश्लील सामग्री सामाजिक मूल्यों, परिवार जैसे संस्थानों को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए 2021 में गुल्ली बाई ऐप का मामला, जहां महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन नीलाम की गईं। JS मिल के हानि सिद्धांत के अनुसार, अगर कोई स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान पहुंचाती है तो उसे सीमित किया जा सकता है। कांट के नैतिक सिद्धांत कहते हैं कि इंसानों को साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय नीति फाउंडेशन के अनुसार, कम आय और कम डिजिटल साक्षरता वाले लोग अश्लील कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। भारत में अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कौन से कानून हैं? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, धारा 67 और 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से निपटती हैं। धारा 69A सरकार को विशिष्ट कारणों से जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। धारा 79 OTT प्लेटफॉर्म जैसे मध्यस्थों को तीसरे पक्ष के कंटेंट के लिए सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा देती है। लेकिन अगर सरकार की सूचना के बाद वे गैरकानूनी कंटेंट नहीं हटाते तो ये सुरक्षा खत्म हो सकती है। दूसरा, IT नियम 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाए, जो डिजिटल न्यूज और OTT प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाते हैं। तीसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 अश्लीलता को परिभाषित करती है और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित ऐसी सामग्री के प्रसार को अपराध मानती है। चौथा, पोक्सो एक्ट बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री की बिक्री और वितरण को अवैध बनाता है। पांचवा, महिलाओं का अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 महिलाओं के अश्लील चित्रण वाली सामग्री के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाता है। अब कंटेंट नियमन में क्या चुनौतियां हैं? पहली है नियामक चुनौतियां। मंत्रालयों के बीच टकराव। IT नियम बनाने वाला मंत्रालय और कंटेंट देखने वाला मंत्रालय अलग अलग हैं, जिससे समन्वय में दिक्कत होती है। अश्लीलता की परिभाषा में अस्पष्टता। इसे अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, जिससे सरकार के फैसले मनमाने हो सकते हैं।
दूसरी है तकनीकी चुनौतियां। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और गोपनीयता सुविधाएं अवैध कंटेंट को बिना जांच के फैलने देती हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को अनुचित कंटेंट की ओर ले जाते हैं। जैसे एक बार गलती से ऐसा कंटेंट देख लिया तो और सुझाव मिलते हैं। वीपीएन का उपयोग। लोग वीपीएन से प्रतिबंधित वेबसाइट्स तक पहुंच सकते हैं। तीसरी चुनौती है रचनात्मक स्वतंत्रता। सख्त नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है, को सीमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समलैंगिकता पर आधारित फिल्म फायर पर प्रतिबंध। आगे का रास्ता क्या है? पहला, सभी पक्षों से बातचीत। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंटेंट क्रिएटर्स और समाज के साथ मिलकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता में संतुलन बनाना चाहिए। दूसरा, तकनीक का उपयोग। ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑटोमेटेड गाली फिल्टर, यूजर रिपोर्ट आधारित स्कैनर और एआई से कंटेंट विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा, स्वनियमन को मजबूत करना। उद्योग द्वारा स्वनियामक संस्थाएं बनाकर कंटेंट मानक लागू किए जा सकते हैं ताकि सरकार का सीधा हस्तक्षेप कम हो। चौथा, बेहतर प्रथाओं से सीखना। यूरोपीय संघ का ऑडियो विजुअल मीडिया सर्विसेज डायरेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारंपरिक प्रसारण मानकों को लागू करता है और जीडीपीआर के जरिए गोपनीयता की रक्षा करता है। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का अनावरण किया। ये सहकारी क्षेत्र के लिए दूसरी नीति है, पहली 2002 में आई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला, इसका विजन है सहकार से समृद्धि के जरिए विकसित भारत 2047 को साकार करना। सहकारी संस्थाएं इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगी। दूसरा, इसका लक्ष्य है 50 करोड़ नागरिकों को जो अभी सहकारी क्षेत्र में सक्रिय नहीं हैं, उन्हें सक्रिय भागीदार बनाना। तीसरा, नीति 6 रणनीतिक मिशन आधारों पर काम करेगी। अन्य प्रमुख विशेषताएं, कानूनी और संस्थागत सुधार। राज्यों को सहकारी कानूनों में बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि पारदर्शिता, स्वायत्तता और कारोबार की सुगमता बढ़े। वित्तीय सशक्तिकरण। सहकारी संस्थाओं पर टैक्स कम करना और उन्हें कॉरपोरेट्स की तरह वित्तीय प्रोत्साहन देना। बिजनेस इकोसिस्टम विकास। हर राज्य में कम से कम एक मॉडल सहकारी गांव बनाना और भारत ब्रांड के तहत ब्रांडिंग को बढ़ावा देना। भविष्य की तैयारी और तकनीक। एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव स्टैक बनाना जो एग्री स्टैक और अन्य डेटाबेस के साथ जुड़े। नए क्षेत्र। सहकारी संस्थाओं को स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में बढ़ावा देना। समावेशिता। महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भागीदारी बढ़ाना। अन्य लक्ष्य, 2034 तक सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 3 गुना करना और सहकारी संस्थाओं की संख्या 30% बढ़ाना। इस नीति को लागू करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के तहत एक इम्प्लीमेंटेशन सेल बनाया गया है। इसकी निगरानी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी करेगी, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय सहकारिता मंत्री होंगे। सहकारी समितियों की शुरुआत और परिभाषा। भारत में सहकारी समितियां 1904 के सहकारी ऋण समिति अधिनियम से शुरू हुई। सहकारी समिति एक स्वायत्त संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलकर अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक संयुक्त और लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। वर्तमान स्थिति। भारत में 8 लाख से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। इनमें 2 लाख ऋण सहकारी समितियां और 6 लाख गैर ऋण समितियां हैं। 30 करोड़ से ज्यादा लोग इनसे जुड़े हैं। शीर्ष 3 क्षेत्र, आवास, डेयरी और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। संवैधानिक स्थिति। 97वां संशोधन 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया। अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देता है। भाग 9 बी में अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक जोड़े गए जो सहकारी शासन के लिए हैं। शासन संरचना। बहुराज्य सहकारी समितियां संविधान की केंद्रीय सूची में आती हैं और इन्हें बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत नियंत्रित किया जाता है। राज्य सहकारी समितियां राज्य सूची में आती हैं और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं। सहकारी समितियों का महत्व। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए भारत की 1/3 ग्रामीण आबादी सहकारी समितियों से जुड़ी है। किसानों की आय बढ़ाना। संसाधनों को एकत्र करके और सौदेबाजी की ताकत बढ़ाकर, जैसे गुजरात का अमूल मॉडल। सामाजिक प्रभाव। महिलाओं को सशक्त करना, जैसे सेवा सहकारी बैंक माइक्रो फाइनेंस के जरिए महिलाओं को रोजगार और लैंगिक समानता देता है। टिकाऊ विकास। केरल की उल्लुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट सहकारी समिति बुनियादी ढांचे में हरी प्रथाओं को लागू करती है। सामुदायिक रिश्तों को मजबूत करना। सहकारी समितियां समुदाय की भावना बढ़ाती हैं और सामाजिक पूंजी बनाती हैं। मूल्यों को स्थापित करना। समानता। एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत समानता सुनिश्चित करता है। नेतृत्व। सहकारी समितियां लोकतांत्रिक तरीके से नेताओं का चुनाव करती हैं, जैसे महाराष्ट्र में कई विधायक सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं। चुनौतियां। सीमित क्षमता और संसाधन, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है।
राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। जटिल नियामक आवश्यकताएं, नौकरशाही बाधाएं विकास को धीमा करती हैं। डिजिटल उपकरणों की जानकारी की कमी, केवल 45% सहकारी सदस्य डिजिटल उपकरणों से परिचित हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में 57% सहकारी समितियां हैं। अन्य चुनौतियां, कुशल कार्यबल की कमी, सहकारी समितियों में आपसी सहयोग की कमी और सीमित सदस्यता। पीआरआई फाइनेंसेस, हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने पंचायती राज प्रणाली के तहत धन के हस्तांतरण पर एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट की मुख्य बातें, 73वें संवैधानिक संशोधन को 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन पीआरआईज को अभी भी 3 प्रमुख क्षेत्रों कार्य, धन और कर्मचारी का पूरा हस्तांतरण नहीं हुआ है। रिपोर्ट में पीआरआईज के सामने आने वाली वित्तीय समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। समिति ने चिंता जताई कि हाल के केंद्रीय बजट में पीआरआईज को धन आवंटन में लगातार कमी आई है, जिससे उनकी स्थानीय विकास की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता सीमित हो रही है। इस कमी से पीआरआईज की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वे स्वशासित संस्थाएं होने का दावा करती हैं। पीआरआईज के वित्तीय मुद्दे, पहला मुद्दा है बजट आवंटन में कमी। हाल के केंद्रीय बजटों में पीआरआईज को मिलने वाला धन कम हो रहा है। इससे वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी स्थानीय स्तर पर धन का नियंत्रण कमजोर हो रहा है। कम धन मिलने से पंचायतें ग्रामीण विकास के लिए जरूरी काम जैसे स्कूल, सड़कें या पानी की सुविधाएं ठीक से नहीं कर पाती। दूसरा मुद्दा है बंधी और गैरबंधी ग्रांट्स में असंतुलन। 15वें वित्त आयोग ने पीआरआईज को दी जाने वाली ग्रांट्स को 2 हिस्सों में बांटा। 40% गैरबंधी जिसे पंचायतें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं, और 60% बंधी जो केवल खास कामों जैसे स्वच्छता के लिए है। समस्या ये है कि अगर बंधी ग्रांट का काम पहले ही हो चुका हो तो ये धन बेकार रह जाता है। इससे धन का उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाता। तीसरा मुद्दा है पंचायत चुनावों में देरी। कानूनी या प्रशासनिक कारणों से कई राज्यों में पंचायत चुनाव समय पर नहीं होते। उदाहरण के लिए तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण लागू करने के कारण चुनावों में देरी हुई। जब चुनाव नहीं होते तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते और बिना प्रतिनिधियों के धन का सही उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। जिला योजना समिति की समस्याएं, डीपीसी का गठन राज्यों द्वारा जिला स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार डीपीसी ठीक से काम नहीं करती, जिससे योजनाएं बिखरी हुई रहती हैं और धन का उपयोग पूरी तरह नहीं हो पाता। राज्य वित्त आयोगों का अनियमित गठन, संविधान के अनुसार राज्यों को नियमित रूप से एसएफसी बनाना चाहिए, लेकिन केवल 9 राज्यों ने छठा एसएफसी गठित किया है। इससे पीआरआईज को धन का हस्तांतरण देरी से होता है, जिससे उनके काम में रुकावट आती है। ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने में कमी। कई पंचायतें अपनी विकास योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं करती। इससे 15वें वित्त आयोग की ग्रांट्स का वितरण प्रभावित होता है, क्योंकि ये योजनाएं धन जारी करने की शर्त होती हैं। स्वयं की आय में कमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार पंचायतों की कुल आय का केवल 1.1% उनकी अपनी आय से आता है। इससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता कम हो जाती है और वे केंद्र व राज्य सरकारों पर निर्भर रहती हैं। पीआरआईज के लिए वित्त का महत्व, ग्रामीण विकास, पीआरआईज केंद्र और राज्य की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं। वे असली लाभार्थियों की पहचान करती हैं और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाती हैं। कृषि विकास, पीआरआईज सहकारी कृषि विकास को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए अमूल की शुरुआत पंचायत स्तर से हुई थी। ये सामाजिक वानिकी जैसे टिकाऊ प्रथाओं को भी समर्थन देती हैं। टिकाऊ विकास लक्ष्य, पीआरआईज 2030 के एसडीजीज को स्थानीय स्तर पर लागू करके इन लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती हैं। स्वास्थ्य, पीआरआईज स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक और डिस्पेंसरी बनाती और चलाती हैं। वे स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देती हैं। आरबीआई के अनुसार जिन राज्यों में पंचायतें स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता में अच्छा स्कोर करती हैं, वहां ग्रामीण शिशु मृत्यु दर कम है। शिक्षा, पीआरआई स्कूलों का निर्माण और रखरखाव करती हैं, नामांकन बढ़ाती हैं, ड्रॉप आउट दर कम करती हैं और शिक्षा की गुणवत्ता पर नजर रखती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, पीआरआईज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, जिससे उनकी शासन में भागीदारी बढ़ती है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब महिलाएं स्थानीय शासन में शामिल होती हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में सुधार होता है। खासकर महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। पीआरआईज के वित्त सुधार के लिए पहल, ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के खातों की ऑनलाइन जांच के लिए ये एप्लीकेशन शुरू किया। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। स्वयं की आय बढ़ाने के लिए स्वामित्व योजना, इस योजना के डेटा का उपयोग संपत्ति कर निर्धारण के लिए किया जाता है, जिससे पंचायतों की आय बढ़ती है। इन फंड्स को पीआरआईज के साथ साझा किया जाता है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। पीआरआईज के लिए रैंकिंग सिस्टम,
प्रदर्शन के आधार पर ग्रांट्स पाने की पात्रता तय करने के लिए रैंकिंग सिस्टम लागू किया गया है। इससे अच्छा काम करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन मिलता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, सभी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं इस पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है और धन का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें। आवंटन में लचीलापन, बंधी ग्रांट्स को अन्य जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करने की छूट दी जानी चाहिए। गैरबंधी ग्रांट्स को समय पर और पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, जो पिछड़ेपन, क्षेत्रफल जैसे मानदंडों पर आधारित हो। चुनाव में देरी होने पर निरंतरता, पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए। अगर देरी हो तो एक स्पष्ट तंत्र बनाना चाहिए, जैसे एक नामित प्रतिनिधि की नियुक्ति जिसके जिम्मेदारियां साफ हों। राज्य वित्त आयोगों का नियमित गठन, राज्यों को उच्च स्तर पर शामिल करके एसएफसी का समय पर गठन और उनकी रिपोर्ट जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए एक समान और सरल प्रारूप बनाए जाएं। जीपीडीपी को समय पर अपलोड करना, पंचायत सदस्यों को जीपीडीपी तैयार करने और अपलोड करने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ ही इन्हें ब्लॉक और जिला योजनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। पर्याप्त हस्तांतरण, प्रत्येक राज्य को पीआरआईज को शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए समयबद्ध रोड मैप तैयार करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्थानीय कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों को देना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय को प्रत्येक राज्य में 3 Fs की प्रगति मापने के लिए विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ओएसआर को मजबूत करना, आय बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देनी चाहिए। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, हाल ही में रवि और ब्यास जल ट्रिब्यूनल जो 1986 में बना था, को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए 1 साल का और विस्तार मिला है। खबर में और क्या है? केंद्र सरकार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम बनकचेरला लिंक प्रोजेक्ट और अन्य लंबित जल विवादों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति बनाएगी। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने महानदी जल विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने की इच्छा जताई है। भारत में अंतर्राज्य जल विवाद की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से हुई, जैसे कि ब्रिटिश नियंत्रित मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच कावेरी जल विवाद। अंतर्राज्य जल विवाद क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्य किसी नदी या जल संसाधन के उपयोग, बंटवारे या नियंत्रण को लेकर आपस में सहमत नहीं होते, तो उसे अंतर्राज्य जल विवाद कहते हैं। भारत में पानी का असमान वितरण और 18% आबादी के पास केवल 4% नवीकरणीय जल संसाधन होने के कारण ये विवाद आम हैं। अंतर्राज्य जल विवाद के कारण, नदी जल संसाधनों तक असमान पहुंच। भौगोलिक कारण, जब नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं, तो ऊपरी क्षेत्र के राज्य को पानी का अधिक नियंत्रण मिलता है। उदाहरण के लिए पंजाब को रवि ब्यास नदियों पर हरियाणा की तुलना में अधिक फायदा है। राज्य पुनर्गठन, स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ, लेकिन नदी बेसिन के आधार पर सीमाओं पर कम ध्यान दिया गया। इससे विवाद बढ़े। बढ़ती मांग, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कृषि का विस्तार, शहरीकरण और आर्थिक विकास ने पानी की मांग को बहुत बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में खेती के लिए पानी की जरूरत बढ़ी, जिससे रवि ब्यास जल विवाद गहराया। विकास परियोजनाएं, जब एक राज्य बड़ी जल परियोजनाएं जैसे बांध बनाता है, तो दूसरे राज्यों को पानी की कमी हो सकती है। उदाहरण, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और कावेरी नदी बेसिन विवाद। खंडित जल शासन प्रणाली, अंतर्राज्य जल विवादों के शासन के लिए कोई स्पष्ट ढांचा नहीं है। राज्यों के अलग अलग दृष्टिकोण और सीमित जल प्रबंधन रणनीतियां विवाद को बढ़ाती हैं। नदी बेसिन के एकीकृत प्रबंधन की कमी है। उचित डेटा की कमी, नदी के पानी के प्रवाह, मात्रा आदि से संबंधित डेटा संग्रहण में एकरूपता नहीं है। इससे राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। कानूनी और संवैधानिक ढांचा, अनुच्छेद 262, यह अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 262, संसद कानून बनाकर अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 262, संसद यह भी तय कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई अन्य कोर्ट इन विवादों में हस्तक्षेप न करे। संसद द्वारा बनाए गए कानून, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, केंद्र सरकार को राज्यों के परामर्श से अंतर्राज्य नदियों और नदी घाटियों के नियमन के लिए रिवर बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956, अगर कोई राज्य अनुरोध करता है तो केंद्र सरकार विवाद के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। 7वीं अनुसूची, केंद्र सूची का प्रविष्टि 56, अंतर्राज्य नदियों का नियमन और विकास। राज्य सूची का प्रविष्टि 17, पानी जैसे जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति। लेकिन केंद्र सूची के प्रविष्टि 56 के अधीन विवाद समाधान में चुनौतियां, देरी, ट्रिब्यूनल गठन में देरी। उदाहरण के लिए कावेरी ट्रिब्यूनल 1990 में दशकों के इंतजार के बाद बना। ट्रिब्यूनल के फैसले में देरी, जैसे नर्मदा 9 साल, कृष्णा 4 साल, गोदावरी 10 साल। फैसले की अधिसूचना और लागू करने में देरी।
ट्रिब्यूनल के आदेश को सरकारी गजट में प्रकाशित करने में देरी, जैसे कृष्णा 3 साल, गोदावरी 1 साल, जिससे लागू करने में अनिश्चितता रहती है। 1956 के अधिनियम के अनुसार गजट में प्रकाशित ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तरह मान्य होता है। राजनीतिकरण। जल विवादों को अक्सर वैज्ञानिक आधार की बजाय राजनीतिक रूप से हल किया जाता है, जिससे पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की अनदेखी होती है। हितधारकों की भागीदारी की कमी। पारंपरिक दृष्टिकोण में राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों और अन्य हितधारकों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। राज्य ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिससे ट्रिब्यूनल के फैसले प्रभावहीन हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मूल विवाद पर फैसला नहीं दे सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले की व्याख्या कर सकता है और जरूरत पड़ने पर पक्षकारों को ट्रिब्यूनल में वापस भेज सकता है। उदाहरण, कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने 2007 में फैसला दिया, लेकिन राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पानी के बंटवारे में थोड़ा बदलाव कर अंतिम फैसला दिया। विवाद समाधान के अन्य उपाय। अंतर्राज्य नदी जल विवाद विधेयक 2019। विवाद समाधान समिति बनाकर सौहार्दपूर्ण समाधान की कोशिश। एकल अंतर्राज्य नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना, जिसमें कई बेंच होंगी। फैसले के लिए सख्त समय सीमा। प्रत्येक नदी बेसिन के लिए केंद्रीय स्तर पर डेटा बैंक। रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2018। उद्देश्य, भागीदारी, सहयोग, समान और टिकाऊ जल उपयोग और एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन। रिवर बेसिन मास्टर प्लान बनाना। रिवर बेसिन प्राधिकरण की स्थापना। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना। पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित कर विवादों को कम करने की कोशिश। आगे का रास्ता। सहकारी संघवाद। केंद्र सरकार को मध्यस्थ और सुविधाकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। नीति आयोग के तहत ISWD पर चर्चा और संवाद के लिए एक मंच बनाना चाहिए। नीतिगत हस्तक्षेप। ISWD को अंतर्राज्य परिषद के तहत लाना। 1956 के अधिनियम में संशोधन कर ट्रिब्यूनल को और प्रभावी बनाना। संशोधन विधेयक और रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल। इन प्रस्तावित कानूनों पर परामर्श कर विवाद समाधान को तेज करना और ट्रिब्यूनल की देरी को कम करना। डेटा बैंक और सूचना प्रणाली। नदी बेसिनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा बैंक बनाना। AI का उपयोग कर नदी बेसिन डेटा, प्रवाह प्रबंधन और पानी के अंतिम उपयोग की जानकारी इकट्ठा करना। हितधारक सहभागिता। जल संसाधनों के प्रबंधन और योजना में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब बात करते हैं भारत में राजनीति की लागत यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। इसे समझने के लिए हम एक स्टडी की मदद लेंगे जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और वेस्टमिंस्टर फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी ने की है। ये स्टडी बताती है कि भारत में चुनाव लड़ना और राजनीति करना कितना महंगा हो गया है। चुनावी खर्चा बहुत बढ़ गया है। अगर कोई बड़ा नेता लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसे 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ अमीर या कड़े मुकाबले वाले राज्यों में, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये खर्च और भी ज्यादा हो सकता है। यानी बिना पैसों के चुनाव लड़ना अब बहुत मुश्किल है। रोजमर्रा के राजनीतिक खर्चे भी बढ़ रहे हैं। नेताओं को अपने इलाके में शादी ब्याह, त्योहारों या सामुदायिक कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। लोगों की मदद करनी पड़ती है, जैसे स्कूल फीस या मेडिकल खर्च में सहायता। साथ ही पार्टी के कामकाज को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। ये सब मिलकर नेताओं पर बड़ा बोझ डालता है। सोशल मीडिया पर खर्चा। आजकल नेता सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाए रखने, टेक एक्सपर्ट्स को हायर करने, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देने और ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए खर्च करते हैं। फिर भी ये खर्च रैलियों, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और कार्यकर्ताओं को देने वाले पैसों से कम है। मगर ये भी एक जरूरी खर्च बन गया है। वोट खरीदने की समस्या। आजकल कुछ नेता चुनाव से पहले नकद पैसे बांटते हैं। ये रकम इतनी बढ़ गई है कि जो नेता ऐसा नहीं करना चाहते वे भी दबाव में आकर ऐसा करने लगते हैं। ये गलत है, पर ये चलन बढ़ता जा रहा है। राजनीति की लागत बढ़ने के कारण। इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचना, कैंपेन की व्यवस्था, मीडिया में प्रचार और समर्थकों को इनाम देना। इसके अलावा अपने नेटवर्क को बनाए रखने के लिए भी पैसे चाहिए। ये सब मिलकर राजनीति को बहुत महंगा बनाते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? ज्यादातर नेता अपने पैसे परिवार, दोस्तों या समर्थकों से मिले योगदान से खर्च चलाते हैं। कुछ लोग बिजनेस ग्रुप्स से उधार लेते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं, अपनी संपत्ति बेचते हैं या लोन लेते हैं। ज्यादातर पार्टियां उम्मीदवारों से कहती हैं कि वे खुद पैसे जुटाएं। कुछ बड़ी पार्टियां ही अपने उम्मीदवारों को थोड़ा सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले इसका सरकार पर क्या असर पड़ता है? कारोबार और राजनीति का गठजोड़ बढ़ रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स चुनावों में पैसे देते हैं, जिससे नेता उनके हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे टैक्स में छूट या नियमों को ढीला करना। इससे समाज में असमानता बढ़ती है। उदाहरण के लिए कोयला खनन या रियल एस्टेट के अमीर लोग अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं।
वे अपने पैसे से पार्टी टिकट लेते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं। नेताओं का ध्यान फंड जुटाने पर रहता है। चुनाव जीतने के बाद नेता अपने खर्चे निकालने और फाइनेंसर्स को लौटाने में लग जाते हैं। इससे वे अपने असली काम यानी कानून बनाने और जनता की सेवा करने पर कम ध्यान दे पाते हैं। भ्रष्टाचार का खतरा। चुनावों में काला धन इस्तेमाल होता है जो भ्रष्टाचार को बढ़ाता है। 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर था। ये दिखाता है कि हमें और पारदर्शिता की जरूरत है। अब बात करते हैं लोकतंत्र पर इसके असर की। जनता का भरोसा कम हो रहा है। जब लोग देखते हैं कि चुनावों में पैसा और अपारदर्शिता हावी है तो उनका लोकतंत्र पर विश्वास डगमगाता है। इससे लोग वोट देने में कम रुचि लेते हैं। बड़ी पार्टियां हावी हो रही हैं। उनके पास ढेर सारा पैसा है जिससे वे वोट खरीदने और बड़े बड़े मीडिया कैंपेन चलाने में सक्षम हैं। छोटी या क्षेत्रीय पार्टियों के पास इतने संसाधन नहीं होते, जिससे वोटरों के पास विकल्प कम हो जाते हैं। गरीब और हाशिए के लोग पीछे रह जाते हैं। इतने महंगे चुनावों में महिलाएं, युवा और गैर-अमीर लोग मुश्किल से हिस्सा ले पाते हैं। इससे लोकतंत्र में उनकी आवाज दब जाती है। अब सवाल है, इसका समाधान क्या है? खर्च की सीमा को सख्ती से लागू करना। चुनाव आयोग को और ताकत, संसाधन और कानूनी समर्थन देना होगा ताकि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो सके। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सख्त खर्च सीमा और ऑडिट होता है। राजनीतिक पार्टियों को संवैधानिक नियमों के दायरे में लाना, इससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। वोट शेयर के आधार पर सरकारी फंडिंग, इससे कॉरपोरेट्स का प्रभाव कम होगा और छोटी पार्टियां भी मजबूत होंगी। कनाडा और जर्मनी में ऐसा मॉडल काम करता है। भारत में भी कई कमेटियों ने इसे समर्थन दिया है, जैसे 1998 की इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, 1999 की लॉ कमीशन रिपोर्ट, 2001 की नेशनल कमीशन और 2008 की सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। वोटरों को जागरूक करना। सिविल सोसाइटी, मीडिया और चुनाव आयोग मिलकर लोगों को पैसे के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक कर सकते हैं। दान की जानकारी तुरंत सार्वजनिक करना। अमेरिका में ऐसा होता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। लोअरिंग ऑफ एज फॉर वोटिंग। कई देशों ने वोट देने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी है। इनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, एस्टोनिया, अर्जेंटीना और निकारागुआ जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने भी घोषणा की कि वे वोटिंग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की योजना बना रहे हैं। ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज के युवा ज्यादा जागरूक और शिक्षित हैं। वे अपने देश के फैसलों में हिस्सा लेना चाहते हैं। भारत में क्या स्थिति है? 2020 में भारत में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया था, जिसका नाम था संविधान बिल 2020। इस बिल में सुझाव दिया गया कि वोट देने की उम्र 18 से घटाकर 17 साल की जाए। ये बिल एक सांसद ने निजी तौर पर पेश किया था, लेकिन अभी तक ये कानून नहीं बना है। भारत के संविधान में वोटिंग की उम्र से जुड़े नियम क्या हैं? हमारा संविधान, खासकर अनुच्छेद 326 कहता है कि हर 18 साल से ऊपर का नागरिक वोट दे सकता है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं। पहले भारत में वोटिंग की उम्र 21 साल थी, लेकिन 1988 में 61वें संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे 18 साल कर दिया गया। वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी संसद सामान्य कानून बनाकर इसे बदल सकती है। वोट देने की उम्र कम करने के पक्ष में तर्क। पहला तर्क, दिमागी परिपक्वता। कई विशेषज्ञों का कहना है कि 16 साल के युवा इतने समझदार हो जाते हैं कि वे राजनीतिक फैसले ले सकते हैं। उनके पास सोचने समझने और सही गलत का विश्लेषण करने की क्षमता होती है। दूसरा तर्क, पीढ़ियों के बीच समानता। अभी 18 साल से कम उम्र के लोग वोट नहीं दे सकते, लेकिन बुजुर्गों की कोई उम्र सीमा नहीं है। इससे राजनीति में बड़े लोगों की जरूरतों को ज्यादा महत्व मिलता है और भविष्य की नीतियां कमजोर पड़ सकती हैं। अगर युवा वोट देंगे तो नीतियां भविष्य को ध्यान में रखकर बनेंगी। तीसरा तर्क, चुनावी मुद्दों का दायरा बढ़ेगा। अगर 16 साल वालों को वोट देने का मौका मिले तो पार्टियां अपने घोषणा पत्र में बच्चों के अधिकार, बेहतर शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगी। इससे समाज के लिए अच्छी नीतियां बन सकती हैं। चौथा तर्क, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। कम उम्र में वोट देने की आदत डालने से युवा हमेशा राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। वोट देने की उम्र कम करने के खिलाफ तर्क। पहला तर्क, परिपक्वता और जानकारी की कमी। कुछ लोग कहते हैं कि 16 से 17 साल के किशोरों में अभी पूरी समझ नहीं होती। उनके पास राजनीति की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिससे वे आसानी से प्रभावित या गुमराह हो सकते हैं। दूसरा तर्क, कम वोटर टर्नआउट। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 19 साल के सिर्फ 40% युवाओं ने वोट देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इससे लगता है कि इतने कम उम्र के लोग शायद वोटिंग में रुचि नहीं लेंगे। तीसरा तर्क, अन्य कानूनी उम्र सीमाओं के साथ असंगति। अगर वोटिंग की उम्र कम की गई तो लोग शादी, शराब खरीदने
सेना में भर्ती या चुनाव लड़ने की उम्र भी कम करने की मांग कर सकते हैं। इससे कानूनी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। चौथा तर्क, व्यवस्थागत चुनौतियां। 16 से 17 साल के युवाओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन ड्राइव, जागरूकता अभियान और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इससे खर्च और काम की जटिलता बढ़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट। 17वीं लोकसभा सत्र में लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 88% और राज्यसभा ने 73% समय काम किया। 1950 के दशक में संसद साल में 120 से 140 दिन चलती थी, लेकिन अब ये सिर्फ 60 से 70 दिन ही बैठती है। यानी संसद के सत्र छोटे हो गए हैं और उसमें भी हंगामे की वजह से काम प्रभावित होता है। संसद में रुकावटों से होने वाली समस्याएं। पहली समस्या, लोकतंत्र की जवाबदेही कम होना। संसद में बहस के जरिए सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं और नीतियों पर चर्चा करते हैं। ये लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन जब हंगामा होता है तो ये सवाल जवाब रुक जाता है, जिससे सरकार की जवाबदेही कमजोर होती है। दूसरी समस्या, पैसों का नुकसान। संसद चलाने का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट है। अगर हंगामे की वजह से समय बर्बाद होता है तो ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। तीसरी समस्या, जनता का भरोसा कम होना। बार बार रुकावटों से सांसदों का ध्यान जरूरी मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या बेरोजगारी को हल करने के बजाय संसद को ठप करने पर चला जाता है। इससे लोग संसद और नेताओं पर भरोसा खो देते हैं। रुकावटों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला उपाय, विपक्ष के लिए अलग समय। ब्रिटिश संसद की तरह, जहां हर साल 20 दिन विपक्ष को अपनी पसंद का एजेंडा उठाने के लिए दिए जाते हैं, भारत में भी ऐसा नियम लागू किया जा सकता है। इससे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और हंगामे कम होंगे। दूसरा उपाय, नैतिकता समितियों को मजबूत करना। संसद में नैतिकता समितियां सांसदों के व्यवहार पर नजर रख सकती हैं। अगर कोई सांसद बार बार हंगामा करता है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा उपाय, सालाना संसद कैलेंडर। साल की शुरुआत में संसद सत्रों का शेड्यूल तय करना चाहिए, जिसमें बदलाव की गुंजाइश कम हो। इससे सांसदों को पहले से पता होगा कि कब काम करना है और अनावश्यक रुकावटें कम हो सकती हैं। रिमूवल ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी। हाल ही में संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा के 145 सांसदों और राज्यसभा के 50 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत लाया गया है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। संविधान में जजों को हटाने के नियम। पहला नियम, अनुच्छेद 124। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने से संबंधित है। जज को सिर्फ 2 आधार पर हटाया जा सकता है, सिद्ध हुआ दुराचार या अक्षमता। दूसरा नियम, अनुच्छेद 124। ये संसद को ये अधिकार देता है कि वो जज के दुराचार या अक्षमता की जांच और हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए। इसीलिए 1968 में जजेज इंक्वायरी एक्ट बनाया गया। तीसरा नियम, अनुच्छेद 217। ये हाई कोर्ट के जजों को हटाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को अनुच्छेद 124 के तहत हटाया जाता है। चौथा नियम, अनुच्छेद 218। ये अनुच्छेद 124 और 124 के नियमों को हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू करता है। जज को हटाने की प्रक्रिया। पहला कदम, प्रस्ताव शुरू करना। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों या राज्यसभा में 50 सांसदों को हटाने का प्रस्ताव हस्ताक्षर करके स्पीकर या चेयरमैन को देना होता है। दूसरा कदम, जांच समिति बनाना। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानूनविद शामिल होता है। ये समिति जज के खिलाफ लगे दुराचार या अक्षमता के आरोपों की जांच करती है। तीसरा कदम, संसद में मंजूरी। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो जिस सदन ने प्रस्ताव शुरू किया उसे विशेष बहुमत से पास करना होता है। विशेष बहुमत यानी उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 से ज्यादा वोट। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, जहां भी इसे विशेष बहुमत से पास करना होता है। चौथा कदम, राष्ट्रपति का आदेश। दोनों सदनों से पास होने के बाद प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति को भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। महत्वपूर्ण बात, संविधान में जजों को हटाने के लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। ये एक सामान्य गलतफहमी है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NSCSTI 2.0 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया। NSCSTI 2.0 एक ऐसा ढांचा है जो भारत में सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है।
इसे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित किया है। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य है एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सर्विस बनाना जो जनता की सेवा को और प्रभावी बनाए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करे। NSCSTI के मुख्य उद्देश्य सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की क्षमता का एक बुनियादी स्तर तय करना, यानी ये सुनिश्चित करना कि हर इंस्टीट्यूट एक न्यूनतम मानक को पूरा करे। इन इंस्टीट्यूट्स के प्रबंधन को बेहतर करने के लिए एक व्यवस्थित उपकरण देना। इससे ट्रेनिंग प्रक्रिया को और संगठित और प्रभावी बनाया जा सकता है। सिविल सर्विस ट्रेनिंग के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं बनाकर क्षमता निर्माण को मानकीकृत करना। इससे सभी इंस्टीट्यूट्स में एक समान स्तर की ट्रेनिंग सुनिश्चित होगी। NSCSTI 2.0 की खास बातें। ये फ्रेमवर्क हाइब्रिड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग मॉडल लाता है, यानी अब ट्रेनिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके इस्तेमाल होंगे और AI की मदद से सीखने का अनुभव और बेहतर होगा। इसका डिजाइन समावेशी है, यानी ये केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के सभी सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए उपयुक्त है। ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की दीवारों को हटाकर बेहतरीन प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देता है। इससे सरकारी इंस्टीट्यूट्स निजी क्षेत्र की अच्छी तकनीकों और तरीकों को सीख सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है? CBC को 2021 में शुरू किया गया था। इसका मकसद सिविल सर्विसेज में विश्वसनीयता बनाना और एक समान तरीके से क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। ये एक सहयोगी और साझा आधार पर काम करता है, यानी सरकार और अन्य संगठन मिलकर इसे आगे बढ़ाते हैं। CBC की संरचना। ये एक 3 सदस्यों वाली कमीशन है, जिसका समर्थन एक आंतरिक सचिवालय करता है। सचिवालय का नेतृत्व एक सचिव करता है। कमीशन के सदस्य अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, पब्लिक सेक्टर और सिविल सोसाइटी। ये स्वतंत्र शरीर है और इसमें पूरी कार्यकारी शक्ति है, यानी यह अपने फैसले खुद ले सकता है। CBC के मुख्य कार्य। सालाना सिविल सर्विसेज रिपोर्ट तैयार करना। ये रिपोर्ट बताती है कि सिविल सर्विसेज कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। ट्रेनिंग संस्थानों पर निगरानी और साझा लर्निंग संसाधन बनाना, यानी ट्रेनिंग सेंटरों को बेहतर करना और सभी के लिए उपयोगी सामग्री तैयार करना। मंत्रालयों और विभागों के लिए सालाना क्षमता निर्माण योजना बनाना। इससे हर विभाग को अपनी ट्रेनिंग की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बनाना। इससे सभी एक दूसरे से अलग काम करने की बजाय एक साथ मिलकर बेहतर परिणाम दे सकें। कार्मिक HR से जुड़े क्षेत्रों में नीति सुझाव देना। ये सुझाव डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को दिए जाते हैं ताकि सिविल सर्विसेज में सुधार हो सके। बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 के मानसून सत्र के पहले दिन बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2025 को पास किया गया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास का हिस्सा है। ये बिल भारत में शिपिंग दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को अपडेट और सरल बनाने के लिए लाया गया है। इसे 21 जुलाई 2025 को राज्यसभा ने पास किया, जबकि लोकसभा ने मार्च 2025 में इसकी मंजूरी दे दी थी। इस बिल की खास बातें। ये पुराने भारतीय बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 को बदल देगा। वो कानून बहुत पुराना हो गया था और आज के समय के हिसाब से काम नहीं करता था। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? ये एक दस्तावेज होता है जो मालवाहक शिपर को देता है। इसमें माल का प्रकार, मात्रा, हालत और गंतव्य जैसी जानकारी होती है। ये दस्तावेज शिपिंग के दौरान माल की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। मकसद क्या है? इस बिल का मकसद शिपिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे भारत का शिपिंग सेक्टर, जो पहले से तेजी से बढ़ रहा है, और मजबूत होगा। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इंडिया यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। भारत और ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट समझौता साइन किया है, जिसे संक्षेप में CETA कहते हैं। यह दोनों देशों की साझेदारी को एक नया और मजबूत आयाम देता है। अब जान लेते हैं इस समझौते से जुड़ी कुछ और खास बातें। भारत और ब्रिटेन ने विजन 2035 नाम की योजना भी अपनाई है। इसके जरिए अगले 10 सालों तक दोनों देश अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों ने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप बनाया है। इसका मतलब है कि अब भारत और UK मिलकर रक्षा उपकरणों की डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करेंगे। अब आते हैं CETA की मुख्य खासियतों पर। सबसे बड़ी बात है टैरिफ यानी शुल्क समाप्ति और बाजार तक पहुंच। भारत और ब्रिटेन ने लगभग 99% टैक्स लाइन खत्म करने का फैसला किया है, यानी दोनों देशों के बीच व्यापार करने वाली ज्यादातर चीजों पर अब अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। भारत ने 89.5% टैक्स लाइन खोली है, जिससे ब्रिटेन के 91% निर्यात को आसानी मिलेगी। लेकिन भारत ने अपने कुछ संवेदनशील सेक्टर जैसे दूध, अनाज, बाजरा, सोना, गहने और लैब में बने डायमंड को सुरक्षित रखा है। अगर कभी अचानक किसी विदेशी प्रोडक्ट का आयात बहुत बढ़ गया,
तो घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भारत और ब्रिटेन बिलेटरल सेफगार्ड्स यानी सुरक्षात्मक कदम उठा सकते हैं। दूसरा बड़ा पहलू है सेवाएं। भारतीय आईटी, फाइनेंस, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर को ब्रिटेन में बड़ा बाजार मिलेगा। भारत ने ब्रिटेन से सभी 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रों में मजबूत वादे हासिल किए हैं। तीसरी अहम बात है प्रोफेशंस के लिए नई सुविधाएं। भारत और ब्रिटेन ने तय किया है कि वे नर्सिंग, अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों की डिग्री और प्रोफेशन क्वालिफिकेशन को एक दूसरे के देश में मान्यता देंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स और बिजनेस विजिटर्स अब ब्रिटेन में 90 दिन से लेकर 3 साल तक रहकर काम कर सकेंगे। साथ ही भारत और ब्रिटेन ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन बनाया है। इसके तहत भारतीय वर्कर्स और उनके नियोक्ता ब्रिटेन में काम करने के दौरान 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी टैक्स से छूट पाएंगे। एक और सुविधा है रूल्स ऑफ ओरिजिन में सरलता। अब एक्सपोर्ट करने वाले खुद ही अपने प्रोडक्ट के ओरिजिन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 1000 पाउंड से कम कीमत वाले छोटे एक्सपोर्ट पर तो कोई डॉक्यूमेंट भी जरूरी नहीं होगा। यह नियम भारत की मौजूदा सप्लाई चेन जैसे कपड़ा उद्योग, मशीनरी, दवाइयों और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को मदद करेंगे। इंडिया यूके विजन 2035। विजन 2035 का मतलब है कि आने वाले 10 सालों तक भारत और ब्रिटेन कई क्षेत्रों में गहराई से साथ काम करेंगे। इसका उद्देश्य है रिश्तों को और मजबूत बनाना, नई तकनीक लाना और दोनों देशों के लोगों को सीधा फायदा पहुंचाना। इस साझेदारी के 6 मुख्य स्तंभ हैं। लोगों के बीच संबंध, व्यापार, तकनीक, रक्षा, जलवायु और ऊर्जा, शिक्षा। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। लोगों के बीच जुड़ा। इसका उद्देश्य है कि सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि आम लोग भी शिक्षा, संस्कृति और प्रोफेशन स्तर पर जुड़े और रिश्ते गहरे हों। व्यापार और विकास। दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को काफी बढ़ाना। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी द्विपक्षीय निवेश समझौता करना। पूंजी बाजारों को जोड़ना और मजबूत करना। हरित निवेश और नवाचार केंद्रों को बढ़ावा देना। स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में साझेदारी। 5G और 6G जैसी अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक पर काम। खनिज और सेमीकंडक्टर में सहयोग। क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। हेल्थ टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष खोज। रक्षा और सुरक्षा। 10 साल का डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप लागू करना। नई रक्षा तकनीकें मिलकर विकसित करना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत करना। आतंकवादरोधी सहयोग को गहराना। साइबर सुरक्षा की संयुक्त रणनीति बनाना। सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण में सहयोग। जलवायु और ऊर्जा। जलवायु वित्त जुटाना। अपतटीय पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट बढ़ाना। ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट को तेज करना। न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग को बढ़ावा देना। सतत परिवहन समाधान विकसित करना। पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू करना। शिक्षा और कौशल। भारत में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलना। संयुक्त डिग्री प्रोग्राम बनाना जिससे भारतीय और ब्रिटिश छात्र एक दूसरे से जुड़ सकें। ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग शुरू करना। युवा एक्सचेंज प्रोग्राम और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। अब हम समझते हैं कि CETA भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ की। इस समझौते से भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में 20 से 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। खासतौर पर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और मशीनरी जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। दूसरा पहलू है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI प्रोटेक्शन। भारत के खास उत्पाद जैसे फेनी, टॉडी और नासिक वाइन को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि इन्हें कॉपी करना या नकली तरीके से बेचना अब आसान नहीं होगा। तीसरा है मार्केट एक्सेस। यूके का $37.5 बिलियन का कृषि आयात बाजार अब भारतीय किसानों और उत्पादकों के लिए खुल गया है। 95% से ज्यादा कृषि और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर अब ड्यूटी यानी टैक्स नहीं लगेगा। चौथा फायदा है वर्कर्स यानी कामगारों के लिए लाभ। CETA मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें न्याय पाने के लिए ट्राइब्यूनल की व्यवस्था और कानून का पारदर्शी पालन शामिल है। महिला कामगारों को भी विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि समझौते में जेंडर इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। पांचवा फायदा है MSME और क्षेत्रीय विकास। भारत के छोटे और मझोले उद्योग यानी MSMEs इस समझौते से खूब लाभ उठाएंगे। टेक्सटाइल हब तिरुपुर, लेदर उद्योग का केंद्र कोलकाता और केमिकल सेक्टर में सूरत, भरूच जैसे इलाके तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के महत्व की। यह समझना जरूरी है क्योंकि CETA समझौता इन्हीं मजबूत रिश्तों पर आधारित है। सबसे पहले है आर्थिक सहयोग। भारत और ब्रिटेन के बीच कुल व्यापार लगभग 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। लक्ष्य है कि इसे 2030 तक दोगुना किया जाए। निवेश के मामले में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है जिसने 2024 तक करीब $35 बिलियन का निवेश किया है। दूसरा है भूराजनीतिक सहयोग। भारत और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र, G20, कॉमनवेल्थ और इंडो पैसिफिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन करता है।
तीसरा है रक्षा सहयोग। दोनों देश नियमित रूप से सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे नौसेना का कोंकण, वायुसेना का कोबरा वॉरियर और थल सेना का अजय वॉरियर। चौथा पहलू है भारतीय प्रवासी समुदाय। ब्रिटेन में 18.64 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यह न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाते हैं बल्कि दोनों देशों के बीच सेतु का काम भी करते हैं। पांचवा है शिक्षा में सहयोग। कई ब्रिटिश यूनिवर्सिटी भारत में अपने कैंपस खोलने की योजना बना रही हैं। गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस नई शिक्षा नीति के तहत पहला उदाहरण है। वहीं ब्रिटेन में इस समय करीब 1,70,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। छठा है स्वास्थ्य सहयोग। कोविड वैक्सीन को याद कीजिए। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्रेजेनेका और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर वैक्सीन बनाई थी। साथ ही दोनों देशों ने एक समझौता किया है जिसके तहत नर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और भर्ती में सहयोग होगा। अब देखते हैं कि इन रिश्तों में चुनौतियां कहाँ हैं। पहली चुनौती है विदेश नीति में अंतर। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत और ब्रिटेन की राय अलग अलग रही है। दूसरी चुनौती है ब्रिटेन की घरेलू राजनीति। कश्मीर और भारत के आंतरिक मामलों पर ब्रिटेन की राजनीति में होने वाली चर्चाएं कभी कभी तनाव पैदा कर देती हैं। तीसरी चिंता है खालिस्तान आंदोलन। भारत को ब्रिटेन में सक्रिय अलगाववादी तत्वों से आपत्ति है क्योंकि यह भारत की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। चौथी बड़ी दिक्कत है प्रत्यर्पण यानी एक्सट्राडिशन। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच संधि है, फिर भी कानूनी देरी के कारण विजय माल्या जैसे लोग ब्रिटेन में रह जाते हैं, जिससे आपसी विश्वास को झटका लगता है। अंत में समझते हैं कि यह सब हमें किस ओर ले जाता है। भारत और ब्रिटेन ने विजन 2035 के तहत अपने रिश्तों को और गहरा करने का रास्ता तय किया है। CETA इस साझेदारी का मजबूत स्तंभ है जो व्यापार, तकनीक, रक्षा, जलवायु और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन P5, G7 और 5 आइज जैसे महत्वपूर्ण मंचों का सदस्य है। अगर दोनों देश मिलकर अपने साझा हितों को आगे बढ़ाएं और चुनौतियों का हल ढूंढें तो यह साझेदारी भविष्य में नए शिखर छू सकती है। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव का दौरा किया। यह दौरा खास इसलिए था क्योंकि भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं। अब जानते हैं इस यात्रा की मुख्य उपलब्धियां। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण सुविधा बढ़ाई है। इसके साथ ही भारत ने मालदीव की सरकार के लिए कर्ज चुकाने का सालाना बोझ भी कम कर दिया है। भारत और मालदीव ने इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत शुरू की है। इसके लिए दोनों देशों ने शर्तों पर सहमति बनाई है। भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और मालदीव की मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत अब UPI सुविधा मालदीव में भी शुरू होगी, यानी भारतीय पर्यटक और कारोबारी सीधे डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। मत्स्य पालन और जलीय कृषि, डिजिटल समाधान और भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने जैसे क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं। सहयोग के क्षेत्र। सबसे पहले भारत और मालदीव के ऐतिहासिक रिश्ते बहुत पुराने हैं। दोनों देशों के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक जुड़ाव रहा है। भारत ने 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही उसे मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। रणनीतिक स्थिति और नजदीकी। मालदीव हिंद महासागर में एक अहम जगह पर स्थित है। इसे कहा जाता है टोल गेट क्योंकि यह पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच में है। भारत की पश्चिमी तटरेखा से मालदीव की नजदीकी इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत को मालदीव का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन का हिस्सा है। रक्षा सहयोग। भारत और मालदीव ने 2016 में डिफेंस एक्शन प्लान साइन किया। दोनों देश मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे एक्वेरिन और एक था। मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी संस्थापक सदस्य है। आर्थिक सहयोग। 2023 में भारत और मालदीव का द्विपक्षीय व्यापार 548.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन। भारत हमेशा मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। 1988 में तख्तापलट की कोशिश, 2004 की सुनामी, 2014 की माले जल संकट और कोविड-19 महामारी, हर संकट में भारत ने तुरंत मदद की। पीपल टू पीपल लिंकेजेस। पर्यटन के क्षेत्र में भारत सबसे ऊपर है। 2023 में 2.09 लाख भारतीय पर्यटक मालदीव गए। हाल की चुनौतियां। मालदीव की घरेलू राजनीति। मालदीव में राजनीति अक्सर प्रो इंडिया और प्रो चाइना के बीच बंटी रहती है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की नीतियां। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का नारा दिया, जिससे जनता में भारत के खिलाफ भावनाएं बढ़ी। भारत के सैनिकों की वापसी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे की रद्दीकरण जैसी घटनाएं इसी नीति का हिस्सा हैं।
इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को बदलकर उन्होंने मालदीव्स फर्स्ट पॉलिसी अपनाई, जिसमें विदेश नीति का विविधीकरण शामिल है। चीन फैक्टर। मालदीव 2014 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ गया। चीन ने मालदीव में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किए, जैसे चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज। आर्थिक अस्थिरता। मालदीव का सार्वजनिक ऋण लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2027 तक यह जीडीपी का 135.7% तक पहुंच सकता है। उग्रवाद और आतंकवाद। 2023 में अमेरिका ने मालदीव में ISIS और अलकायदा से जुड़े कई लोगों को चिन्हित किया। निष्कर्ष। भारत और मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों का असर सुरक्षा और विकास दोनों पर पड़ता है। प्राकृतिक साझेदार होने के नाते भारत और मालदीव को समुद्री सुरक्षा और सहयोग को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि दोनों देशों और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं। चाइना's हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। हाल ही में चीन ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, पर मेदोग मेगा डैम प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। मोर ऑन द न्यूज। चीन इस प्रोजेक्ट को सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रख रहा है। इसका उद्देश्य तिब्बत का औद्योगिकीकरण करना है। चीन इसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट और तिब्बत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला कदम बता रहा है। चीन का लक्ष्य है 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनना, और यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक कदम है। अबाउट द मेडोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पैमाना और क्षमता। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर चीन के थ्री गोर्जेस डैम से भी बड़ा होगा और उससे 3 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करेगा। स्थान। यह प्रोजेक्ट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ग्रेट बेंड क्षेत्र में भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बनाया जा रहा है। डिजाइन। इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बताया गया है, लेकिन इसमें 5 कैस्केड हाइड्रो पावर प्लांट होंगे और पानी को मोड़ने के लिए बड़े बड़े जलाशय जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी। यह नदी के प्रवाह का लगभग आधा हिस्सा मोड़ सकता है। की कंसर्न्स ऑफ द प्रोजेक्ट। भूराजनीतिक चिंताएं। अगर चीन पानी के प्रवाह को रोके या बदले तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि, खाद्य सुरक्षा और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर गहरा असर पड़ेगा। 2000 में सायांग रिवर डिजास्टर इसका उदाहरण है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह डैम एक वाटर बॉम्ब बन सकता है, खासकर तनाव के समय। जल संसाधन प्रतियोगिता। ब्रह्मपुत्र बेसिन भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच साझा है। अगर एक देश पानी मोड़ता है तो बाकी देशों की मानव सुरक्षा और स्थिरता पर खतरा मंडराता है। पर्यावरणीय असर। इस डैम से गाद का प्रवाह रुक जाएगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ की 218 मछली प्रजातियां जैसे हिल्सा और महसीर प्रभावित होंगी। करीब 20 लाख लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। आपदा जोखिम। यह इलाका साइज्मिक जोन बी में आता है, यानी यहाँ भूकंप और भूस्खलन का बहुत ज्यादा खतरा है। दिसंबर 2024 में तिब्बत में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ने दिखा दिया कि अगर ऐसे में डैम फेल हुआ तो विनाशकारी आपदा हो सकती है। भारत और चीन के बीच नदी जल सहयोग व्यवस्था के बारे में साल 2006 में एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बनाया गया। इसमें दोनों देशों के विशेषज्ञ हर साल बातचीत करते हैं। यह बातचीत बाढ़ के मौसम की जानकारी, आपातकालीन व्यवस्था और सीमा पार नदियों से जुड़ी समस्याओं पर होती है। इसके बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग समझौता। यह समझौता ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जून से अक्टूबर तक चीन तिब्बत के 3 स्टेशनों से पानी का डेटा भारत को देता है, लेकिन यह समझौता जून 2023 में समाप्त हो गया और अभी इसके नवीनीकरण पर चर्चा चल रही है। इसी तरह सतलुज नदी पर भी एक समझौता था। यह जून से अक्टूबर तक तिब्बत के स्टेशन का डेटा देता था, लेकिन यह 2020 में ही खत्म हो गया और अब तक नवीनीकृत नहीं हुआ है। साल 2013 में एक अम्ब्रेला MOU हुआ। इससे ब्रह्मपुत्र और सतलुज दोनों का डेटा 15 मई से 15 अक्टूबर तक साझा किया जाने लगा। साथ ही यह समझौता जल सहयोग के लिए एक बड़ा ढांचा भी प्रदान करता है। अब देखते हैं भारत की संभावित प्रतिक्रिया और आगे का रास्ता। भारत ने रणनीतिक स्तर पर सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। अरुणाचल प्रदेश में यह परियोजना चीन के अपस्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का जवाब मानी जाती है। नीति आयोग ने इसे 2017 में प्रस्तावित किया था। भारत पारदर्शिता भी चाहता है। इसका मतलब है कि चीन अपने तकनीकी विवरण, पर्यावरणीय अध्ययन और भूकंपीय सुरक्षा योजनाओं को पूरी तरह साझा करे। जब तक यह नहीं होता तब तक परियोजनाओं को रोकने की मांग की जा सकती है। भारत अकेला नहीं है, वह क्षेत्र के अन्य निचले देशों को साथ लेकर रीजन कोएलिशन बना सकता है। इससे चीन पर दबाव बनेगा कि वह कानूनी रूप से बाध्यकारी जल समझौते करे। यह 1997 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के अनुरूप होगा। भारत यह भी चाहता है कि चीन के साथ वही सहयोग तंत्र बने जैसा चीन ने कजाकिस्तान के साथ साझा नदियों पर किया है। इसे कहते हैं ट्रांसबाउंडरी कोऑपरेशन। इससे भारत के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। एक और विचार है कि साउथ एशिया वाटर नेटो जैसा ढांचा बने।
इसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा से जुड़े सभी देश शामिल हों। इसका उद्देश्य होगा डेटा की पारदर्शिता, विवादों का समाधान और आपदा से निपटने की तैयारी। इसके लिए नील बेसिन इनिशिएटिव और मेकांग रिवर कमीशन जैसी संस्थाओं से सीख ली जा सकती है। निष्कर्ष में यह कहना जरूरी है कि चीन का यारलुंग त्सांगपो प्रोजेक्ट हमें सतर्क करता है। अगर सहयोग और पारदर्शिता नहीं हुई तो यह पर्यावरण को नुकसान, आर्थिक हानि और क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते भारत और पड़ोसी देशों को मिलकर जल शासन का एक मजबूत और न्यायसंगत ढांचा बनाना होगा। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। प्रधानमंत्री की घाना और नामीबिया की यात्रा जुलाई 2025 में हुई थी। घाना में भारत और घाना ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें संस्कृति, मानकीकरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल थे। वहीं नामीबिया में 2 समझौते हुए जो स्वास्थ्य और उद्यमिता विकास पर केंद्रित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ्रीका के लक्ष्य भारत की प्राथमिकता हैं। इसका मतलब है कि भारत अफ्रीका के विकास में पूरी तरह से साथ देना चाहता है। यह एक बहुत बड़ा बयान है जो दिखाता है कि भारत अफ्रीका को कितना महत्व देता है। घाना में क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने घाना की संसद में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। यह बहुत खास मौका था क्योंकि उन्होंने वहां घाना के लोगों और नेताओं से सीधे बात की। घाना के राष्ट्रपति ने उन्हें घाना का सबसे बड़ा सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना दिया। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि घाना भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना महत्व देता है। घाना भारत संसदीय मित्रता सोसाइटी। इस यात्रा में एक और खास बात हुई। घाना और भारत ने एक संसदीय मित्रता सोसाइटी बनाने का फैसला किया। इसका मतलब है कि दोनों देशों की संसदें और करीब आएंगी। इससे दोनों देशों के बीच नीतियों और योजनाओं पर बेहतर तालमेल होगा। साथ ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों को व्यापक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप तक ले जाने का फैसला किया। यह एक तरह से गहरी दोस्ती का वादा है जिसमें हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। भारत की अफ्रीका नीति। भारत की अफ्रीका नीति बहुत खास है। यह पुराने रिश्तों पर आधारित है लेकिन आज की जरूरतों को ध्यान में रखती है। भारत अफ्रीका के साथ बराबरी का रिश्ता रखता है। इसका मतलब है कि हम वही करते हैं जो अफ्रीकी देश चाहते हैं। इसे कहते हैं डिमांड ड्रिवन अप्रोच। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री ने कंपाला सिद्धांतों की बात की थी जिसमें बराबरी, सम्मान और आपसी विकास पर जोर दिया गया। यानी भारत और अफ्रीका मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और साथ में तरक्की करेंगे। अफ्रीका भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? रणनीतिक और भूराजनीतिक महत्व। अफ्रीका भारत का स्वाभाविक दोस्त है, खासकर जब बात ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आती है। भारत और अफ्रीका मिलकर संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे बड़े मंचों पर सुधारों की मांग करते हैं। दोनों शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया जो ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करता है। साथ ही भारत और जापान ने 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर शुरू किया। यह एक ऐसी योजना है जो अफ्रीका में सतत विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। रक्षा सहयोग। भारत और अफ्रीकी देश रक्षा के क्षेत्र में भी करीब आ रहे हैं। भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री अभ्यास करती है जैसे मिलन और कटलास एक्सप्रेस। हाल ही में भारत ने एक बड़ा समुद्री अभ्यास शुरू किया जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट यानी AKME। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कमीशन जैसे संगठनों के जरिए भी सहयोग बढ़ रहा है। आर्थिक महत्व। अफ्रीका एक युवा और तेजी से शहरीकरण करने वाला बाजार है। वहाँ कोबाल्ट, मैंगनीज और रेयर अर्थ जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में हैं, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग और हरित ऊर्जा के लिए जरूरी हैं। अफ्रीका में दुनिया का 48% कोबाल्ट और 47% मैंगनीज है। भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हम अफ्रीका को मिनरल फ्यूल, खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ भेजते हैं और वहाँ से हमें कच्चा तेल, हीरे और तांबा मिलता है। बाजार तक पहुँच। भारत ने सबसे पहले कम विकसित देशों को ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम के जरिए अपने बाजार में बिना टैक्स के व्यापार की सुविधा दी। इससे अफ्रीकी देशों को भारत में अपने उत्पाद बेचने में आसानी होती है। भारत की सॉफ्ट पावर। भारत अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए अफ्रीका में बहुत पसंद किया जाता है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्कॉलरशिप से अफ्रीकी छात्रों को मदद मिलती है। साथ ही ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती जैसे प्रोग्राम्स के जरिए टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन की सुविधा कई अफ्रीकी देशों तक पहुंच रही है। तकनीकी सहयोग। डिजिटल कनेक्टिविटी भारत और अफ्रीका के बीच एक नया रिश्ता बना रही है। भारत ने अपनी इंडिया स्टैक तकनीकों को अफ्रीकी देशों के साथ साझा किया है। उदाहरण के लिए मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। यह डिजिटल लेन देन को आसान बनाता है। ऊर्जा सुरक्षा। अफ्रीका में सौर ऊर्जा के लिए 10 टेरावाट, पवन ऊर्जा के लिए 100 गीगावाट और जियोथर्मल ऊर्जा के लिए 15 गीगावाट की संभावना है।
भारत ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस बनाया, जो अफ्रीका में मिनी ग्रिड और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देता है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी और स्टार सी इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम्स इसके उदाहरण हैं। भारत अफ्रीका संबंधों में चुनौतियां। परियोजनाओं में देरी। भारत ने अफ्रीका में कई बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण की परियोजनाओं को शुरू किया है, लेकिन इनमें अक्सर देरी हो जाती है। इसका कारण है जटिल प्रक्रियाएं, फंडिंग में देरी और अफ्रीका के दूरदराज इलाकों में सामान पहुंचाने की समस्याएं। उदाहरण के लिए सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाने में समय लग जाता है, जिससे दोनों पक्षों को परेशानी होती है। वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व। अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बड़े वैश्विक मंचों पर स्थायी जगह नहीं मिली है। भारत और अफ्रीका दोनों ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अफ्रीकी देशों का कम प्रतिनिधित्व एक बड़ी चुनौती है। इससे उनकी बात को वैश्विक स्तर पर उतना महत्व नहीं मिल पाता। अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा। भारत अफ्रीका में क्षमता निर्माण और कम ब्याज वाले ऋण देता है, जो बहुत सराहा जाता है। लेकिन चीन जैसे देश बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। उनके पास ज्यादा पैसा और तेजी से काम करने की क्षमता है, जिसके सामने भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करना पड़ता है। सुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता। अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे साहेल और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और आतंकवाद की समस्या है। यह भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि वहां काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और निवेश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इससे भारत को अपने प्रोजेक्ट्स को लागू करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। इंडिया लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज टाइज। हमारे प्रधानमंत्री ने जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा की और रियो डी जनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह यात्रा भारत और इन देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का एक बड़ा कदम था। त्रिनिदाद और टोबैगो ने प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा। भारत ने वहां की छठी पीढ़ी के भारतीय मूल के लोगों के लिए OCI कार्ड की सुविधा बढ़ाने की घोषणा की। इससे उनकी भारतीय जड़ों से जुड़ाव और मजबूत होगा। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ भारत के संबंधों का महत्व। रणनीतिक महत्व। रक्षा सहयोग। भारत और ब्राजील ने रक्षा सहयोग को बढ़ाया है। दोनों देश जॉइंट डिफेंस कमेटी की बैठकों और 2+2 राजनीतिक सैन्य वार्ता के जरिए काम कर रहे हैं। यह दोनों देशों की सेनाओं को और करीब लाता है। महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा। भारत की कंपनी काबिल ने अर्जेंटीना में कैमियन के साथ 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करने का समझौता किया। यह भारत की पहली लिथियम खनन परियोजना है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, जिन्हें लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, दुनिया के 75% से ज्यादा लिथियम भंडार रखते हैं। यह भारत की हरित ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा। लैटिन अमेरिका भारत के लिए खाद्य तेल और दालों का बड़ा आपूर्ति करता है। खासकर अर्जेंटीना भारत को सोयाबीन तेल जैसे खाद्य तेलों की आपूर्ति करता है। आर्थिक और व्यापारिक संबंध। व्यापार और निवेश। 2023-24 में भारत और लैक देशों के बीच कुल व्यापार 35.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। पिछले 15 सालों में भारतीय कंपनियों ने वहां 12 बिलियन डॉलर का निवेश किया, खासकर IT, दवाइयां, ऊर्जा, खनन और कृषि रसायन जैसे क्षेत्रों में। भारत का मर्कोसर के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी है। ऊर्जा सुरक्षा। भारत वेनेजुएला, मैक्सिको और ब्राजील से कच्चा तेल आयात करता है, जो इस क्षेत्र से उसके कुल आयात का 30% है। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा। भारत ने कैरिकॉम को सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 140 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी। कैरिकॉम कैरिबियाई देशों का एक संगठन है जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। साथ ही भारत ब्राजील के साथ बायोफ्यूल रिसर्च और उत्पादन के लिए बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर रहा है। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। भारत, अर्जेंटीना और ब्राजील G20, ब्रिक्स, इप्सा और G4 जैसे समूहों में मिलकर काम करते हैं। मर्कोसर क्या है? मर्कोसर का पूरा नाम है साउदर्न कॉमन मार्केट। यह लैटिन अमेरिका में एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका गठन 1991 में हुआ था। इसका उद्देश्य है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देना। सदस्य देश: अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे। वेनेजुएला को फिलहाल निलंबित किया गया है। सहयोगी सदस्य: चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पनामा, पेरू और सूरीनाम। मुख्यालय: मॉन्टेविडियो, उरुग्वे। भारत के लिए मर्कोसर का महत्व। भारत का मर्कोसर के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत व्यापार को आसान बनाने के लिए कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम किए गए हैं। यह भारत को लैटिन अमेरिका के बड़े बाजार तक पहुंचने में मदद करता है। चुनौतियां: चीन का प्रभाव। चीन ने लैटिन अमेरिका के साथ बहुत मजबूत रिश्ते बनाए हैं। साल 2000 से अब तक उनका व्यापार 35 गुना बढ़ गया है। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन के पास ज्यादा संसाधन और तेजी से काम करने की क्षमता है। क्षेत्रीय एकीकरण में कमजोरी।
मर्कोसर के अंदर ही कुछ देशों में मतभेद हैं। उदाहरण के लिए ब्राजील और उरुग्वे अलग अलग द्विपक्षीय समझौते करना चाहते हैं और अर्जेंटीना ने संगठन छोड़ने की धमकी दी है। इससे भारत के साथ सहयोग में दिक्कत आती है। उच्च परिवहन लागत। भारत और लैटिन अमेरिका के बीच की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट हवाई और शिपिंग रूट्स की कमी के कारण व्यापार महंगा हो जाता है। विदेश नीति में कम प्राथमिकता। भारत की विदेश नीति में लैटिन अमेरिका को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। इसे भारत की विदेश नीति के 3 संकेंद्रित घेरों में सबसे बाहरी घेरे में रखा जाता है। अन्य चुनौतियां। भाषा का अंतर और लैटिन अमेरिका में प्रभावशाली भारतीय डायस्पोरा की कमी भी सहयोग को सीमित करती है। आगे की राह। राजनीतिक सहयोग बढ़ाए। भारत को उच्चस्तरीय वार्ताओं को नियमित करना चाहिए और लैटिन अमेरिका को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्थिक संबंध मजबूत करें। टैरिफ कम करके, नियमों को सरल करके और मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा देकर भारत और मर्कोसर के बीच निवेश को बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी बढ़ाए। डायरेक्ट शिपिंग रूट्स, हवाई मार्ग और हवाई मालवाहक कॉरिडोर बनाकर परिवहन लागत को कम किया जा सकता है। तकनीकी सहयोग बढ़ाए। भारत अपनी तकनीकी ताकत का उपयोग करके लैटिन अमेरिका के संसाधनों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, IT और जलवायु अनुकूलन में सहयोग कर सकता है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। व्यापार मिशनों, नेटवर्किंग मंचों और निवेश प्रोत्साहनों के जरिए भारतीय और लैटिन अमेरिकी कंपनियों को एक दूसरे में निवेश के लिए प्रेरित करना चाहिए। इंडिया ब्राजील। हाल ही में जुलाई 2025 में हमारे प्रधानमंत्री ने ब्राजील की यात्रा की। इस दौरान उन्हें ब्राजील का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया गया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत के लोगों और भारत ब्राजील की दोस्ती को समर्पित किया। यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा कदम थी। यात्रा के दौरान हुए प्रमुख समझौते। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग। यह समझौता दोनों देशों को आतंकवाद और सीमापार अपराध से लड़ने में मदद करेगा। खासकर अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाई। डिजिटल परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों का आदान प्रदान। भारत अपनी डिजिटल तकनीकों जैसे इंडिया स्टैक को ब्राजील के साथ साझा करेगा। इससे डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान और सुरक्षा। यह समझौता दोनों देशों के बीच संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि अनुसंधान और बौद्धिक संपदा पर समझौता। ब्राजील की एम्ब्रापा और भारत की काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि में नई तकनीकों पर काम करेंगे। साथ ही बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी सहयोग होगा। व्यापार, वाणिज्य और निवेश की निगरानी के लिए मंत्रिस्तरीय तंत्र। यह एक नया तंत्र बनाया गया है जो व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए काम करेगा। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में $20 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा है। अगले दशक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र। रक्षा और सुरक्षा। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीक हस्तांतरण और रक्षा व्यापार को बढ़ाएंगे। खाद्य और पोषण सुरक्षा। ब्राजील भारत के लिए सोयाबीन तेल और अन्य कृषि उत्पादों का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देश खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन। भारत और ब्राजील नवीकरणीय ऊर्जा जैसे बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग करेंगे। भारत ने ब्राजील के साथ बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म के तहत बायोफ्यूल अनुसंधान को बढ़ावा देने का वादा किया है। ब्रिक्स रियो दे जनेरो डिक्लेरेशन। जुलाई के 6 से 7, 2025 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं ने रियो डी जनेरियो घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका शीर्षक था वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए। यह घोषणापत्र ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे एक साथ मिलकर वैश्विक व्यवस्था को और निष्पक्ष बनाएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें। भागीदारी। यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हुए। इसके अलावा 8 अन्य देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देश बनाया गया। सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी। ब्रिक्स ने सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को खत्म करने के लिए एक साझेदारी शुरू की। ये बीमारियां गरीबी, असमानता और खराब रहन-सहन की स्थिति से जुड़ी हैं, जो सतत विकास में बड़ी बाधा हैं। इसका लक्ष्य है वैश्विक दक्षिण में स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना और संसाधनों को जुटाकर एकजुट होकर काम करना। जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं का ढांचा घोषणापत्र। इस घोषणापत्र में अगले 5 सालों के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए संसाधन जुटाने की योजना बनाई गई है। यह विकासशील देशों के लिए सस्ती और समय पर जलवायु वित्त सुनिश्चित करने और निष्पक्ष ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करता है।
ब्रिक्स ने 2025 में ब्राजील में होने वाले कॉप 30 जलवायु सम्मेलन और 2028 में भारत में प्रस्तावित कॉप 33 की मेजबानी का समर्थन किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन पर घोषणापत्र। ब्रिक्स ने एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए सिद्धांत तय किए। इनमें शामिल हैं डिजिटल संप्रभुता, संयुक्त राष्ट्र के तहत बहुपक्षीय सहयोग, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समान डेटा शासन और पर्यावरण के लिए टिकाऊ, नैतिक और भरोसेमंद एआई का विकास। ब्रिक्स जलवायु वित्त ढांचा घोषणापत्र। जलवायु वित्त का लक्ष्य। यह घोषणापत्र विकसित देशों से कहता है कि वे विकासशील देशों के लिए 2035 तक हर साल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त उपलब्ध कराएं। साथ ही 2025 तक हर साल 100 बिलियन डॉलर जुटाने के अपने पुराने वादे को पूरा करें। इसका मतलब है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिक संसाधन मिलेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, हवा ऊर्जा या बाढ़ रोकने की परियोजनाओं के लिए। नवीन वित्तीय उपकरण। घोषणापत्र में नए वित्तीय तरीकों को बढ़ावा देने की बात है, जैसे ब्लेंडेड फाइनेंस, सरकारी और निजी पूंजी को मिलाकर परियोजनाओं को फंड करना। गारंटी और बीमा, जोखिम कम करने के लिए। थीम आधारित बॉन्ड, जैसे ग्रीन बॉन्ड, जो पर्यावरण परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम कम करना, व्यापार और निवेश को आसान बनाने के लिए। नीतिगत प्रोत्साहन, सरकारों को ऐसी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करना जो जलवायु परियोजनाओं को समर्थन दें। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड। यह एक खास फंड है जिसे कॉप 28 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य उष्णकटिबंधीय जंगलों को बचाने और बढ़ाने के लिए लंबे समय तक वित्तीय मदद देना है। यह फंड हर साल लगभग 4 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखता है। इसमें सरकारी और निजी पूंजी का मिश्रण होगा। जिन देशों में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगल हैं, उन्हें उनके संरक्षित जंगल क्षेत्र के आधार पर भुगतान मिलेगा। भारत और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों ने इस फंड को समर्थन दिया क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता को बचाने में मदद करेगा। रियो डी जनेरियो घोषणापत्र और वैश्विक दक्षिण सहयोग। वैश्विक शासन को मजबूत करना। रियो घोषणापत्र में ब्रिक्स देशों ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने का संकल्प लिया। यह विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी देने की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख पदों का चयन पारदर्शी और समावेशी होना चाहिए, जिसमें सभी क्षेत्रों और लिंगों का उचित प्रतिनिधित्व हो। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग करता है, जिसमें भारत और ब्राजील की अधिक भूमिका का समर्थन किया गया है। बहुध्रुवीय दुनिया और वैश्विक दक्षिण की भूमिका। घोषणापत्र कहता है कि वैश्विक दक्षिण सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा चालक है। आज दुनिया में कई चुनौतियां हैं, जैसे भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, तेजी से तकनीकी बदलाव और संरक्षणवादी नीतियां। ऐसे में ब्रिक्स देश वैश्विक दक्षिण को एकजुट करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधार। ब्रिक्स ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सुधार की मांग की। इनके शासन ढांचे को अधिक समावेशी और योग्यता आधारित करना चाहिए। कर्मचारियों के चयन में विविधता को बढ़ावा देना चाहिए। व्यापार व्यवस्था। घोषणापत्र में एक नियमाधारित, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी और गैर भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार व्यवस्था का समर्थन किया गया, जिसमें विश्व व्यापार संगठन मुख्य भूमिका में हो। ब्रिक्स ने एक तरफा टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों पर चिंता जताई जो व्यापार को बाधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स ने 2030 तक के लिए ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति को अंतिम रूप देने पर जोर दिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी पायलट शुरू करने पर चर्चा हुई, जो निवेश में जोखिम कम करने में मदद करेगा। गीलोन ट्रीटी अंडर ऑकूस। जुलाई 2025 को ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे गीलोन संधि कहा जाता है। यह समझौता ऑकूस साझेदारी के पहले स्तंभ के तहत अगले 50 सालों के लिए है। यह संधि ऑस्ट्रेलिया के गीलोन शहर में यूके ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की बैठक में हुई। गीलोन संधि क्या है? इसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एसएसएन ऑकूस पनडुब्बियों के डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव और निपटान में व्यापक सहयोग करना। यह संधि ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में भी मदद करेगी। ऑकूस क्या है? ऑकूस एक सुरक्षा साझेदारी है जिसका गठन 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। इसका नाम इन तीनों देशों के पहले अक्षरों से बना है। यह साझेदारी 2 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पिलर 1, इसका फोकस तीनों देशों की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने पर है। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हासिल करेगा। 2030 के दशक में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियां बेचेगा और 2040 की शुरुआत में यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नई एसएसएन ऑकूस पनडुब्बियां बनाएंगे। पिलर 2, यह 8 उन्नत सैन्य तकनीकों के संयुक्त विकास पर केंद्रित है, जैसे स्वायत्तता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध मॉडलिंग और सिमुलेशन।
इसमें ऑकूस मैरीटाइम ऑटोनॉमी एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सरसाइज सीरीज जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो समुद्री क्षेत्र में स्वायत्त प्रणालियों को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। ऑकूस का रणनीतिक महत्व का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व है। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन प्रणाली को मजबूत करना। ऑकूस का उद्देश्य इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। यह अमेरिका की अपने सहयोगियों और हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्र में अमेरिका की पहुंच बढ़ाना। यह खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति को बढ़ाता है। अमेरिकी रक्षा उद्योग को बढ़ावा। यह ऑस्ट्रेलिया और यूके को हथियार बिक्री और तकनीक हस्तांतरण के नए अवसर देता है। ऑकूस साझेदारी के अवसरों और चुनौतियों के बारे में। ऑकूस के अवसर उच्च सफलता की संभावना। ऑकूस देशों के बीच बहुत भरोसा है। उदाहरण के लिए वे 5 आईज गठबंधन के तहत खुफिया जानकारी साझा करते हैं। यह भरोसा ऑकूस को मजबूत बनाता है और इसके प्रोजेक्ट्स को सफल करने में मदद करता है। क्वाड का पूरक हार्ड पावर पर जोर। क्वाड और ऑकूस दोनों इंडो पैसिफिक में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन ऑकूस हार्ड पावर पर केंद्रित है, जैसे परमाणु संचालित पनडुब्बियां। यह क्वाड के सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति में बदलाव। अमेरिका अब इंडो पैसिफिक में अपनी सुरक्षा को अकेले संभालने की बजाय अपने सहयोगियों की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच तालमेल। ऑकूस ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और यूके की रणनीतिक रक्षा समीक्षा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। दोनों देश मिलकर पनडुब्बी निर्माण और तकनीकी विकास में सहयोग करेंगे। तेज प्रतिक्रिया। परमाणु संचालित पनडुब्बियां पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में तेज हैं और लंबे समय तक समुद्र में रह सकती हैं। यह संकट के समय तेजी से कार्रवाई करने में मदद करता है। ऑकूस से जुड़ी चिंताएं। अमेरिका की समीक्षा और बोझ साझा करने की मांग। अमेरिका ने ऑकूस की समीक्षा शुरू की है, जिससे कुछ अनिश्चितता पैदा हुई है। साथ ही अमेरिका चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाए। यह दिखाता है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक सुरक्षा में अधिक जिम्मेदारी साझा करने की उम्मीद करता है। क्वाड की प्रासंगिकता पर खतरा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऑकूस के उभरने से क्वाड की अहमियत कम हो सकती है। भारत सैन्य गठबंधनों से दूरी रखता है, जिसके कारण क्वाड की पूरी सैन्य क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। ऑकूस इस कमी को भर सकता है, लेकिन इससे क्वाड कमजोर पड़ सकता है। एशियाई देशों की भागीदारी की कमी। ऑकूस में कोई एशियाई देश शामिल नहीं है, जिसके कारण इसे पश्चिमी देशों का गठबंधन माना जाता है। क्वाड में भारत और जापान जैसे एशियाई देश हैं, जो इसे अधिक समावेशी बनाते हैं। ऑकूस की यह कमी इसे क्षेत्रीय स्वीकार्यता में चुनौती दे सकती है। समय पर डिलीवरी में समस्या। अमेरिका हर साल केवल 1.13 वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियां बना रहा है, जबकि उसे अपनी रक्षा के लिए 2 और ऑकूस के लिए 2.33 पनडुब्बियों की जरूरत है। यह उत्पादन दर ऑकूस के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में बाधा डाल सकती है। परमाणु प्रसार की चिंता। ऑकूस समझौता परमाणु तकनीक के प्रसार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ और परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ऑकूस देश इसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार नियमों के अनुरूप बताते हैं। गिरमिटिया कम्युनिटी। जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान गिरमिटिया समुदाय के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। भारत गिरमिटिया समुदाय का एक व्यापक डेटाबेस बनाने पर काम कर रहा है। विश्व गिरमिटिया सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी तक को अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिए जाएंगे। इससे वे भारत में बिना किसी प्रतिबंध के रह और काम कर सकेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है, जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाया है। इससे वहां डिजिटल भुगतान आसान और तेज होगा। गिरमिटिया समुदाय क्या है? गिरमिटिया उन भारतीय मजदूरों को कहा जाता है जो 19वीं सदी के मध्य और अंत में भारत छोड़कर ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने गए। गिरमिट शब्द एग्रीमेंट का गलत उच्चारण है, क्योंकि ये मजदूर एक अनुबंध के तहत गए थे। 1833 में ब्रिटिश दास्ता उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद उपनिवेशों में मजदूरों की कमी हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत से लाखों लोगों को चीनी बागानों, चाय बागानों आदि के लिए भेजा। मॉरिशस, फिजी, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियाई देश। ज्यादातर लोग पूर्वी संयुक्त प्रांत और बिहार से थे। तमिल लोग मद्रास, नेगापट्टनम और थोंडी से श्रीलंका, बर्मा और मलेशिया गए। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, खराब कृषि परिस्थितियां और उपनिवेशों में बेहतर वेतन और जीवन की उम्मीद। उपनिवेशों में पहुंचने के बाद भी गिरमिटिया मजदूरों को गरीबी, संसाधनों की कमी, कम वेतन और खराब रहन-सहन की स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत के लिए गिरमिटिया समुदाय का महत्व। गहरे सांस्कृतिक संबंध। गिरमिटिया समुदाय ने उन देशों में भारतीय संस्कृति को जीवित रखा जहां वे बसे।
वे मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और सूरीनाम जैसे देशों में बहुसंख्यक समूह बन गए। त्योहार: फिजी में रामलीला और दिवाली, त्रिनिदाद और टोबैगो में होसे उत्सव। लोकगीत और संगीत: फिजी और सूरीनाम में उत्तर भारतीय लोकगीत जैसे कहरवा, बिरहा, लोरिक और फरुहाई लोकप्रिय हैं। संगीत: वाद्ययंत्र जैसे धनताल, ढोलक, हारमोनियम और दंदाताल का उपयोग। भाषा: हिंदी, भोजपुरी और अवधी मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम में बोली जाती हैं। इससे भारतीय संस्कृति का स्थानीय संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ। राजनीतिक महत्व: गिरमिटिया समुदाय भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति को बढ़ाता है। ये लोग संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर भारत का समर्थन करते हैं। कई गिरमिटिया देशों में भारतीय मूल के लोग शीर्ष पदों पर हैं, जैसे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर। आर्थिक महत्व: गिरमिटिया समुदाय दान, सूचना आदान प्रदान, नवाचार में निवेश और विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। उदाहरण: मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 17% हिस्सा देता है। कालादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट: जुलाई 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि KMTTP 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यह परियोजना भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार और फिर उत्तर पूर्वी भारत तक माल ढुलाई के लिए एक नया रास्ता बनाएगी। KMTTP क्या है? KMTTP एक ऐसी परियोजना है जिसे भारत और म्यांमार ने मिलकर शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वी बंदरगाहों से म्यांमार के सिटवे बंदरगाह और फिर उत्तर पूर्वी भारत तक सामान पहुंचाने के लिए समुद्री, नदी और सड़क मार्ग परिवहन व्यवस्था बनाना है। फ्रेमवर्क समझौता 2008 में हस्ताक्षर हुआ। नोडल मंत्रालय: विदेश मंत्रालय, भारत। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लागत 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर। परिवहन के हिस्से: कोलकाता से सिटवे बंदरगाह तक 539 किलोमीटर का समुद्री रास्ता। यह रास्ता पहले से चालू है और सिटवे बंदरगाह को अब 40,000 टन के जहाजों को संभालने के लिए अपग्रेड किया गया है। सिटवे से पालेटवा, म्यांमार तक 158 किलोमीटर का कलादान नदी मार्ग। नदी की ड्रेजिंग और पालेटवा में जेटी का निर्माण 2017 में पूरा हो चुका है। पालेटवा से भारत म्यांमार सीमा पर जोरिनपुरी तक 108 किलोमीटर की सड़क। इस हिस्से का निर्माण चल रहा है और 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। KMTTP का भारत के लिए महत्व: उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भौगोलिक अलगाव को खत्म करना। उत्तर पूर्वी भारत केवल 21 किलोमीटर चौड़े चिकन स्नेक के जरिए बाकी भारत से जुड़ा है और चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। KMTTP इस क्षेत्र को म्यांमार के रास्ते कोलकाता से जोड़ेगा, जिससे कनेक्टिविटी आसान होगी। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ तालमेल: 2014 में शुरू की गई एक्ट ईस्ट नीति भारत को अपने पड़ोसी देशों, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने पर केंद्रित है। KMTTP इस नीति को मजबूत करता है। लागत और समय में कमी: कोलकाता से आइजोल तक सामान पहुंचाने का समय और लागत 50% से ज्यादा कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यह दूरी 1328 किलोमीटर कम हो जाएगी। NER को बिजनेस हब बनाना: यह परियोजना व्यापार को बढ़ावा देगी और निर्यातोन्मुख उद्योगों जैसे विनिर्माण और कृषि प्रसंस्करण को स्थापित करने में मदद करेगी। सिटवे के पास पोनाग्युन टाउन में 1000 एकड़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, जो व्यापार को और बढ़ाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाएं: भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग: यह मणिपुर के मोरेह को थाईलैंड के माई सोट से म्यांमार के रास्ते जोड़ेगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। भारत बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल: यह दोनों देशों के बीच नदी मार्गों पर माल और यात्री परिवहन को आसान बनाता है। अन्य परियोजनाएं: BBIN मोटर व्हीकल समझौता: बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच सड़क परिवहन को बढ़ावा देता है। चटगाम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग: भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत इन बंदरगाहों का उपयोग व्यापार के लिए किया जा रहा है। US डिसाइड्स टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को: 22 जुलाई 2025 को अमेरिका ने घोषणा की कि वह यूनेस्को से बाहर निकल रहा है। यह फैसला 31 दिसंबर 2026 से लागू होगा। अमेरिका ने इसके लिए यूनेस्को के वोक और विभाजनकारी सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को बढ़ावा देने और इजरायल विरोधी रुख को कारण बताया। यह अमेरिका का तीसरा निकास है। पहला 1984 में रीगन प्रशासन और दूसरा 2017 में ट्रंप प्रशासन के दौरान। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार है। इसके साथ ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर निकलने और फिलिस्तीन रिलीफ एजेंसी की फंडिंग में भारी कटौती के कदम उठाए हैं। अमेरिका के बाहर निकलने का प्रभाव: बजटीय प्रभाव: अमेरिका यूनेस्को के कुल बजट का लगभग 8% देता है। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑद्रे अजोले ने कहा कि संगठन ने पहले से ही फंडिंग के अन्य स्रोत बढ़ाए हैं, इसलिए कर्मचारियों की छंटनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन संसाधन कम होंगे।
फिर भी यह यूनेस्को के शिक्षा, संस्कृति और होलोकॉस्ट शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। भूराजनीतिक प्रभाव। अमेरिका के बाहर निकलने से चीन जैसे देशों का प्रभाव बढ़ सकता है। 2017 में जब अमेरिका ने यूनेस्को छोड़ा था, तब चीन सबसे बड़ा वित्तीय दानदाता बन गया था। 2023 में अमेरिका के फिर से शामिल होने का कारण भी था कि वह चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता था। अब यह खाली जगह फिर से चीन को फायदा दे सकती है। बहुपक्षीय सहयोग पर प्रभाव। अमेरिका का यह कदम वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीय संस्थानों में विश्वास को कमजोर कर सकता है। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ने कहा कि यह फैसला बहुपक्षीयता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह अमेरिका के अपने सहयोगियों और विश्व धरोहर स्थलों जैसे कार्यक्रमों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में यूनेस्को के 26 विश्व धरोहर स्थल जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, योसेमाइट नेशनल पार्क अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग से वंचित हो सकते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। सदस्यता 194 सदस्य देश और 12 सहयोगी सदस्य। मुख्य पहल और रिपोर्ट्स। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट शिक्षा की प्रगति को ट्रैक करता है। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर नजर रखता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करता है। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जैव विविधता और सतत विकास को बढ़ावा देता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हाल ही में 2025 में भारत ने एक बार फिर GOF की बैठक में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने कहा कि वह UN शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यह भारत की मजबूत नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। सबसे पहले, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? यह एक खास पहल है जिसे भारत ने शुरू किया है। इसका मकसद है संयुक्त राष्ट्र यानी UN के शांति सैनिकों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना और दोषियों को सजा दिलवाना। UN के शांति सैनिक दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं और GOF उनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम है। GOF को साल 2022 में लॉन्च किया गया था, यानी यह अभी नया है, लेकिन बहुत तेजी से महत्वपूर्ण बन गया है। यह संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन यानी अनाओक का एक अहम हिस्सा है। GOF इस संगठन की रणनीति बनाने और उसे लागू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शांति सैनिकों के साथ कोई गलत व्यवहार न हो और अगर ऐसा होता है तो दोषियों को सजा मिले। एक्ट फॉर फ्यूचर। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के UN प्रतिनिधि P हरीश ने एक बैठक में कहा कि भारत इस पैक्ट को लागू करने और 2028 में इसके रिव्यू को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर जोर दिया। पैक्ट फॉर द फ्यूचर क्या है? यह एक ऐतिहासिक समझौता है जिसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में अपनाया गया। अब इस पैक्ट में क्या क्या शामिल है? इसमें 2 मुख्य हिस्से हैं। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। यह दुनिया का पहला ऐसा ढांचा है जो डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देता है, यानी यह तकनीक और इंटरनेट से जुड़े मुद्दों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जेनरेशंस। यह हिस्सा भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम करता है ताकि आने वाला समय सभी के लिए सुरक्षित और बेहतर हो। इस पैक्ट की खास बात क्या है? यह कई क्षेत्रों में स्पष्ट और ठोस वादे करता है। इसमें मानव अधिकार, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास पर बहुत जोर दिया गया है। यह पैक्ट इन 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करता है। यह पर्यावरण और विकास के लिए फंडिंग को बढ़ावा देता है। यह दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए काम करता है। यह नई तकनीकों और डिजिटल दुनिया को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। यह युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करता है। यह वैश्विक संस्थानों को और प्रभावी बनाने के लिए सुधार लाता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। 2025 में ICC ने यूक्रेन का स्वागत किया, जो इसका 125वां सदस्य देश बना। इसका मतलब है कि यूक्रेन अब रोम संविधान का हिस्सा है और ICC के नियमों का पालन करेगा। सबसे पहले ICC क्या है? यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जो बहुत गंभीर अपराधों की जांच करता है और दोषियों को सजा देता है। ये अपराध हैं नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता का अपराध। यानी यह कोर्ट उन लोगों को जवाबदेह बनाता है जो बड़े पैमाने पर हिंसा या अत्याचार करते हैं। ICC कब और कैसे बना? यह रोम संविधान के तहत बना, जिसे 1998 में अपनाया गया और 2002 में लागू हुआ। रोम संविधान एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ICC को चलाने का आधार है। क्या भारत इसका हिस्सा है? नहीं, भारत रोम संविधान का सदस्य नहीं है, यानी भारत ICC का हिस्सा नहीं है। ICC का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
E3 कंट्रीज। हाल ही में E3 देशों ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वह 31 अगस्त 2025 तक परमाणु बातचीत में प्रगति नहीं दिखाता तो वे स्नैपबैक सैंक्शंस लागू कर सकते हैं। यह चेतावनी इसलिए दी गई क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु बातचीत रुक गई है। खासकर जून 2025 में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन के युद्ध और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग बंद कर दिया। E3 का कहना है कि ईरान ने JCPOA के नियम तोड़े हैं, जैसे कि 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% शुद्ध यूरेनियम जमा करना, जो समझौते की सीमा से बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं स्नैपबैक सैंक्शंस की। यह एक खास प्रावधान है जो 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी ईरान परमाणु समझौते का हिस्सा है। इस समझौते में कहा गया था कि अगर ईरान अपने परमाणु वादों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की पुरानी सैंक्शंस फिर से लागू की जा सकती हैं। इसे ही स्नैपबैक कहते हैं क्योंकि यह सैंक्शंस जल्दी और स्वचालित रूप से लागू हो सकती हैं। E3 देश कौन से हैं? E3 यानी यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस। यह तीनों देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो विदेशी और सुरक्षा मामलों में एक साथ मिलकर काम करता है। इसका मतलब है कि ये देश आपस में सहयोग करते हैं ताकि वैश्विक मुद्दों पर एक साझा रणनीति बना सकें। E3 की शुरुआत कैसे हुई? यह समूह पहली बार 2003 में तब बना जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। उस समय यूके, जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर इराक के हालात और ईरान के परमाणु जोखिमों से निपटने के लिए एक त्रिपक्षीय रणनीति बनाई। यानी ये देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए एकजुट हुए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। हाल ही में 2025 की GPI रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों ने वैश्विक शांति को बहुत प्रभावित किया है। 2023 में युद्धों में मरने वालों की संख्या 1,62,000 थी, जो एक बड़ा कारण है शांति में कमी का। इसके अलावा 56 सक्रिय युद्ध चल रहे हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? यह एक रिपोर्ट है जो दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों में शांति के स्तर को मापती है। यह बताता है कि कौन सा देश कितना शांतिपूर्ण है। इसे बनाने के लिए 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का इस्तेमाल होता है, जो 3 मुख्य क्षेत्रों में बंटे हैं। सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा का स्तर। इसमें अपराध, हिंसा और सामाजिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति। इसमें देश के अंदर और बाहर चल रहे युद्ध या झगड़े शामिल हैं। सैन्यीकरण की डिग्री। इसमें हथियार, सेना और सैन्य खर्च जैसे पहलू देखे जाते हैं। अब 2025 GPI की मुख्य बातें क्या हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। इस साल दुनिया में शांति का औसत स्तर और खराब हुआ है। इसका मतलब है कि दुनिया पहले से कम शांतिपूर्ण हो गई है। दक्षिण एशिया, जो दुनिया का दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है, में शांति में सबसे ज्यादा कमी आई है। इसमें युद्ध, हिंसा और तनाव जैसे कारण शामिल हैं। रैंकिंग। आइसलैंड फिर से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है, जैसा कि यह 2008 से हर साल रहा है। वहीं रूस को 163वां स्थान मिला है, यानी यह सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। भारत का स्थान 115वां है, जो पिछले साल से थोड़ा बेहतर है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। रेड सी। हाल ही में मई 2025 में हूतियों ने अमेरिका के साथ एक युद्ध विराम किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले जारी रखेंगे। 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्गो जहाजों पर हमले तेज कर दिए। हूती, जो ईरान के समर्थन से काम करते हैं, ने दावा किया कि उन्होंने एटर्निटीसी नामक एक जहाज को डुबो दिया। लाल सागर क्या है? लाल सागर हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में एक सीमांत सागर है। यह दुनिया के सबसे नमकीन समुद्रों में से एक है। इसमें बहुत कम बारिश होती है और कोई नदी इसमें पानी नहीं लाती। यह 2 महत्वपूर्ण रास्तों से जुड़ा है। बाब अलमंदेब जलभूमध्य के रास्ते यह एडन की खाड़ी से जुड़ता है। स्वेज नहर के रास्ते यह भूमध्य सागर से जुड़ता है। लाल सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं? इसके पश्चिम में मिस्र, सूडान और इरिट्रिया, उत्तर पूर्व में इजराइल और जॉर्डन और पूर्व में सऊदी अरब और यमन है। इसके उत्तरी हिस्से में यह 2 भागों में बंटता है, सुएज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी। न्यू कैलिडोनिया। जुलाई 2025 में फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्टेट ऑफ न्यू कैलेडोनिया बनाया जाएगा, जो फ्रांसीसी गणराज्य के अंदर होगा। इसका मतलब है कि न्यू कैलेडोनिया को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगा। न्यू कैलेडोनिया क्या है? यह प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है। यह पेरिस से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर है और इसमें करीब 2,70,000 लोग रहते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारा निकल पाया जाता है, जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसका इतिहास क्या है?
1840 के दशक में यूरोपीय व्यापारियों ने न्यू कैलेडोनिया के स्थानीय लोगों को गुलाम बनाकर या गन्ने के खेतों में जबरन काम करवाने के लिए ले गए। फिर 1853 में फ्रांस ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। तब से यह फ्रांस के अधीन है। न्यू कैलेडोनिया में आज क्या मांग है? यहाँ की मूल कनक आबादी और यूरोपीय मूल के लोग के बीच स्वतंत्रता को लेकर गहरे मतभेद हैं। कनक लोग चाहते हैं कि न्यू कैलेडोनिया को या तो पूरी आज़ादी मिले या ज्यादा स्वायत्तता मिले, जबकि यूरोपीय लोग ज्यादातर फ्रांस के साथ रहना चाहते हैं। M23 रिबेल्स 19 जुलाई 2025 को कांगो सरकार और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने कतर की राजधानी दोहा में एक स्थायी युद्ध विराम के लिए सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। M23 विद्रोही कौन हैं? M23 यानी मार्च 23 मूवमेंट एक सशस्त्र समूह है जो मुख्य रूप से जातीय तुत्सी लोगों से बना है। यह समूह कांगो के पूर्वी हिस्से में, जो खनिजों से भरा हुआ है, वहां कांगो की सेना के खिलाफ लड़ता है। M23 का नाम क्यों पड़ा? इसका नाम 23 मार्च 2009 के एक समझौते से आया है। उस दिन CNDP, जो तुत्सी लोगों का एक विद्रोही समूह था, और कांगो सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते का मकसद तुत्सी लोगों की बगावत को खत्म करना था। लेकिन जब यह समझौता ठीक से लागू नहीं हुआ तो CNDP के कुछ सदस्यों ने 2012 में M23 मूवमेंट बनाया। उनका कहना था कि वे अल्पसंख्यकों की रक्षा और खनिज संसाधनों के बराबर बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। HENLY पासपोर्ट इंडेक्स 2025 हाल ही में 23 जुलाई 2025 को जारी इस रैंकिंग में भारत की प्रगति को सराहा गया। भारत ने पिछले साल की तुलना में सिर्फ 2 नए वीजा मुक्त देश फिलीपींस और श्रीलंका जोड़े, लेकिन अन्य देशों की तुलना में इसकी रैंकिंग बेहतर हुई। हालांकि 2023 में भारत के पासपोर्ट धारक 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते थे, लेकिन इस साल यह संख्या 59 हो गई। फिर भी रैंकिंग में सुधार भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को दिखाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? यह एक वैश्विक रैंकिंग है जो दुनिया के सभी पासपोर्ट की ताकत को मापती है। इसका मतलब है कि यह बताता है कि किसी देश के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के डेटा पर आधारित है और इसे हेनली एंड पार्टनर्स नामक एक फर्म हर साल प्रकाशित करती है। 2025 में भारत की स्थिति क्या है? इस साल भारत ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में बड़ी छलांग लगाई है। भारत 2024 में 85वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में यह 77वें स्थान पर पहुंच गया, यानी भारत ने 8 स्थानों की सुधार किया। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना पहले से वीजा लिए या वीजा अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं। इन देशों में मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में वीजा मुक्त यात्रा और श्रीलंका, मकाऊ, म्यांमार जैसे देशों में वीजा अराइवल की सुविधा शामिल है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर ने 2025 में पहला स्थान हासिल किया है, क्योंकि इसके पासपोर्ट धारक 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर हैं, जिनके पासपोर्ट धारक 190 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। क्वांटम साइबर रेडिनेस। हाल ही में जुलाई 2025 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटवाए, सर्टेन और साइबर सिक्योरिटी कंपनी सीसा ने मिलकर एक खास दस्तावेज लॉन्च किया, जिसका नाम है ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडिनेस। इसका मकसद है हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना, खासकर साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब सवाल ये है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है? क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना तेजी से काम कर सकते हैं। ये जटिल गणित के सवाल, मशीन लर्निंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कामों को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी मौजूदा साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। पहला खतरा है हमारे मौजूदा एनक्रिप्शन सिस्टम। हम जो पासवर्ड और डेटा सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं, जैसे RSA, उसे क्वांटम कंप्यूटर आसानी से तोड़ सकते हैं, यानी हमारा डेटा अब सुरक्षित नहीं रहेगा। इस दस्तावेज में चेतावनी दी गई है कि 2030 के बाद का कोई भी डेटा जो लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहिए, वो अभी से खतरे में है। अब कुछ खास साइबर खतरों के बारे में जानते हैं। पहला है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर अटैक। इसका मतलब है कि हैकर्स आज आपका एनक्रिप्टेड डेटा चुरा लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। जब भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर आएंगे तो वो उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेंगे, यानी आपका आज का सुरक्षित डेटा बाद में असुरक्षित हो सकता है। दूसरा खतरा है सिक्योर चैनल डिक्रिप्शन। क्वांटम कंप्यूटर हमारी गोपनीय बातचीत, जैसे कि रक्षा से जुड़े संदेश, को सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तीसरा, सिग्नेचर इम्पर्सनेशन। इसका मतलब है कि हैकर्स क्वांटम कंप्यूटर की मदद से फर्जी डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इससे वो मालवेयर फैला सकते हैं या फिशिंग अटैक कर सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। और आखिरी खतरा है न्यू जीरो डे वल्नरेबिलिटीज।
यानी ऐसे नए खतरे जो अभी हमें पता भी नहीं हैं। क्वांटम कंप्यूटर नए तरीकों से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ सकते हैं और हमें नए क्वांटम रेसिस्टेंट सिस्टम में शिफ्ट होने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भारत द्वारा किए जा रहे हैं इनिशिएटिव को आप जहां पर देख सकते हैं। क्वांटम साइबर रेडीनेस के लिए रोड मैप के बारे में बात करते हैं। आधारभूत मूल्यांकन और रणनीतिक योजना। व्हाइट पेपर में क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स या क्यूबॉम की बात की गई है। ये एक तरह का इन्वेंट्री है जो बताएगा कि हमारे सिस्टम में कौन से क्रिप्टोग्राफिक टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ खतरा ज्यादा है। हमें क्वांटम सुरक्षित सिस्टम के लिए क्या खरीदना चाहिए, अपग्रेड की योजना कैसे बनानी है और नियमों का पालन कैसे करना है। इसके अलावा आधारित रिस्क असेसमेंट का भी जिक्र है। मशीन लर्निंग की मदद से हम पैटर्न देख सकते हैं कि हमारे क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में कहाँ कमजोरी है। ये हमें पहले से खतरे ढूंढने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी की तैयारी और क्षमता निर्माण। हमें पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपनाना होगा, यानी ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम जो क्वांटम कंप्यूटर के हमलों से बचे रहें, लेकिन इसे सीधे लागू नहीं कर सकते। पहले NPQC सिस्टम्स को अच्छे से टेस्ट और वैलिडेट करना होगा। इसके लिए हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी अपनानी होगी, यानी पुराने और नए क्वांटम रेसिस्टेंट एल्गोरिदम को एक साथ इस्तेमाल करना। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे हम धीरे धीरे क्वांटम सुरक्षित सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं, बिना पुराने सिस्टम को पूरी तरह छोड़े। चरणबद्ध तरीके से लागू करना। PQC को सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि पूरे संगठन के वर्कफ्लो में शामिल करना होगा, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सुरक्षित करना, ऑटोमेटेड की मैनेजमेंट और सिग्निंग प्रोसेस को अपनाना। इसके लिए कुछ जरूरी कदम हैं। सिक्योरिटी और ICT पॉलिसीज को अपडेट करना ताकि सिर्फ मान्यता प्राप्त PQC एल्गोरिदम इस्तेमाल हो। अप्रूव्ड टूल्स की लिस्ट बनाना। अपने सिस्टम के साथ साथ वेंडर सिस्टम में भी इन स्टैंडर्ड्स को लागू करना। मजबूती, निगरानी और भविष्य की तैयारी। आखिरी स्टेप है अपने सिस्टम को मजबूत और भविष्य के लिए तैयार रखना। इसके लिए व्हाइट पेपर में कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लोर करना। ये एक फिजिक्स आधारित सिक्योरिटी मॉडल है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर काम करता है। दो तरह के डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम का इस्तेमाल। MLESA मतलब मॉड्यूल लैटिस बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। SLHDSA मतलब स्टेटलेस हैश बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। ये दोनों बड़े क्रिप्टोग्राफिक पेलोड्स के साथ काम करते हैं और ज्यादा कंप्यूटेशन पावर मांगते हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर पर सरकारी दस्तावेज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कानूनी दस्तावेजों में किया जा सकता है। इसके अलावा हमें लगातार अपने सिस्टम की निगरानी करनी होगी ताकि नए खतरे सामने आने पर तुरंत कार्रवाई हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त मिशन है। इसका नाम कश्मीर के महादेव पीक और वहां की उबड़-खाबड़ पहाड़ी जमीन से प्रेरित है। ये ऑपरेशन 28 जुलाई 2025 को शुरू हुआ, जब खुफिया जानकारी के आधार पर श्रीनगर के पास लिद्वास इलाके में आतंकवादी गतिविधियां पकड़ी गईं। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य था कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों को खत्म करना। ये आतंकवादी पाकिस्तान आधारित ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा के समर्थन से भारत में हमले कर रहे थे। खास तौर पर इस ऑपरेशन में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को निशाना बनाया गया, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। इस ऑपरेशन दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिन्हें मार गिराया गया। इनमें से एक आतंकवादी जिब्रान लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर था, जिसका संबंध अक्टूबर 2023 के सोनमर्ग टनल हमले से भी था। ऑपरेशन MED मैक्स। ऑपरेशन मेड मैक्स NCB का एक खास मिशन था जिसका उद्देश्य अवैध दवा व्यापार को खत्म करना था। इस ऑपरेशन में NCB ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त किया जो 4 महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित दवाओं की तस्करी कर रहा था। ये अभियान 25 मई 2025 को दिल्ली के मंडी हाउस के पास एक गाड़ी की तलाशी से शुरू हुआ, जहां से 3.7 किलोग्राम ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद हुई। इस गिरोह ने बहुत ही चालाकी से काम किया। उनके तरीके थे एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये लोग गुप्त डिजिटल ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे जो हैकर्स की तरह सुरक्षित थीं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल। दवाओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वो ड्रॉप शिपिंग का इस्तेमाल करते थे, जिसमें सामान बिना स्टोर किए डायरेक्ट भेजा जाता था। क्रिप्टोकरेंसी। पैसे के लेन देन के लिए वो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। ये नेटवर्क दिखाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टोकरेंसी और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल आजकल अवैध व्यापार में हो रहा है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17 भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 7 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का एक प्रोग्राम है। ये शिप्स शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का अगला संस्करण हैं, जो पहले से नौसेना में सेवा दे रहे हैं।
प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाए जा रहे शिप्स ज्यादा आधुनिक और ताकतवर हैं। INS उदयगिरि, जो इस प्रोजेक्ट का दूसरा शिप है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। फ्रिगेट एक मल्टीरोल युद्धपोत होता है। यह नौसेना के बेड़े को दुश्मन के जहाजों से बचता है। यह हवा से आने वाले खतरों जैसे मिसाइलों या विमानों से सुरक्षा करता है। ये जहाज समुद्र में लंबी दूरी तक ऑपरेट कर सकते हैं और कई तरह के खतरों से निपट सकते हैं। प्रोजेक्ट 17 की खासियतें। P-17 क्लास का अपग्रेडेड वर्जन P-17A है। प्रोजेक्ट 17 के शिप्स में कई खास फीचर्स हैं जो इन्हें शिवालिक क्लास से बेहतर बनाते हैं। इन जहाज़ों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल है। इन जहाज़ों में स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और सेंसर हैं, जैसे 8 ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स जो मैक 3 की स्पीड से चलती हैं। एक अपग्रेडेड OTO मेलारा 76 mm नेवल गन जो मिसाइलों और हवाई खतरों से निपट सकती है। बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल्स, AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। ये फ्रिगेट्स खुले समुद्र में काम कर सकते हैं और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपट सकते हैं। इन जहाज़ों में 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री है। 200 से ज्यादा छोटे बड़े उद्यमों ने इसमें योगदान दिया है। ये भारत में बनने वाली पहली बड़ी जहाज श्रेणी है जिसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ है, यानी जहाज के अलग अलग हिस्सों को पहले बनाया जाता है और फिर जोड़ा जाता है, जिससे निर्माण तेज और कुशल होता है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एक पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है जिसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों से दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि ये पनडुब्बियों को अलग अलग गहराइयों पर नष्ट कर सकता है। हाल ही में 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक INS कवरत्ती से इसके यूजर ट्रायल्स पूरे किए गए, जिसमें 17 एयरस्र रॉकेट्स का अलग अलग रेंज पर सफल टेस्ट हुआ। एयरस्र की खासियतें। एयरस्र एक पूर्णतया स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बियों से लड़ने के लिए किया जाता है तथा इसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों से दागा जाता है। इसमें 2 मोटरों वाला कॉन्फ़िगरेशन है जो इसे 500 मीटर से 8.9 किलोमीटर तक की रेंज में सटीकता के साथ काम करने की क्षमता देता है। ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों मोड में काम कर सकता है। इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज है जो रॉकेट को सही समय पर ब्लास्ट करने में मदद करता है। इसका वॉरहेड पानी के अंदर ब्लास्ट करके पनडुब्बियों को नष्ट करता है, जिसे जहाज के सोनार सिस्टम ने टेस्ट में वेरीफाई किया। एयरस्र को DRDO की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जिसमें हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी ने भी योगदान दिया। इसका प्रोडक्शन भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर कर रहे हैं। अस्त्रा मिसाइल। अस्त्र एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल दुश्मन के विमानों को इतनी दूरी से निशाना बना सकती है जहां से पायलट उसे आंखों से नहीं देख सकता। हाल ही में 30 जुलाई 2025 को DRDO और भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर जेट से अस्त्र मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिसमें स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल हुआ। अस्त्र मिसाइल की खासियतें। ये मिसाइल तेज गति से उड़ने वाले और तेजी से दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये बहुत दूर से दुश्मन के विमान को मार सकती है। ये मिसाइल दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकती है, चाहे बारिश हो, कोहरा हो या रात का अंधेरा। मिसाइल में लगा RF सीकर इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। ये सीकर दुश्मन के विमान को ट्रैक करता है और मिसाइल को सही दिशा में ले जाता है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम हैं जो इसे सटीक और भरोसेमंद बनाते हैं। इसे Su-30 MKI, तेजस, MiG-29 और अन्य फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल। प्रलय एक स्वदेशी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने अन्य DRDO लैब्स के साथ मिलकर बनाया है। इसे 28 और 29 जुलाई 2025 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से टेस्ट किया गया, जहां इसने सभी मिशन लक्ष्यों को पूरा किया। प्रलय मिसाइल की खासियतें। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एक तय रास्ते पर चलती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है और मैन्यूवर्स कर सकती है। इससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल मैक 5 से ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती है, जिससे दुश्मन को जवाब देने का समय कम मिलता है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, जो इसे सामरिक हमलों के लिए आदर्श बनाती है। ये 350 से 1000 किलोग्राम तक वजन ले जा सकती है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्रीफॉर्म्ड फ्रेगमेंटेशन, पेनेट्रेशन कमब्लास्ट और रनवे डिनायल पेनेट्रेशन सबम्यूनेशन जैसे कॉन्वेंशनल वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं।
प्रलय में वही कंपोजिट प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है जो हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी ने के मिसाइल फैमिली के लिए बनाया था। ये प्रोपेलेंट अग्नि मिसाइलों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देता है। इसे 10 मिनट में तैयार और 60 सेकंड में लॉन्च किया जा सकता है, जो इसे युद्ध में तेजी से इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस इन न्यूज। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2005 से हर साल आयोजित होता है। इसकी 14वीं संस्करण 30 जुलाई 2025 को जोधपुर, राजस्थान में शुरू हुई और 4 अगस्त 2025 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और संयुक्त प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना है, खासकर संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत। अभ्यास का प्रारूप और फोकस। टेबल टॉप और कंप्यूटर आधारित वॉरगेम। इस बार का अभ्यास एक टेबल टॉप एक्सरसाइज और कंप्यूटर बेस्ड वॉरगेम के रूप में आयोजित किया गया। इसका मतलब है कि असल में युद्ध का मैदान तैयार करने की बजाय कमांडर टेबल पर सिमुलेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए युद्ध की रणनीतियों का अभ्यास करते हैं। मैकेनाइज्ड वारफेयर। इसका फोकस मैकेनाइज्ड युद्ध की रणनीतियों को मान्य करना है। ये अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि दोनों सेनाएं एक साथ मिलकर युद्ध के हालात में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। संयुक्त राष्ट्र मिशन। ये अभ्यास यूएन शांति मिशनों के लिए संयुक्त समन्वय को बेहतर बनाने पर केंद्रित है ताकि दोनों सेनाएं बहुराष्ट्रीय मिशनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भारत NCX। भारत NCX 2025 एक राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी अभ्यास है जिसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात ने मिलकर आयोजित किया। इसका उद्घाटन 21 जुलाई 2025 को हुआ। ये अभ्यास भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और वास्तविक दुनिया के साइबर हमलों का सामना करने की तैयारी के लिए है। उद्देश्य। ये अभ्यास सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों को साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार करता है ताकि भारत की साइबर सुरक्षा मजबूत हो। इसमें साइबर हमलों की नकली परिस्थितियां बनाई जाती हैं ताकि साइबर डिफेंस और जवाबी कार्रवाई की प्रैक्टिस हो सके। मुख्य विशेषताएं। ये सिमुलेशन वास्तविक साइबर हमलों की तरह होते हैं जहां आईटी और ऑट सिस्टम पर हमले का अनुकरण किया जाता है। इससे साइबर डिफेंडर्स को वास्तविक हालात में काम करने का अनुभव मिलता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साइबर डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है जो साइबर खतरों को जल्दी पहचानने और उनका जवाब देने में मदद करती है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से हुई थी। 32वां संस्करण 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ। यह भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा निरंतर चलने वाला समुद्री अभ्यास है। भारत की विजन सागर और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समर्थन देना जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर जोर देती है। टैलिस्मान सेबर एक्सरसाइज। टैलिस्मान सेबर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला एक बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो हर 2 साल में आयोजित होता है। इसकी 11वीं संस्करण 13 जुलाई 2025 को सिडनी के गार्डन आइलैंड में HMAS एडिलेड जहाज पर एक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई। ये अभ्यास 3 हफ्तों तक चला और 4 अगस्त 2025 को खत्म हुआ। इस बार ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत युद्ध अभ्यास था। इस अभ्यास में 19 देशों के 35,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी शामिल हुए। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम। मलेशिया और वियतनाम ने पर्यवेक्षक के तौर पर हिस्सा लिया। अभ्यास में जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में ऑपरेशंस शामिल थे जो इसे एक ऑल डोमेन युद्ध प्रशिक्षण बनाता है। स्थान। ये अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटोरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस आइलैंड में हुआ। पहली बार पापुआ न्यू गिनी में भी कुछ गतिविधियां हुईं। भारत ने इस अभ्यास में पहली बार महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय नौसेना ने इंस सतपुरा को तैनात किया जो समुद्री ऑपरेशंस और संयुक्त युद्ध ड्रिल्स में शामिल हुआ। जामाता, जिसका जापानी में इसका मतलब होता है फिर मिलेंगे, भारत और जापान कोस्ट गार्ड के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ये अभ्यास 12 जुलाई 2025 को चेन्नई तट के पास आयोजित हुआ। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा 7 जुलाई 2025 को चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा था जो अपनी ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग मिशन का हिस्सा था। इस अभ्यास का आयोजन 2006 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के तहत हुआ जो भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है। जामाता के उद्देश्य। दोनों कोस्ट गार्ड्स की समुद्री ऑपरेशंस में दक्षता और कौशल को बेहतर करना।
समुद्री सुरक्षा, तलाशी और आपातकालीन स्थिति में जवाबी कार्रवाई जैसे कौशलों को मजबूत करना। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स के बीच तालमेल बढ़ाना ताकि संयुक्त ऑपरेशंस को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जा सके। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अर्बन रेजिलियंस। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आइए इसकी मुख्य बातों को समझें। भारत में लोग तेजी से गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। 2020 में भारत के शहरों में 48 करोड़ लोग रहते थे और 2050 तक यह संख्या बढ़कर 95 करोड़ हो जाएगी, यानी लगभग दोगुना। 2070 तक यह 110 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि 2030 तक भारत में 70% से ज्यादा नई नौकरियां शहरों में बनेंगी। लेकिन इतने लोग शहरों में आएंगे तो वहां संसाधनों और सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा। शहरी लचीलापन क्या है? शहरी लचीलापन का मतलब है कि शहर किसी आपदा जैसे बाढ़, गर्मी या तूफान से जल्दी उबर सकें। साथ ही वह बदलावों को अपनाएं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर बाढ़ आती है तो शहर जल्दी सामान्य स्थिति में लौट आए और उसका ज्यादा नुकसान न हो। भारतीय शहरों की चुनौतियां। रिपोर्ट में कुछ बड़ी समस्याओं का जिक्र है। शहरी बाढ़। बारिश की वजह से होने वाली बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 2070 तक यह खतरा 3.6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है। अभी इससे हर साल $4 अरब का नुकसान होता है, जो 2030 तक $5 अरब हो सकता है। हाल ही में 2025 में दिल्ली और मुंबई में भारी बारिश से बाढ़ आई, जिससे सड़कें बंद हुईं और लोगों को बहुत परेशानी हुई। तटीय बाढ़। भारत की 40% आबादी समुद्र तट से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। तटीय बाढ़ से 2010 में $2.4 अरब का नुकसान हुआ था, जो 2030 तक 21 अरब और 2050 तक $75 अरब तक पहुंच सकता है। शहरी गर्मी का असर। शहरों में कंक्रीट के जंगल बनने से अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ रहा है, यानी शहर रात में आसपास के गांवों से 3 से 4 डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं। इससे गर्मी का तनाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए, चेन्नई में 2050 तक गर्मी की वजह से उसकी जीडीपी का 3.2% नुकसान हो सकता है। बुनियादी ढांचे की विफलता। शहरों में सब कुछ आपस में जुड़ा होता है। अगर बाढ़ आती है तो सड़कें बंद हो सकती हैं, बिजली चली जा सकती है और कारोबार ठप हो सकता है। इससे शहर पूरी तरह रुक जाता है। कंक्रीट का बढ़ता उपयोग। शहरों में हर जगह कंक्रीट की इमारतें और सड़कें बन रही हैं। इससे बारिश का पानी जमीन में नहीं जाता, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। साथ ही यह गर्मी को भी बढ़ाता है। भारत के शहरों को आपदाओं से निपटने के लिए लचीला बनाने में क्या क्या चुनौतियां हैं? बिखरी हुई व्यवस्था। शहरों को चलाने का काम कई विभागों और सरकारी स्तरों में बंटा हुआ है। जैसे कोई विभाग शहर का विकास देखता है, कोई आपदा प्रबंधन करता है और कोई जलवायु परिवर्तन पर काम करता है। इनके बीच तालमेल की कमी है। मास्टर प्लान और तकनीकी ज्ञान की कमी। हमारे देश में 52% से ज्यादा शहरों और कस्बों के पास कोई मंजूर मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान एक नक्शा होता है जो बताता है कि शहर को कैसे विकसित करना है। साथ ही हमारे शहरी निकायों में प्रशिक्षित शहरी योजनाकारों की बहुत कमी है। बिना प्लान और विशेषज्ञों के शहरों को आपदाओं के लिए तैयार करना मुश्किल है। पैसों की तंगी। शहरों के पास खुद का पैसा बहुत कम है, लगभग देश की जीडीपी का सिर्फ 1%। यह पैसा तो उनके रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी कम पड़ता है। बिना पैसे के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, पानी या बाढ़ से बचाव की व्यवस्था को बेहतर करना मुश्किल है। हाल ही में 2025 में मुंबई की बाढ़ में देखा गया कि नालियों की कमी और खराब रखरखाव ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जर्जर बुनियादी ढांचा। हमारे शहरों में बुनियादी ढांचा जैसे नालियां और सीवर सिस्टम बहुत पुराना या कमजोर है। भारी बारिश में ये काम नहीं करते। उदाहरण के लिए, दिल्ली में हर साल बारिश में सड़कें पानी से भर जाती हैं क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। इससे बाढ़ और ट्रैफिक जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी। शहरों के बुनियादी ढांचे में निजी कंपनियों का योगदान सिर्फ 5% है। ये कंपनियां अच्छी योजना और कुशलता के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कम है। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए निजी क्षेत्र को और शामिल करना जरूरी है। अन्य समस्याएं। हमारे शहरों में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं आपदाओं के लिए तैयार नहीं हैं। पानी, परिवहन और बिजली जैसे विभाग आपस में तालमेल नहीं रखते। निजी निवेश बढ़ नहीं रहा, जिससे शहरों को पैसा जुटाने में दिक्कत होती है। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमारी सरकार ने उठाए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कुछ सुझावों को समझेंगे। बाढ़ और गर्मी से बचाव का कार्यक्रम। रिपोर्ट कहती है कि हर शहर को एक खास क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए। यह प्लान शहरों को बाढ़, अत्यधिक गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करेगा। जैसे बेहतर नालियां बनाना,
ज्यादा पेड़ लगाना और बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था करना। इससे शहर टिकाऊ और सुरक्षित बनेंगे। 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करना। 1992 का 74वां संशोधन कहता है कि शहरी नियोजन का जिम्मा राज्य सरकारों से चुने हुए शहरी स्थानीय निकायों को देना चाहिए। इससे शहरों को अपने लिए फंड जुटाने और वित्तीय रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। मतलब शहर खुद अपनी जरूरतों के लिए योजनाएं बना सकेंगे और उन्हें लागू कर सकेंगे। नगरपालिका सेवाओं में वित्तीय सुधार। शहरों को अपनी सेवाओं जैसे पानी, सड़क, सफाई और कचरा प्रबंधन से ज्यादा कमाई करनी होगी। अभी शहरों का खुद का राजस्व बहुत कम है। अगर ये सेवाएं बेहतर होंगी तो लोग इनके लिए सही कीमत देने को तैयार होंगे। रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक भारत के शहरों को जलवायु के अनुकूल ढांचे के लिए $2.4 ट्रिलियन की जरूरत होगी, यानी बहुत बड़ा निवेश चाहिए। शहरी शासन में बदलाव। शहरों को चलाने के लिए सभी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का साफ बंटवारा होना चाहिए। साथ ही तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, जैसे ऑनलाइन सेवाएं देना, स्मार्ट सिटी तकनीक अपनाना और डिजिटल तरीके से काम करना। इससे शहरों का प्रबंधन आसान और तेज होगा। वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना। भारत को वैश्विक लक्ष्यों जैसे SDG गोल 11 और 2016 में हुए हैबिटेट 3 के नए शहरी एजेंडे को पूरा करना होगा। ये लक्ष्य कहते हैं कि शहरों को हर किसी के लिए बेहतर बनाना है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। समावेशी विकास। हमें सिर्फ बड़े शहरों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि छोटे शहरों जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे जयपुर, लखनऊ या भोपाल को भी विकसित करना होगा। साथ ही बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउन बनाने चाहिए ताकि आबादी का दबाव कम हो। इसके अलावा हमें सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जहां चीजों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब जहां बस, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले को अपनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं। एथेनॉल ब्लेंडिंग। हाल ही में हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने घोषणा की कि भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह काम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत हुआ, जिसे हम EBP भी कहते हैं। क्या है यह उपलब्धि? 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया, यानी 13 गुना बढ़ोतरी। यह हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक तरह का रिन्यूएबल ईंधन है, जिसका रासायनिक नाम है C2H5OH। इसे गन्ना, मक्का, गेहूं जैसे फसलों से बनाया जाता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। इसे दो तरह से बनाया जाता है। प्राकृतिक तरीके में खमीर के जरिए शक्कर को किण्वन करके, रासायनिक तरीके में पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया जैसे एथिलीन हाइड्रेशन से। इथेनॉल के प्रकार। इथेनॉल को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी का इथेनॉल। यह खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, मक्का, गन्ना या चुकंदर से बनता है। दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल। यह लकड़ी, गेहूं की भूसी, मक्के के डंठल जैसे कृषि अवशेषों से बनता है। तीसरी पीढ़ी का इथेनॉल। यह शैवाल जैसे जलीय बायोमास से बनाया जाता है। चौथी पीढ़ी का इथेनॉल। यह विशेष रूप से इंजीनियर किए गए पौधों और सूक्ष्मजीवों से बनता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है? जब हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो यह पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। यह वायु प्रदूषण को कम करता है, क्योंकि इथेनॉल जलने पर कम हानिकारक गैसें छोड़ता है। साथ ही यह हमें विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। इससे हमारे किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ती है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम क्या है? यह प्रोग्राम 2003 में शुरू हुआ था। इसका मकसद है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर ईंधन को और पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाना। यह हमारे देश को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में ले जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना। इससे ईंधन जलने पर कम प्रदूषण होता है और यह पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। इसके प्रकार हैं: E10, इसमें 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल होता है। E20, इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। E85, इसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। लक्ष्य और नीति। 2018 में बनी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसे 2022 में अपडेट किया गया, ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से पहले यानी 2025 से 26 तक हासिल करने का फैसला किया। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस, चुकंदर, कसावा, खराब हुए अनाज और सड़े हुए आलू का इस्तेमाल होता है। अतिरिक्त अनाज को भी इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। उपलब्धि। 2014 में भारत में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, लेकिन 2025 तक यह बढ़कर 660 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गया। यह बहुत बड़ी छलांग है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा हुआ, बल्कि किसानों को भी गन्ना और अनाज की फसलों से ज्यादा आय हुई। सिग्निफिकेंस ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग।
यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास सुरक्षित और स्थिर ऊर्जा हो। 2014 से अब तक विदेशी तेल पर निर्भरता कम हुई और विदेशी मुद्रा में 21.36 लाख करोड़ रुपए बचाए गए, यानी हमें बाहर से कम तेल खरीदना पड़ा। 2014 से अब तक 698 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ। यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करके हवा को साफ रखता है। 2014 से अब तक डिस्टिलरीज को 21.96 लाख करोड़ रुपए दिए गए और 1.18 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। इससे रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। मक्का जैसे वैकल्पिक फसलों का इस्तेमाल बढ़ा, जो किसानों के लिए नई आय का जरिया बना। इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हुई क्योंकि इथेनॉल ब्लेंड में रिसर्च ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, जो ईंधन की गुणवत्ता को सुधारता है। स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा, जीवन स्तर में बदलाव और कई अन्य फायदे हुए। इथेनॉल ब्लेंडिंग की चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा और महंगाई। FAO की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इथेनॉल बनाने के लिए खाद्य फसलों का ज्यादा इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। खासकर गरीब और कमजोर वर्ग के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे खाने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। पर्यावरण पर प्रभाव। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से बनता है, जो बहुत पानी खींचने वाली फसल है। इससे भूजल स्तर पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा गन्ने की खेती पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तकनीकी और गाड़ियों की लागत। पेट्रोल में 20% या उससे ज्यादा इथेनॉल मिलाने के लिए गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है, जो महंगा है। पुरानी गाड़ियां और दोपहिया वाहन इथेनॉल के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके पार्ट्स इसके अनुकूल नहीं हैं। ईंधन की दक्षता और गाड़ियों की स्थिति। इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, जिससे गाड़ियों का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। पुराने इंजनों में इथेनॉल मिश्रण के साथ हवा ईंधन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे गाड़ी चलाने और उत्सर्जन में समस्या हो सकती है। इथेनॉल पानी सोख लेता है, जिससे फ्यूल सिस्टम में रुकावट या खराबी का खतरा बढ़ता है। इथेनॉल की आपूर्ति। देश के हर हिस्से में इथेनॉल की उपलब्धता एक समस्या है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चा माल और उद्योगों की कमी या परिवहन की ज्यादा लागत के कारण इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू नहीं हुई। कुछ राज्यों ने इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 के संशोधित नियम लागू नहीं किए, जिससे इथेनॉल का अंतर्राज्य परिवहन मुश्किल है। इथेनॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लागत और परिवहन से होने वाला प्रदूषण भी एक चुनौती है। इथेनॉल को स्टोर करने के लिए मार्केटिंग टर्मिनल और डिपो में बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने वाली पहल। प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसका पूरा नाम है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। यह दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मदद देती है, ताकि कृषि अवशेषों से इथेनॉल बनाया जा सके। इथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजना। इस योजना का मकसद है डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स स्थापित करने में मदद करना, ताकि इथेनॉल उत्पादन बढ़े। GST में कमी। EBP प्रोग्राम के लिए इथेनॉल पर GST को 18% से घटाकर 5% किया गया है। हालांकि कच्चे इथेनॉल पर अभी भी 18% GST है। इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में संशोधन। इस संशोधन का उद्देश्य देश भर में इथेनॉल की आसान आवाजाही सुनिश्चित करना है, ताकि आपूर्ति की समस्या कम हो। CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम। हाल ही में घड़ियाल और स्लॉथ भालू को CSS IDWH के स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे इन लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में मदद मिलेगी। CSS IDWH स्कीम क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चलाता है। इसका मकसद है वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा और संरक्षण करना। इसका उद्देश्य। यह योजना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय मदद देती है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की रक्षा हो। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी वन्यजीवों की सुरक्षा हो। लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों को बचाने के लिए रिकवरी प्रोग्राम चलाए जाएं। अब तक 22 प्रजातियां इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जैसे स्नो लेपर्ड, एशियाटिक शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गंगा नदी की डॉल्फिन और अब घड़ियाल और स्लॉथ भालू को भी शामिल करने की सिफारिश हुई है। मुख्य हिस्से। इस योजना के 3 मुख्य हिस्से हैं। वन्यजीवों के रहने की जगह को बेहतर करना, बाघों की सुरक्षा और उनके आवासों का संरक्षण, हाथियों की घटती संख्या को बचाने और उनके आवासों की रक्षा करने के लिए। पहले बात करते हैं घड़ियाल की। घड़ियाल एक खास तरह का मगरमच्छ है। यह गहरे और तेज बहाव वाली नदियों में रहता है। ये भारत और नेपाल की नदियों में पाया जाता है, जैसे नेपाल की राप्ती नारायणी नदी और भारत में गंगा की सहायक नदियां गिरवा, सोन, रामगंगा, गंडक, चंबल और महानदी। घड़ियाल की खासियत क्या है? इसके दांत मछलियां पकड़ने के लिए बने हैं। इसका थूथन सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और लंबा होता है। नर घड़ियाल के थूथन के सिरे पर एक घड़े जैसी संरचना होती है, जिसे घड़ा कहते हैं। यह एकमात्र मगरमच्छ है जिसमें नर और मादा को देखकर अंतर समझा जा सकता है।
यह पानी में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला मगरमच्छ है, लेकिन घड़ियाल को खतरे भी हैं। बांध, बैराज और पानी का रास्ता बदलने से इसका घर खराब हो रहा है। इसका लंबा थूथन मछली पकड़ने के जाल में फंस जाता है, जिससे यह डूबकर मर सकता है। घड़ियाल की स्थिति बहुत गंभीर है। इसे IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी बहुत संकटग्रस्त माना गया है। साइट्स में यह अपेंडिक्स आई में है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शेड्यूल आई में शामिल है। घड़ियाल को बचाने के लिए क्या हो रहा है? 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू हुआ, जिसमें UNDP और FAO ने मदद की। इसके अलावा घड़ियाल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय घड़ियाल संरक्षण योजना भी चल रही है। अब बात करते हैं रीछ की, जिसे स्लॉथ बेयर कहते हैं। जंगलों और घास के मैदानों में रहता है। यह भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है? इसके लंबे नाखून और अजीब दांत इसे स्लॉथ जैसा बनाते हैं। इसका काला, झबरा कोट और लंबा थूथन होता है। यह दीमक और चींटियां खाने में माहिर है। यह अन्य भालुओं की तरह हाइबरनेट नहीं करता। यह अकेला रहता है और रात में ज्यादा सक्रिय होता है। यह बहुत फुर्तीला और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे आक्रामक जानवरों में से एक माना जाता है। रीछ को भी खतरे हैं। जंगल कटने और इंसानों से टकराव के कारण इनका घर खराब हो रहा है। इनकी वैश्विक आबादी 20,000 से भी कम है। रीछ की स्थिति IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल यानी असुरक्षित है। यह साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल आई में शामिल है। रीछ को बचाने के लिए कर्नाटक में दारोजी स्लॉथ बेयर सैंक्चुअरी बनाई गई है, जो एशिया का पहला रीछ अभयारण्य है। कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 2025 में साइट्स अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह समझौता वन्यजीवों और पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। साइट्स क्या है? 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बैठक में इसकी शुरुआत हुई और 1975 में यह लागू हुआ। उद्देश्य: यह एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी जीवित रहने की क्षमता को खतरे में न डाले। यह आयात, निर्यात और पुनः निर्यात पर नियंत्रण रखता है, जिसके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम का उपयोग होता है। सचिवालय: साइट्स का सचिवालय UNEP द्वारा संचालित होता है और यह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN इस सचिवालय को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता देता है। सदस्य: इसमें 185 देश या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन शामिल हैं। भारत ने 1976 में इसे स्वीकार किया। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता। हर देश इसे अपने कानूनों के जरिए लागू करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज: यह साइट्स का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है। 1981 में COP3 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। साइट्स ट्रेड डेटाबेस: इसे UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा साइट्स सचिवालय के लिए प्रबंधित किया जाता है। यह वन्यजीव व्यापार का रिकॉर्ड रखता है। साइट्स की मुख्य पहल: अपेंडिक्स के जरिए संरक्षण। साइट्स 40,000 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियों को अपने अपेंडिक्स के जरिए संरक्षित करता है। अपेंडिक्स 1 सबसे ज्यादा लुप्तप्राय प्रजातियां, जिनका व्यापार लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अपेंडिक्स 2 ऐसी प्रजातियां जिनका व्यापार नियंत्रित है। अपेंडिक्स 3 ऐसी प्रजातियां जिन्हें कुछ देशों ने संरक्षण के लिए चुना है। माइक प्रोग्राम: इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यह हाथियों की अवैध हत्या के रुझानों को ट्रैक करता है, ताकि बेहतर प्रबंधन और कानून लागू किए जा सकें। भारत में माइक साइट्स चिरांगरीपु एलिफेंट रिजर्व और दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। स्ट्रेटेजिक विजन 2021 से 2030। यह साइट्स को गाइड करता है ताकि वन्यजीव व्यापार वैश्विक जैव विविधता और सतत विकास लक्ष्यों को सपोर्ट करे। साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोग्राम: यह सूचीबद्ध पेड़ों की प्रजातियों के टिकाऊ और वैध व्यापार को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम 2010। यह वन्यजीव और वन अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित सहायता देता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर: हाल ही में 30 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इस भूकंप ने रूस और जापान के तटीय इलाकों में सुनामी लहरें पैदा की। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूकंप शैलो रिवर्स फॉल्टिंग के कारण आया। रिवर्स फॉल्टिंग तब होती है जब पृथ्वी की परत का एक हिस्सा संपीड़न बल के कारण दूसरे हिस्से के ऊपर चढ़ जाता है। उथली का मतलब है कि यह टूटन पृथ्वी की सतह के करीब हुई। इससे तेज भूकंपीय हलचल, शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स, सुनामी और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है। इस भूकंप के बाद क्ल्यूचेवस्कॉय ज्वालामुखी भी फट पड़ा और 35 से ज्यादा आफ्टरशॉक्स दर्ज किए गए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है?
इसे सरकमपेसिफिक बेल्ट भी कहते हैं। यह घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। यह दुनिया का सबसे भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों वाला क्षेत्र है। इसके आंकड़े, यह दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है। दुनिया के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। स्थान और विस्तार, यह 40,000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर को घेरता है। यह कई टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं को छूता है, जैसे पैसिफिक प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नास्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपीन प्लेट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की विशेषताएं, यह क्षेत्र घोड़े की नाल के आकार में प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। यहाँ पहाड़, द्वीप समूह और गहरी समुद्री खाइयां बनी हैं। उदाहरण मरियाना ट्रेंच, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, इस क्षेत्र में दुनिया की 40% से ज्यादा भूतापीय ऊर्जा मौजूद है। यह ऊर्जा पृथ्वी की गर्मी से मिलती है, जिसका उपयोग बिजली बनाने में हो सकता है। खनिज संसाधन, यहाँ सोना, तांबा, मोलिब्डेनम जैसे मूल्यवान खनिजों के भंडार हैं। ये खनिज उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृषि महत्व, ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह चावल, कॉफी जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार बार भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां क्यों होती हैं? सबडक्शन जोन, रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर एक दूसरे से टकराती हैं, जिन्हें सबडक्शन जोन कहते हैं। यहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। धंसी हुई चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनाती हैं, जो सतह के पास ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बनता है। उदाहरण न्यूजीलैंड के पास टॉपो ज्वालामुखी क्षेत्र, जहां घनी पैसिफिक प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे धंस रही है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट जोन, कुछ जगहों पर प्लेट्स एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस खिसकने से शक्तिशाली भूकंप आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी गतिविधियां कम होती हैं। मिडोशनिक रिज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं, जिससे समुद्री तल का विस्तार और रिफ्ट वैली बनती हैं। उदाहरण ईस्ट पैसिफिक राइज, जहां पैसिफिक प्लेट कोकोस, नास्का और अंटार्कटिक प्लेट्स से अलग हो रही है। यहाँ ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते हैं। हॉटस्पॉट्स, पृथ्वी के मेंटल में कुछ क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं। यहाँ गर्मी चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बनाती है, जो सतह पर दरारों के जरिए निकलकर ज्वालामुखी बनाता है। उदाहरण हवाई द्वीप समूह, जो हॉटस्पॉट के कारण बने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025, यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में कितनी प्रगति कर रही है। यह गरीबी, भूख, शिक्षा, पर्यावरण और शांति जैसे क्षेत्रों में प्रगति और चुनौतियों को दर्शाती है। नोट, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 से अलग है, जो एसडीजी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर द्वारा जारी की जाती है। मुख्य हाइलाइट्स, गोल 1, गरीबी उन्मूलन। 2025 में दुनिया की 8.9% आबादी अभी भी अत्यधिक गरीबी में जी रही है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग अभी भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गोल 2, शून्य भूख। 2023 में दुनिया में हर 11 में से एक व्यक्ति को भूख का सामना करना पड़ा, यानी लगभग 73 करोड़ लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। गोल 4, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2015 के बाद 11 करोड़ बच्चों और युवाओं ने स्कूल में दाखिला लिया है, लेकिन 2023 में 27.2 करोड़ बच्चे और युवा अभी भी स्कूल से बाहर हैं। गोल 5, लैंगिक समानता। वैश्विक स्तर पर महिलाएं प्रबंधकीय पदों में 1/3 से भी कम हैं, यानी लैंगिक समानता में अभी बहुत काम करना बाकी है। गोल 8, सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर 5.0% पर पहुंच गई, लेकिन 58% कर्मचारी अभी भी अनौपचारिक रोजगार में हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा कम होती है। गोल 10, असमानताएं कम करना। 2024 में 57% कार्यशील आयु के लोग रोजगार में थे, लेकिन असमानताएं अभी भी बहुत हैं, खासकर गरीब और अमीर देशों के बीच। गोल 11, सस्टेनेबल शहर और समुदाय। दुनिया में 3 अरब लोग किफायती आवास की कमी से जूझ रहे हैं। 1.12 अरब लोग झुग्गी झोपड़ियों या अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। गोल 13, जलवायु कार्रवाई। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा, जो औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। गोल 16, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 2024 में लगभग 50,000 लोग संघर्षों में मारे गए। 12.32 करोड़ लोग जबरन विस्थापित हुए, जो एक रिकॉर्ड है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। एनआईएफ क्या है? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बनाया है। यह 2030 एजेंडा के 17 एसडीजीज और 169 टारगेट्स की प्रगति को राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटर करने का आधार है। इसे मंत्रालयों, यूएन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर तैयार किया गया है।
एनआईएफ प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 की मुख्य हाइलाइट्स। जीरो हंगर, कृषि उत्पादकता में सुधार हुआ है। प्रति श्रमिक आय 2015 से 16 में 61,247 रुपए थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर 94,110 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि किसानों की आय बढ़ी, जो भूख और गरीबी कम करने में मदद करता है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल तक पहुंच 2015 से 16 में 94.57% थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर 99.62% हो गई। इससे गांवों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ी, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छ ऊर्जा। कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2015 से 16 में 16.02% से बढ़कर 2024 से 25 में 22.13% हो गया। प्रति व्यक्ति नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2014 से 15 में 64.04 वाट से बढ़कर 2024 से 25 में 156.31 वाट हो गई। सम्मानजनक काम और आर्थिक विकास। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2016 में 22% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया। इससे ज्यादा लोगों को सामाजिक योजनाओं का लाभ मिला, जैसे पेंशन और बीमा। उद्योग और नवाचार। 2005 से 2020 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई। इसका मतलब है कि भारत का आर्थिक विकास अब अधिक पर्यावरण अनुकूल हो रहा है। असमानताएं कम करना। गिनी कोएफिशिएंट ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 से 12 में 0.283 से घटकर 2023 से 24 में 0.237 हुआ। शहरी क्षेत्रों में 2011 से 12 में 0.363 से घटकर 2023 से 24 में 0.284 हुआ। इससे पता चलता है कि भारत में आय की असमानता कम हो रही है। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। कचरे का प्रसंस्करण 2015 से 16 में 17.97% से बढ़कर 2024 से 25 में 80.7% हो गया। इससे कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है। धरती पर जीवन। वन क्षेत्र 2015 में 21.34% से बढ़कर 2023 में 21.76% हो गया। इससे जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिली है। ड्राफ्ट रूल्स फॉर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इशूड। 2025 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी किए। ये नियम भारत के पेरिस समझौते और यूएनएफसीसी के तहत जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट ने भारत की वैश्विक जलवायु वित्त और कार्बन प्राइसिंग में बढ़ती भूमिका को सराहा है। ड्राफ्ट नियम क्या है? यह प्रति यूनिट उत्पादन या प्रोडक्ट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष की मात्रा को दर्शाता है। 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी जीएचजी उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। यह नियम एल्यूमिनियम, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों पर लागू होंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन उत्सर्जन लक्ष्यों को तय करेगा। अगर कोई इकाई लक्ष्य पूरा नहीं करती, तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वित्तीय दंड देना होगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या है? लक्ष्य: कार्बन प्राइसिंग के जरिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 ने केंद्र सरकार को बी के साथ मिलकर सीसीटीएस लागू करने की शक्ति दी है। मुख्य तत्व: अनुपालन तंत्र। जिन इकाइयों का उत्सर्जन उनके लक्ष्य से कम होगा, उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे। जो लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें क्रेडिट खरीदने होंगे या दंड भुगतना होगा। स्वैच्छिक ऑफसेट तंत्र। अन्य क्षेत्रों को जीएचजी उत्सर्जन कम करने, हटाने या रोकने के प्रोजेक्ट्स के लिए पंजीकरण करने की अनुमति है। बदले में उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे। प्रशासक: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नियामक: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कार्बन ट्रेडिंग को नियंत्रित करता है। महत्व: यह भारतीय कार्बन मार्केट की नींव रखता है। यह भारत के यूएनएफसीसी और पेरिस समझौते के तहत 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने के लक्ष्य को सपोर्ट करता है। न्यू रूल्स फॉर कंटैमिनेटेड साइट मैनेजमेंट नोटिफाइड। 2025 में मोईएफसीसी ने पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित किया। ये नियम भारत में पहली बार प्रदूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और सफाई के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। यह पुराने प्रदूषण को संबोधित करता है और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करता है। प्रदूषित स्थल क्या हैं? प्रदूषित स्थल वे स्थान हैं जहां पहले खतरनाक कचरे का निपटान किया गया, जिससे मिट्टी, भूजल और सतही जल प्रदूषित हो गया। उदाहरण: पुराने लैंडफिल, रासायनिक कचरे के डंप या औद्योगिक स्पिल साइट्स। ये स्थल मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। नियमों की मुख्य बातें शामिल: प्रदूषक:
नियम 189 खतरनाक पदार्थों को कवर करते हैं, जो खतरनाक और अन्य कचरा नियम 2016 में सूचीबद्ध हैं। अपवर्जन। ये नियम रेडियोधर्मी कचरे, खनन, समुद्री तेल रिसाव और ठोस कचरा डंप से होने वाले प्रदूषण पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन्हें अलग कानूनों के तहत नियंत्रित किया जाता है। प्रतिक्रिया स्तर। कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रदूषण की सीमा तय की गई है। प्रदूषित स्थल प्रबंधन। साइट की पहचान। स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन को हर 6 महीने में संदिग्ध प्रदूषित स्थलों की जानकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। साइट का मूल्यांकन। एसपीसीबी संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेगा और संभावित प्रदूषित स्थलों की सूची बनाएगा। यह सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी। प्रारंभिक मूल्यांकन 90 दिनों में और विस्तृत जांच अगले 90 दिनों में होगी। प्रदूषक की पहचान। एसपीसीबी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या इकाई की पहचान करेगा। अगर जमीन बिक चुकी है तो नया मालिक जिम्मेदार होगा। सफाई योजना। प्रदूषक को स्वीकृत एजेंसी के माध्यम से सफाई योजना लागू करनी होगी और उसका खर्च उठाना होगा। अगर प्रदूषक की पहचान नहीं होती तो एसपीसीबी सफाई योजना लागू करेगा। मूल्यांकन और सफाई के लिए फंडिंग। प्रारंभिक मूल्यांकन का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन कर सकती है। अगर प्रदूषक मिल जाता है तो उसे 3 महीने के अंदर यह लागत चुकानी होगी। दंड। अगर प्रदूषक सफाई में विफल रहता है, खासकर अगर इससे स्वास्थ्य को खतरा है, तो एसपीसीबी वित्तीय दंड लगा सकता है। अगर प्रदूषण से जानमाल का नुकसान होता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आपराधिक दायित्व लागू होगा। स्वैच्छिक सफाई। कोई भी व्यक्ति केंद्रीय सुधार समिति को स्वैच्छिक सफाई का प्रस्ताव दे सकता है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिलीज। 15 जुलाई 2025 को नैरोबी, केन्या में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट लॉन्च हुई। यह रिपोर्ट रामसर कन्वेंशन के सचिवालय ने जारी की है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 क्या है? यह एक ऐसी रिपोर्ट है जो दुनिया भर के वेटलैंड्स की स्थिति, उनके महत्व और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदमों के बारे में बताती है। मुख्य बिंदु। वेटलैंड्स का दायरा दुनिया भर में 1800 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं। अंतर्देशीय मीठे पानी, तटीय और समुद्री वेटलैंड्स, यानी ये पृथ्वी की सतह का करीब 6% हिस्सा कवर करते हैं। वेटलैंड्स का नुकसान। 1970 से अब तक 22% वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं, यानी 411 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड्स खो गए, जो हर साल 0.52% की दर से कम हो रहे हैं। खराब स्थिति। खासकर निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में वेटलैंड्स की हालत बहुत खराब है। अफ्रीका के वेटलैंड्स दुनिया में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में हैं। रामसर कन्वेंशन और किलोमीटर GBF। रामसर कन्वेंशन के लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। GBF को 2022 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था। यह एक गैर बाध्यकारी ढांचा है जो जैव विविधता की रक्षा के लिए 23 लक्ष्य देता है, जैसे 30% जमीन और समुद्र को 2030 तक संरक्षित करना। वेटलैंड्स को खतरा। वेटलैंड्स को अनियोजित शहरीकरण, तेजी से औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास और आक्रामक प्रजातियां से खतरा है। यूरोप में सूखा भी एक बड़ा कारण है। बेहतरीन उदाहरण रीजन फ्लाईवे इनिशिएटिव। यह एशिया में $3 बिलियन की साझेदारी है जो 140 से ज्यादा वेटलैंड्स को बहाल कर रही है। ये वेटलैंड्स 50 मिलियन प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए जरूरी हैं। यह कंबोडिया और चीन जैसे देशों में शुरू हो चुका है। सेशल्स का ब्लू बॉन्ड। सेशल्स ने दुनिया का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड जारी किया, जो वेटलैंड्स और समुद्री संरक्षण के लिए फंड जुटाने का एक नया तरीका है। आगे की राह। रिपोर्ट में वेटलैंड्स की रक्षा के लिए कुछ जरूरी कदम सुझाए गए हैं। वेटलैंड्स को प्राकृतिक पूंजी लेखांकन में शामिल करना, ताकि उनकी कीमत समझी जाए। वेटलैंड्स पानी को स्टोर करने, साफ करने और नियंत्रित करने में अहम हैं। इसे पहचानना जरूरी है। ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उपकरणों के जरिए वेटलैंड्स के लिए फंड जुटाना। उत्तराखंड टू असेस टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल जिले में पहली बार पर्यटक वहन क्षमता का सर्वे शुरू किया है। इसका उद्देश्य है नैनीताल, भवाली और कैंची धाम जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों को अनियंत्रित पर्यटन, वाहनों की भीड़ और जनसंख्या के दबाव से बचाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाना। सितंबर 2024 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि नैनीताल जिले को वहन क्षमता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। यह सर्वे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जो पीक और ऑफ पीक सीजन में पर्यटकों की संख्या, वाहनों की आवाजाही और आतिथ्य क्षमता का आकलन करेगा, जिसमें CCTV मॉनिटरिंग की मदद ली जाएगी। वहन क्षमता क्या है? वहन क्षमता का मतलब है कि कोई क्षेत्र अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कितनी आबादी को सहन कर सकता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यह जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर करती है। जैविक कारक जैसे वनस्पति, जल विज्ञान और वन्यजीव।
अजैविक कारक जैसे भू-आकृति, जलवायु और मिट्टी। आकलन के दो प्रमुख दृष्टिकोण। प्लैनेटरी बाउंड्रीज दृष्टिकोण। यह पर्यावरणीय संकटों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, भूमि क्षरण, प्रदूषण और जल संकट के संदर्भ में लागू होता है। यह उन सीमाओं की पहचान करता है जिनके पार मानव गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकती हैं। बायोकैपेसिटी ओवरशूट दृष्टिकोण। यह एक सस्टेनेबिलिटी मीट्रिक है जो बताता है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक उत्पादकता को कुछ महीनों में ही खपत कर लेते हैं। उदाहरण अर्थ ओवरशूट डे, जब हम पृथ्वी की एक साल की संसाधन क्षमता को खत्म कर देते हैं। आईसीजे डिलीवर्स डिसीजन ऑन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। 2025 में आईसीजे ने जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक परामर्शी राय दी जिसे वानुअतु ने शुरू किया और 130 से अधिक देशों ने समर्थन किया। यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2023 में पारित प्रस्ताव पर आधारित है जिसमें आईसीजे से 2 सवाल पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देशों की जलवायु प्रणाली और पर्यावरण को मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचाने की क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर देश इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते और जलवायु या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके कानूनी परिणाम क्या होंगे, खासकर छोटे द्वीपीय देशों के लिए। आईसीजे के फैसले की मुख्य बातें। स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण एक मानव अधिकार है। आईसीजे ने कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण एक मानव अधिकार है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे समझौतों से जुड़ा है। देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्रवाई करनी होगी ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा हो। देशों का उत्सर्जन सीमित करने का दायित्व। देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को रोकना होगा। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक पूर्व स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य पूरा करना बाध्यकारी है। इसके लिए देशों को पर्याप्त योगदान देना होगा, जैसे राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को मजबूत करना और उत्सर्जन कम करने के उपाय करना। आईसीजे ने यह भी कहा कि यह दायित्व न केवल उत्सर्जन पर लागू होता है बल्कि जीवाश्म ईंधन उत्पादन और सब्सिडी पर भी लागू होता है। गैर अनुपालन के कानूनी परिणाम। अगर कोई देश इन दायित्वों को पूरा नहीं करता तो उसे कानूनी जिम्मेदारी लेनी होगी। उसे गलत कार्य को रोकना होगा, जैसे अपर्याप्त एनडीसीज को सुधारना। उसे गैर दोहराव की गारंटी देनी होगी, यानी भविष्य में ऐसी गलतियां न करने का वादा करना। उसे पूर्ण मुआवजा देना पड़ सकता है, जैसे जलवायु क्षति से प्रभावित देशों को वित्तीय या तकनीकी सहायता देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आईसीजे की स्थापना 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसका काम देशों के बीच विवाद सुलझाना और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों को सलाह देना है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल तभी मामले सुनता है जब कोई देश इसे मांगे। इसमें 15 स्वतंत्र जज होते हैं जिन्हें 9 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद चुनते हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में शांति महल में है। यह 193 सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाने वाली विश्व अदालत है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। एडीटी स्कीम लॉन्च। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स स्कीम को 15 जुलाई 2025 को पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। यह भारत के एमएसएमईज को ऊर्जा खपत को 30 से 50% तक कम करने, उत्पादन दक्षता बढ़ाने और हरित ऊर्जा कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। यह भारत के नेट जीरो और विकसित भारत लक्ष्यों को सपोर्ट करती है। एडीटी स्कीम क्या है? मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री, प्रशासक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। लक्ष्य, एमएसएमईज को ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और पर्यावरण को लाभ हो। अवधि 3 साल। बजट 1000 रुपये करोड़। 875 रुपये करोड़ ब्याज सब्सिडी के लिए, 50 रुपये करोड़ ऊर्जा ऑडिट के लिए, 75 रुपये करोड़ कार्यान्वयन सहायता के लिए। लक्षित क्षेत्र 14 ऊर्जा घन क्षेत्र जैसे पीतल, ईंट, सिरेमिक, रसायन, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण, फोर्जिंग, फाउंड्री, कांच और रिफ्रैक्टरी, चमड़ा, कागज, फार्मा, स्टील, रीरोलिंग, टेक्सटाइल। पात्र उद्यम। उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमईज। लागू की गई तकनीकों से कम 10% ऊर्जा बचत दिखानी होगी। कार्यान्वयन का तरीका। पहला चरण 60 औद्योगिक क्लस्टर, दूसरा चरण अतिरिक्त 100 क्लस्टर। स्कीम के मुख्य घटक। ब्याज सब्सिडी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए 5% ब्याज सब्सिडी। मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 3% ब्याज सब्सिडी। यह ऊर्जा कुशल तकनीकों के लिए लोन लेने में मदद करता है। प्रोजेक्ट कार्यान्वयन को सुगम बनाना। निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट एमएसएमईज को यह समझने में मदद की वे कहाँ ऊर्जा बचा सकते हैं। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऊर्जा कुशल तकनीकों को लागू करने की योजना तैयार करना। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन। यह सुनिश्चित करना कि लागू तकनीकें वास्तव में ऊर्जा बचा रही हैं। तकनीकी और वित्तीय सहायता। बी ने सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर्स और एक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर फर्मों को शामिल किया है। ये विशेषज्ञ एमएसएमईज को ऊर्जा बचत के अवसरों की पहचान और प्रोजेक्ट्स लागू करने में मदद करते हैं। डिजिटल सहायता।
एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है जो आवेदन और वित्तीय सहायता को आसान बनाता है। चेंजिंग नेचर ऑफ फ्लड्स। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने देश भर के 170 से अधिक निगरानी स्टेशनों के डेटा का विश्लेषण करके पाया कि भारत में नदी बाढ़ की तीव्रता, आकार और समय बदल रहा है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की का यह अध्ययन हाइड्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ। यह भारत के लिए पहला ऐसा व्यापक अध्ययन है जो 40 साल के डेटा 1970 से 2010 का उपयोग करता है। यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव और मानव गतिविधियों जैसे बांध निर्माण के प्रभावों को दर्शाता है। यह SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 11 सतत शहर और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन की मुख्य बातें। बाढ़ की तीव्रता में कमी। 74% स्टेशनों ने दिखाया कि बाढ़ की तीव्रता कम हो रही है, जबकि 26% स्टेशनों पर यह बढ़ रही है। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता में कमी देखी गई। क्षेत्र विशिष्ट निष्कर्ष। पश्चिमी और मध्य गंगा बेसिन में मानसून बाढ़ में हर दशक 17% की कमी, क्योंकि मानसून बारिश में कमी। मिट्टी की नमी में कमी। नर्मदा बेसिन में बांध निर्माण के कारण बाढ़ की तीव्रता में लगातार कमी। मराठवाड़ा क्षेत्र में मानसून में नदी प्रवाह 8% कम। प्री मानसून में 31% की कमी। प्री मानसून बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि। मालाबार तट में प्री मानसून बाढ़ की तीव्रता हर दशक 8% बढ़ रही है। इसका कारण प्री मानसून बारिश में वृद्धि। प्रभावित नदियां चलियार, पेरियार और भरतपुझा। यह जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा पैटर्न का संकेत है। बाढ़ के समय में बदलाव। ऊपरी गंगा बेसिन में बाढ़ अब देर से आ रही है। मध्य भारत में बाढ़ जल्दी आ रही है। दक्षिणी भारत में सामान्य रूप से बाढ़ बाद में आ रही है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून और मानव गतिविधियां। सी फ्लड, अ यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम इनॉगरेटेड। हाल ही में 2 जुलाई 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में सी फ्लड का उद्घाटन किया। यह भारत के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सिस्टम बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करेगा। भारत में 32.9 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर यानी 12% हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ सकता है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है और बाढ़ से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए सी फ्लड जैसे सिस्टम की जरूरत है। सी फ्लड क्या है? यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान देता है। यह गांव के स्तर तक बाढ़ की जानकारी देता है, यानी हमें पहले से पता चल जाएगा कि किन इलाकों में बाढ़ आ सकती है। यह सिस्टम बहुत ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग कहते हैं। इससे बाढ़ की स्थिति को सटीक तरीके से समझा जा सकता है। यह बाढ़ के नक्शे और पानी के स्तर की भविष्यवाणी देता है, ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें। सी फ्लड को कई महत्वपूर्ण संगठनों ने मिलकर बनाया है। इसमें शामिल हैं CDAC पुणे, जो तकनीकी विकास में मदद करता है। सेंट्रल वाटर कमीशन, जो बाढ़ की चेतावनी देने का काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय, जो पानी और नदियों से जुड़े काम देखता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो सैटेलाइट से जानकारी जुटाता है। यह सिस्टम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका मकसद भारत को सुपर कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर चला रहे हैं। अभी सी फ्लड महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों में काम कर रहा है। भविष्य में इसे पूरे भारत की सभी नदियों के लिए विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सी फ्लड के पूर्वानुमान को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इमरजेंसी रिस्पांस पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि आपदा प्रबंधन की टीमें तेजी से काम कर सकें। रिक्लेम फ्रेमवर्क। हाल ही में 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने रिक्लेम फ्रेमवर्क को लॉन्च किया। यह भारत के लिए पहला ऐसा कदम है जो खदानों के बंद होने को नुकसान की जगह अवसर में बदलता है। रिक्लेम फ्रेमवर्क एक ऐसा ढांचा है जो खदानों के बंद होने के दौरान और बाद में समुदाय के साथ मिलकर काम करने का रास्ता दिखाता है। इसे कोयला मंत्रालय के तहत कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब खदानें बंद हों तो न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा हो, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आजीविका भी बनी रहे। यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय के लोग, खासकर महिलाएं और कमजोर वर्ग, इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। साथ ही यह पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वेदर डेरिवेटिव्स। 26 जून 2025 को NCDEX और IMD ने एक समझौता साइन किया, जिसके तहत ये डेरिवेटिव्स विकसित किए जाएंगे। भारत में पहली बार मौसम डेरिवेटिव्स लॉन्च होने जा रहे हैं। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बारिश पर आधारित डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करने का फैसला किया है।
इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव्स किसानों और संबंधित क्षेत्रों को अनियमित बारिश, गर्मी की लहरें या असामान्य मौसम जैसे जोखिमों से बचाने में मदद करेंगे। मौसम डेरिवेटिव्स क्या हैं? ये आम डेरिवेटिव्स से अलग हैं, जो शेयर या कमोडिटी जैसे वित्तीय संपत्तियों पर आधारित होते हैं। मौसम डेरिवेटिव्स मौसम के पैमानों जैसे बारिश या तापमान पर आधारित होते हैं। इन्हें एक खास मौसम इंडेक्स से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में बारिश तय सीमा से कम या ज्यादा होती है, तो यह डेरिवेटिव्स उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यह कैसे काम करता है? NCDEX और IND मिलकर बारिश पर आधारित डेरिवेटिव्स बनाएंगे, जिसमें IND के पुराने और रियल टाइम मौसम डेटा का इस्तेमाल होगा। ये डेरिवेटिव्स खास मौसम और खास इलाकों के लिए होंगे, जैसे मानसून के समय किसी जिले में बारिश की मात्रा। डेटा पूरी तरह से वैज्ञानिक और सत्यापित होगा, ताकि इस पर भरोसा किया जा सके। इसका फायदा किसे होगा? किसानों को। अगर बारिश कम या ज्यादा हो तो फसल के नुकसान से बचने के लिए यह डेरिवेटिव्स पैसे दे सकते हैं। कृषि से जुड़े व्यापारियों को मौसम की वजह से फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाव होगा। परिवहन और अन्य क्षेत्रों को मौसम की वजह से होने वाली परेशानियों जैसे बाढ़ या सूखा से निपटने में मदद मिलेगी। वैश्विक संदर्भ। दुनिया भर में मौसम डेरिवेटिव्स 1990 के दशक से इस्तेमाल हो रहे हैं, खासकर अमेरिका और यूरोप में। भारत अब इस दिशा में पहला बड़ा कदम उठा रहा है। ये डेरिवेटिव्स एक इनकम्प्लीट मार्केट का हिस्सा हैं, क्योंकि मौसम की कीमत बाजार में तय नहीं होती, बल्कि यह डेटा पर आधारित होती है। ह्यूमन मेड डैम्स हैव शिफ्टेड अर्थ्स पोल्स। यह अध्ययन 2025 में प्रकाशित हुआ, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि 1835 से लेकर अब तक बांधों ने TPW में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खासकर बड़े पैमाने पर बांधों का निर्माण, जैसे कि एशिया और अन्य जगहों पर, इस बदलाव का बड़ा कारण है। TPW का मतलब है कि पृथ्वी का ठोस हिस्सा, यानी उसकी सतह, और मेंटल, इसके तरल बाहरी कोर के चारों ओर थोड़ा घूम जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने घूर्णन का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, जब उसका द्रव्यमान अलग अलग जगहों पर बंट जाता है। प्राकृतिक कारण। पहले TPW को ग्लेशियरों के पिघलने, बर्फ की चादरों के पिघलने, टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने और समुद्र की लहरों जैसे प्राकृतिक कारणों से जोड़ा जाता था। बांध TPW को कैसे प्रभावित करते हैं? बांधों में बहुत सारा पानी जमा होता है, जो सामान्य रूप से समुद्रों में होता। जब इतना पानी समुद्र से हटकर जमीन पर जमा होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है। इससे पृथ्वी का घूर्णन अक्ष थोड़ा बदल जाता है। अध्ययन कहता है कि यह बदलाव एक समान नहीं है। यह बांधों के आकार और उनकी जगह पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बड़े बांध जैसे भाखड़ा नंगल या थ्री गॉर्जेस डैम का असर ज्यादा हो सकता है। ध्रुवों के खिसकने का प्रभाव क्या है? ध्रुवों के खिसकने से सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष टेलीस्कोप को सही दिशा में रहने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वे पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी के दिन थोड़े लंबे हो रहे हैं और यह बदलाव तेज हो रहा है। इसका मतलब है कि एक दिन में कुछ माइक्रोसेकंड की बढ़ोतरी हो रही है। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। 22 जुलाई 2025 को VFEX ने 10 साल पूरे किए। इस मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन ने IITM पुणे में VFEX और सफर कंट्रोल रूम का दौरा किया। VFEX क्या है? VFEX एक अनोखा और दुनिया के कुछ लंबे समय तक चलने वाले खुले मैदानी प्रयोगों में से एक है, जो सिर्फ कोहरे पर केंद्रित है। यह उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान होने वाले घने कोहरे का अध्ययन करता है, जो हवाई, रेल और सड़क यातायात को बुरी तरह प्रभावित करता है। कब और कहां शुरू हुआ? VFEX को 2015 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू किया गया था। यह भारत का सबसे व्यस्त और कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित हवाई अड्डा है। अब यह प्रयोग नोएडा के जेवर हवाई अड्डे और हरियाणा के हिसार तक फैल चुका है। कौन चला रहा है? यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा चलाया जा रहा है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी सहयोग दे रहे हैं। उद्देश्य क्या है? VFEX का मुख्य लक्ष्य है कोहरे की सटीक भविष्यवाणी करना, जैसे कोहरा कब शुरू होगा, कितना घना होगा, कितनी देर रहेगा और कब खत्म होगा। यह अगले 6 घंटों के लिए नाउकास्टिंग और लंबे समय के लिए फोरकास्टिंग को बेहतर करता है। इससे हवाई अड्डों, रेलवे और सड़क परिवहन को सुरक्षित और सुचारू बनाने में मदद मिलती है। कैसे काम करता है? VFEX ने उन्नत उपकरण जैसे माइक्रोमेटियोरोलॉजी टावर, सीलोमीटर और हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर लगाए हैं। ये तापमान, नमी, हवा, मिट्टी की गर्मी और एरोसोल जैसे डेटा इकट्ठा करते हैं। इससे कोहरे के बनने और खत्म होने की प्रक्रिया को समझने में मदद मिली है। इसका मॉडल 85% से ज्यादा सटीकता के साथ घने कोहरे की भविष्यवाणी करता है। करियाचल्ली आइलैंड। 2 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि 8,500 मॉड्यूल्स की तैनाती 45 दिनों में पूरी होगी, यानी सितंबर 2025 तक।
यह तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क में स्थित 21 निर्जन द्वीपों में से एक है। यह रामेश्वरम और थूथुकुड़ी के बीच दक्षिण पूर्वी तट पर बसा है। गल्फ ऑफ मन्नार भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से एक है, जो समुद्री जैव विविधता का खजाना है। त्रिशोर प्रोजेक्ट क्या है? तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सस्टेनेबली हार्नेसिंग ओशन रिसोर्सेस नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य करियाचली द्वीप को बचाना और इसकी समुद्री जैव विविधता को पुनर्जनन करना है। यह प्रोजेक्ट अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें विश्व बैंक भी सहयोग दे रहा है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। चेनाब रिवर। चेनाब नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हाल ही में फॉरेस्ट सलाहकार समिति ने साबलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए चेनाब नदी पर जंगल की जमीन इस्तेमाल करने की शुरुआती मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 6 बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत को सिंधु नदी के पानी का बेहतर उपयोग करने में मदद करेगा। अब चलिए चेनाब नदी के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास से। ये पास बहुत ऊंचा है और यहाँ से 2 धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ये दोनों धाराएं पास के अलग अलग तरफ से शुरू होकर मिलती हैं और चेनाब नदी बनाती हैं। चेनाब घाटी एक खास जगह है, जो महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनी है। ये घाटी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है। चेनाब नदी में कई छोटी नदियां मिलती हैं, जैसे मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मरुसुदर और लिद्रारी। ये सभी नदियां चेनाब को और शक्तिशाली बनाती हैं। पुराने समय में वैदिक काल में इस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग इसे अश्किनी या इस्कमती भी कहते थे। टोकरा आइलैंड्स। तोकारा द्वीप जापान के दक्षिण में, क्यूशु द्वीप के पास और अमामी द्वीपों के उत्तर में बने एक द्वीप समूह है। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जो बहुत सुंदर लेकिन भूकंप के लिए संवेदनशील है। हाल ही में वहां 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा भूकंप आए हैं। सबसे बड़ा भूकंप 3 जुलाई 2025 को 5.5 तीव्रता का था। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सुनामी की चेतावनी भी नहीं दी गई। जापान दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वाले देशों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर बसा है, जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर हैं। इस वजह से जापान में हर साल करीब 1500 भूकंप आते हैं। ज्यादातर भूकंप छोटे होते हैं, लेकिन तोकारा द्वीपों में इस बार भूकंपों की संख्या असामान्य है। तोकारा द्वीपों में तोशिमा गांव भी है, जो जापान का सबसे लंबा गांव है। ये गांव कई छोटे द्वीपों में फैला हुआ है। भूकंपों की वजह से यहाँ के कुछ गेस्ट हाउस बंद कर दिए गए हैं, ताकि स्थानीय लोगों के लिए आश्रय बनाया जा सके। बित्रा आइलैंड। हाल ही में लक्षद्वीप प्रशासन ने बित्रा द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिए लेने पर विचार शुरू किया है। 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि बित्रा की पूरी जमीन को रक्षा और रणनीतिक एजेंसियों को सौंपा जा सकता है, क्योंकि ये द्वीप रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन स्थानीय लोगों और सांसद हमदुल्ला सईद ने इसका विरोध किया है, क्योंकि इससे 105 परिवारों का विस्थापन हो सकता है और मछुआरों की आजीविका प्रभावित होगी। चलो अब बित्रा द्वीप के बारे में जानते हैं। ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा बस्ती वाला द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.105 वर्ग किलोमीटर है। ये अरब सागर में अगत्ती द्वीप के पास स्थित है। इसकी जलवायु को कोपेनगीगर सिस्टम में आओ यानी उष्णकटिबंधीय सवाना कहा जाता है। यहाँ सालाना औसतन 1600 मिलीमीटर बारिश होती है, जो इसे हरा भरा बनाती है। लक्षद्वीप के बारे में भी थोड़ा जान लें। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 36 मूंगा द्वीप हैं। ये द्वीप अरब सागर में बने हैं और इनकी मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं एटोल, लैगून और रीफ। ये द्वीप प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट को हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये भारत और अमेरिका का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक खास तरह का सैटेलाइट है जो एल और बैंड रडार का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि ये धरती की तस्वीरें ले सकता है, चाहे दिन हो या रात, बादल हो या साफ मौसम। ये सैटेलाइट पूरी तरह से पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर सकता है। आसान भाषा में ये धरती की सतह, जंगल, पहाड़ और समुद्र की बहुत सटीक जानकारी देता है। निसार को नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। नासा ने इसमें बैंड रडार, जीपीएस रिसीवर, हाई स्पीड टेलीकॉम सिस्टम, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और 12 मीटर का एक बड़ा एंटीना दिया। वहीं इसरो ने बैंड रडार, सैटेलाइट का मुख्य ढांचा और GSLV-F-16 रॉकेट दिया। इस प्रोजेक्ट में नासा ने करीब $1.16 बिलियन और इसरो ने $90 मिलियन का योगदान दिया।
ये एक बहुत बड़ा सहयोग है। निसार का वजन है 2392 किलोग्राम। इसे GSLV-F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो इसरो का एक शक्तिशाली रॉकेट है। ये सैटेलाइट सनसिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह पहली बार है जब GSLV रॉकेट ने किसी सैटेलाइट को इस तरह की ऑर्बिट में पहुंचाया। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट सूरज के साथ तालमेल रखता है, ताकि हर बार एक ही समय पर धरती के एक हिस्से को देख सके। निसार की मिशन लाइफ 5 साल है। ये धरती की निगरानी, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करने में मदद करेगा। पहला, निसार में स्वीप सर तकनीक है। ये एक खास रडार इमेजिंग तकनीक है जो बहुत साफ और चौड़े इलाके की तस्वीरें ले सकती है। इससे धरती के बड़े हिस्सों को हाई क्वालिटी में देखा जा सकता है। दूसरा, निसार का रिपीट साइकिल 12 दिन का है, यानी हर 12 दिन में ये सैटेलाइट धरती के बदलावों को हाई रिजोल्यूशन डेटा के साथ मॉनिटर करता है। इससे हमें धरती पर होने वाले बदलावों का सटीक पता चलता है। तीसरा, निसार में डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसमें दो तरह के रडार हैं। एल बैंड रडार, जिसकी वेवलेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये जंगल की छतरी, बर्फ और मिट्टी के अंदर तक देख सकता है। ये बायोमास और धरती की सतह के बदलावों का अध्ययन करने में मदद करता है। एस बैंड रडार, जिसकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये पेड़ों की ऊंचाई और पिघलती बर्फ की मात्रा को मापने में बहुत अच्छा है। खास बात यह है कि निसार दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो एल बैंड और एस बैंड रडार को एक साथ इस्तेमाल करता है। चौथा, निसार का एंटीना और रिजोल्यूशन। इसमें 12 मीटर व्यास का एक बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना है जो खुल सकता है। ये इतना शक्तिशाली है कि जमीन पर 20 किलोमीटर व्यास के एंटीना जितनी साफ तस्वीरें देता है, यानी इसकी तस्वीरें बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत होती हैं। पांचवा, निसार का ओपन डेटा पॉलिसी। इस सैटेलाइट से मिलने वाली सारी जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी। इससे खासकर विकासशील देशों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वे भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। सर क्या है? सर एक सक्रिय डेटा कलेक्शन तकनीक है। इसमें सैटेलाइट एक एनर्जी पल्स यानी ऊर्जा की किरण धरती की ओर भेजता है। फिर वो किरण धरती की सतह से टकराकर वापस लौटती है और सैटेलाइट उस लौटने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। सर को खास बनाता है ये कि ये ऑप्टिकल इमेजरी से अलग है। ऑप्टिकल इमेजरी में सैटेलाइट सूरज की रोशनी या धरती से निकलने वाली ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, जो एक निष्क्रिय तरीका है। लेकिन सर में सैटेलाइट खुद ऊर्जा भेजता है और उसका रिएक्शन देखता है। इससे ये पहाड़, जंगल, समुद्री बर्फ या मिट्टी की नमी जैसी चीजों की सटीक जानकारी देता है, चाहे दिन हो या रात, बादल हो या साफ मौसम। अब सवाल है, इसे सिंथेटिक क्यों कहते हैं? इसका जवाब है रिजोल्यूशन। किसी रडार की तस्वीर जितनी साफ होगी, उतना ही बड़ा उसका एंटीना होना चाहिए। उदाहरण के लिए 10 मीटर की साफ तस्वीर के लिए 4250 मीटर लंबा एंटीना चाहिए, जो बनाना नामुमकिन है। इस समस्या को हल करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया गया। इसमें एक छोटे एंटीना से कई बार डेटा लिया जाता है और फिर उसे मिलाकर ऐसा प्रभाव बनाया जाता है जैसे कि बहुत बड़ा एंटीना हो। इससे हमें हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें मिलती हैं, बिना किसी विशाल एंटीना के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। ब्लैक होल मर्जर। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, जिसे लीगो वर्गो काग्रा या एलवी कहते हैं, ने दो बहुत बड़े ब्लैक होल के मिलन को पकड़ा। ये खोज बहुत खास है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल विलय है। इन दो ब्लैक होल में से एक का द्रव्यमान हमारे सूरज से 140 गुना ज्यादा था और दूसरा 100 गुना ज्यादा। जब ये दोनों मिले तो एक नया ब्लैक होल बना, जिसका द्रव्यमान सूरज से लगभग 225 गुना है। ये घटना असल में अरबों साल पहले हुई थी, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण तरंगें यानी ग्रेविटेशन वेव्स अब हम तक पहुंची। ये तरंगें अंतरिक्षमय में होने वाली छोटी छोटी हलचल हैं, जो ऐसी बड़ी घटनाओं से बनती हैं। इन तरंगों को एलवी के नेटवर्क ने पकड़ा, जिसमें अमेरिका का लीगो डिटेक्टर, इटली का वर्गो और जापान का काग्रा शामिल हैं। इस खोज को GW231123 नाम दिया गया है, जो इस गुरुत्वाकर्षण तरंग का आधिकारिक नाम है। हाल ही में 14 जुलाई 2025 को इस खोज को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। ये नेटवर्क है लीगो वर्गो काग्रा, जिसे एलवी कहते हैं। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशन वेव्स को पकड़ता है। पहला है लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण तरंग ऑब्जर्वेटरी है, जिसे अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन सपोर्ट करती है। लीगो के दो डिटेक्टर हैं, एक हनफोर्ड, वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन, लुइसियाना में। खास बात यह है कि भारत में भी लीगो इंडिया बन रहा है, महाराष्ट्र के हिंगोली में। इसे भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान तकनीक विभाग, साथ ही अमेरिका की NSF और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। दूसरा है वर्गो, जो इटली के पीसा में है।
इसे यूरोपियन ग्रेविटेशन ऑब्जर्वेटरी होस्ट करता है, जो इटली और फ्रांस का एक सहयोग है। वर्गो भी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तीसरा है कागरा, जो जापान में कामियोका माइन के अंदर बना है। ये एक अनोखी जगह पर है क्योंकि माइन की गहराई में शोर कम होता है, जिससे तरंगों को पकड़ना आसान होता है। ये तीनों ऑब्जर्वेटरी मिलकर एईवी के नेटवर्क बनाते हैं, जो ब्लैक होल के विलय जैसी घटनाओं को पकड़ने में मदद करता है। इसकी महत्वता: पहला, ये खोज हमारे खगोलीय और ब्रह्मांडीय मॉडलों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ये हमें ब्लैक होल कैसे बनते हैं, तारे कैसे विकसित होते हैं और ब्रह्मांड के मॉडल को और सटीक करने में सहायता देगी। ये खोज गुरुत्वाकर्षण, खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और कण भौतिकी जैसे क्षेत्रों में नए सिद्धांतों को जन्म दे सकती है। दूसरा, ये खोज ब्लैक होल के बनने की हमारी समझ को चुनौती देती है। GW 2,31,123 में मिले ब्लैक होल अब तक के सबसे बड़े हैं, जिनमें से एक सूरज से 140 गुना और दूसरा 100 गुना बड़ा था। नया ब्लैक होल सूरज से 225 गुना बड़ा है। ये ब्लैक होल न केवल विशाल थे, बल्कि बहुत तेजी से घूम भी रहे थे। इस वजह से इनका सिग्नल समझना बहुत मुश्किल था और ये बताता है कि इनका बनना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। तीसरा, ये खोज हायरार्किकल मर्जर के बारे में जानकारी देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े मध्यवर्ती ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल के बार बार मिलने से बन सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया सुपरमैसिव ब्लैक होल के बनने का कारण हो सकती है, जो हर सर्पिल आकाशगंगा के केंद्र में इंजन की तरह काम करते हैं। चौथा, गुरुत्वाकर्षण तरंगें एक नया टूल हैं। ये तरंगें हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने में मदद करती हैं, जो सामान्य तरीकों से दिखाई नहीं देते क्योंकि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्षमय में बनने वाली लहरें हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाओं जैसे ब्लैक होल विलय से बनती हैं। इन तरंगों की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में की थी। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि रोशनी भी वहां से निकल नहीं पाती। ये इतना शक्तिशाली होता है क्योंकि बहुत सारा पदार्थ एक छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है। ब्लैक होल न तो रोशनी छोड़ते हैं और न ही उसे परावर्तित करते हैं, इसलिए इन्हें टेलीस्कोप से देखना लगभग असंभव है। लेकिन वैज्ञानिक इसके आसपास के तारों और गैस पर इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को देखकर इनका पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तारा बहुत तेजी से किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो वैज्ञानिक समझते हैं कि वहां ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ज्यादातर ब्लैक होल बड़े तारों के अवशेषों से बनते हैं, जब वे एक सुपरनोवा विस्फोट में मरते हैं। अगर तारा बहुत बड़ा है तो उसका केंद्र सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाता है। अगर तारा थोड़ा छोटा है तो केंद्र एक बहुत घना न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ब्लैक होल के प्रकार: ब्लैक होल 4 तरह के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल ये तारों के सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये आकाशगंगाओं के केंद्र में होते हैं, जैसे हमारी मिल्की वे में, और इनका द्रव्यमान सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल ये स्टेलर और सुपरमैसिव के बीच के होते हैं, जैसे GW 2,31,123 में देखा गया। प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल ये ब्रह्मांड के शुरुआती समय में बने हो सकते हैं, हालांकि इनका अभी तक पक्का सबूत नहीं मिला। ब्लूटूथ मैश नेटवर्किंग: बिटचैट एक नया पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है, जिसे ट्विटर के सहसंस्थापक ने शुरू किया। ये बिना किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर या फोन नेटवर्क के काम करता है। इसके लिए ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग क्या है? ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग एक ऐसी तकनीक है जो ब्लूटूथ डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़कर एक नेटवर्क बनाती है। इसे समझें, ये एक मेश नेटवर्क बनाता है जिसमें कई डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़कर डेटा भेजती और लेती हैं। इसे मल्टी हॉप नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कई रास्तों से जा सकता है, यानी मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई एक डिवाइस काम करना बंद कर दे तो भी नेटवर्क चलता रहता है, क्योंकि डेटा दूसरे रास्तों से जा सकता है। जब कोई ब्लूटूथ डिवाइस इस नेटवर्क में शामिल होता है, वो एक नोड बन जाता है। मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और नोड्स उसे रिले करते हैं, यानी एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जब तक मैसेज सही जगह नहीं पहुंच जाता। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के फायदे: कोई सेंट्रल डाटाबेस नहीं। मैसेजेस सिर्फ यूजर्स के डिवाइस पर स्टोर होते हैं और कुछ समय बाद डिलीट हो जाते हैं। इससे यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रहती है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन: मैसेजेस पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होते हैं और नेटवर्क से बाहर नहीं जाते, जिससे डेटा सुरक्षित रहता है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। यूजर्स को ईमेल या फोन नंबर से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। इससे कम्युनिकेशन गुमनाम रहता है। कम बिजली खपत: ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल होने से डिवाइसेस कम बिजली खर्च करती हैं, जो बैटरी से चलने वाले डिवाइसेस के लिए बहुत अच्छा है। ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग की कमियां: हाई लेटेंसी:
मैसेजेस को एक डिवाइस से दूसरी तक पहुंचने में समय लग सकता है क्योंकि ये कई नोड्स से होकर गुजरते हैं। जटिल नेटवर्क मैनेजमेंट, इतने सारे डिवाइसेस को आपस में जोड़ना और नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। कम डेटा ट्रांसफर रेट, ब्लूटूथ मेश बड़े डेटा जैसे वीडियो या म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये छोटे मैसेजेस के लिए बनाया गया है। एआई अलायंस नेटवर्क, 11 जुलाई 2025 को डिफ ने एक बयान जारी कर ये विरोध दर्ज किया। डिफ के सह संस्थापक डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि एटेक की सदस्यता को पाकिस्तान की ओर से एआई को हथियार बनाने और अंतर्राष्ट्रीय आरडी तक पहुंचने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। एनेट एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क है जहां इसके सदस्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जानकारी और विशेषज्ञता साझा करते हैं। उद्देश्य इसका लक्ष्य एआई तकनीकों के विकास और उपयोग को तेज करना है ताकि लंबे समय तक टिकाऊ समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। सदस्यत इसमें भारत सहित 17 देश शामिल हैं। प्रबंधन इसे एआई अलायंस रशिया द्वारा संचालित किया जाता है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन क्या है? डिफ एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है जो डिजिटल समावेशन और इंटरनेट व संबंधित तकनीकों का उपयोग विकास के लिए बढ़ावा देता है। ये एनेट का एक संस्थापक सदस्य भी है। डिफ का एटेक की सदस्यता पर विरोध, हाल ही में डिफ ने पाकिस्तान के एआई टेक्नोलॉजी सेंटर की एनेट में सदस्यता की अर्जी का कड़ा विरोध किया है। इसके कारण हैं सुरक्षा चिंताएं। डिफ का कहना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी और एटेक की विशेष लैब्स के जरिए एआई के हथियारीकरण का खतरा है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और एनेट के मूल सिद्धांतों को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में एआई की कमियां। डिफ के अनुसार पाकिस्तान का एआई इकोसिस्टम शिक्षा, अनुसंधान और शासन में कमजोर है। वहां का राष्ट्रीय एआई नीति ड्राफ्ट अस्पष्ट है और कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। साथ ही पाकिस्तान का एआई विकास सैन्य संस्थानों जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंटेक के नियंत्रण में है, जो नागरिक नवाचार को कमजोर करता है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। WHO लॉन्चेस 3x35 इनिशिएटिव। 2 जुलाई 2025 को WHO ने स्पेन के सेविल में चौथे अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण सम्मेलन में 3x35 इंच को लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य 2035 तक तंबाकू, शराब और शुगर ड्रिंक्स जैसे अस्वास्थ्यकर उत्पादों की कीमतों को कम से कम 50% बढ़ाना है। ये वृद्धि स्वास्थ्य कर के जरिए होगी। इस पहल से अगले 10 साल में वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकता है। इसमें विकास भागीदारों, सिविल सोसाइटी, शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय सरकारों का एक सहयोगी गठबंधन शामिल है जो मिलकर काम करता है। स्वास्थ्य कर क्या है? हेल्थ टैक्स उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे तंबाकू, शराब और शुगर ड्रिंक्स। WHO का कहना है कि ये कर मोटापा और गैरसंचारी रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर और डायबिटीज को कम करने का सबसे किफायती तरीका है। हेल्थ टैक्स की जरूरत क्यों? तंबाकू, शराब और शुगर ड्रिंक्स का सेवन NCDs को बढ़ावा देता है, जो दुनिया भर में 75% से ज्यादा मौतों का कारण है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन उत्पादों की कीमत में एक बार 50% की बढ़ोतरी से अगले 50 साल में 5 करोड़ समय से पहले होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं। ये उत्पाद नकारात्मक बाहरी प्रभाव और आंतरिक लागत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए 2012 में तंबाकू के उपयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। 50% कर वृद्धि से 5 साल में $3.7 ट्रिलियन तक राजस्व जुटाया जा सकता है, यानी हर साल औसतन $740 बिलियन, जो वैश्विक GDP का 0.75% है। NCDs का असर कम आय वाले समुदायों पर ज्यादा होता है। हेल्थ टैक्स इन असमानताओं को कम करने में मदद करता है। भारत में अस्वास्थ्यकर उत्पादों की खपत कम करने के कदम। भारत ने अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। एयरटेल पे पर 28% GST और 12% अतिरिक्त मुआवजा उपकर लगाया जाता है। हाई फैट शुगर सॉल्ट खाद्य पदार्थ पर 12% GST लगता है। FSSAI नियम। खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को कुल तेल और वसा के 2% तक सीमित किया गया है ताकि अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का प्रभाव कम हो। WHO यूनिसेफ डेटा ऑन इम्यूनाइजेशन। 15 जुलाई 2025 को WHO और यूनिसेफ ने 2024 के इम्यूनाइजेशन डेटा को जारी किया, जिसमें भारत की प्रगति को खास तौर पर सराहा गया। भारत ने जीरो डोज बच्चों की संख्या को 43% कम करके वैश्विक स्तर पर एक मिसाल कायम की। WHO और यूनिसेफ का 2024 का डेटा दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक इम्यूनाइजेशन डेटा सेट है, जो 14 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के रुझानों को दर्शाता है। मुख्य निष्कर्ष। वैश्विक स्तर पर 2024 में दुनिया भर में 89% शिशुओं ने डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस युक्त वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली। 85% शिशुओं ने DTP की तीनों खुराक पूरी की, जो नियमित टीकाकरण सेवाओं की ताकत को दर्शाता है।
हालांकि 14.3 मिलियन बच्चे जीरो डोज रहे, यानी उन्हें कोई भी वैक्सीन नहीं मिली। ये संख्या 2019 के 12.9 मिलियन से ज्यादा है। भारत ने 2024 में अपने जीरो डोज बच्चों की संख्या में 43% की कमी की, जो 2023 में 1.6 मिलियन से घटकर 0.9 मिलियन हो गई। जीरो डोज बच्चे वे हैं जिन्हें एक भी वैक्सीन नहीं मिली। भारत में DTP-3 का कवरेज 2023 के 91% से बढ़कर 2024 में 94% हो गया, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? UIP भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है। शुरुआत इसे 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के रूप में शुरू किया गया और 1985 में UIP के रूप में रिब्रांड किया गया। कवरेज ये 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण देता है। राष्ट्रीय स्तर पर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन का तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस व निमोनिया। क्षेत्र विशिष्ट रोटावायरस डायरिया, निमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन UIP इस मिशन का एक केंद्रीय हिस्सा है। पूर्ण टीकाकरण एक बच्चा तब पूरी तरह से टीकाकृत माना जाता है जब वह राष्ट्रीय शेड्यूल के अनुसार पहले साल में सभी टीके ले लेता है। UIP की उपलब्धियां 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 2015 में नवजात टेटनस उन्मूलन को खत्म किया गया। 2024 में भारत ने 94% DTP-3 कवरेज हासिल किया, जो वैश्विक लक्ष्य 90% से ज्यादा है। भारत के प्रमुख कदम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0। इस अभियान ने खसरा और रूबेला टीकाकरण कवरेज को बेहतर करने पर खास ध्यान दिया। यूविन पोर्टल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म टीकाकरण की निगरानी और रिकॉर्ड रखने में मदद करता है, जिससे जीरो डोज बच्चों की संख्या कम करने में सहायता मिली। क्षेत्रीय सुधार भारत ने दक्षिण एशिया में DTP-3 कवरेज को 90% से बढ़ाकर 92% किया, जिसमें भारत की प्रगति ने बड़ी भूमिका निभाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फेनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में CSIR इजिप्ट में इस बायोबैंक का उद्घाटन किया। ये भारत के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि ये देश का पहला लॉन्गिट्यूडिनल हेल्थ डेटाबेस बनाने की दिशा में काम करेगा। ये बायोबैंक भारत की प्रेसिजन मेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च की क्षमता को बढ़ाएगा। बायोबैंक का उद्देश्य लॉन्च ये फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया, जो UK बायोबैंक मॉडल पर आधारित है लेकिन भारत की विविधता के लिए अनुकूलित है। उद्देश्य इसका लक्ष्य डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों जैसी जटिल बीमारियों का जल्दी निदान करना, बेहतर इलाज ढूंढना और इनके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। ये हाई रिजोल्यूशन डेटा बनाएगा जो आधारित डायग्नोस्टिक्स और जीन निर्देशित थेरेपी को शक्ति देगा। कवरेज ये 10,000 भारतीयों से जीनोमिक, लाइफस्टाइल और क्लिनिकल डेटा इकट्ठा करेगा, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्र, उम्र और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होंगे। फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? इसे फिनोम इंडिया हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस कहते हैं। इसे 2023 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने शुरू किया। ये एक लंबे समय तक चलने वाला डेटा समृद्ध अध्ययन है जो कई सालों तक लोगों के स्वास्थ्य की प्रगति को ट्रैक करेगा। इसका लक्ष्य बीमारियों के पैटर्न, जीन पर्यावरण के बीच संबंध और भारत विशिष्ट रोग जोखिम मॉडल विकसित करना है। फिनोम क्या है? ये किसी जीव, कोशिका, ऊतक, अंग या प्रजाति में दिखने वाली सभी विशेषताओं का समूह है। फिनोटाइप ये किसी जीव की दिखने वाली शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे उसका रूप, विकास और व्यवहार। ये विशेषताएं जीव के जीन और पर्यावरण के प्रभाव से तय होती हैं। उदाहरण के लिए आपकी हाइट या आंखों का रंग आपके जीन और खानपान जैसे पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। इस वीडियो में हम कल्चर के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। चोलागंगम लेक तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वो 1000 साल पुरानी चोलगंगम झील को विकसित करेगी। ये झील गंगैकोंड चोलपुरम में है, जो तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। ये घोषणा आदि तिरुवाथिराई उत्सव के दौरान की गई। ये उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को मनाने के लिए होता है। आदि तिरुवाथिराई उत्सव बहुत खास है। ये उत्सव राजेंद्र चोल के दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री अभियान और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर के निर्माण की 1000 साल पूरे होने की याद में मनाया जाता है। साथ ही ये तमिल शैव भक्ति परंपराओं और 63 नयनमार संतकवियों को सम्मान देता है, जिन्हें चोल वंश का समर्थन प्राप्त था। ये उत्सव शैव सिद्धांत दर्शन को भी दर्शाता है। राजेंद्र चोल प्रथम कौन थे? वो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा राजराजा प्रथम के बेटे थे। उनका शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी तक था। अब बात करते हैं चोलगंगम झील की। इसे पोन्नेरी झील भी कहते हैं। ये झील राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाई थी।
क्योंकि राजेंद्र चोल ने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त की थी। इस जीत की खुशी में उन्हें गंगैकोंड चोलन यानी गंगा पर विजय पाने वाला चोल का खिताब मिला। उन्होंने इस जीत को यादगार बनाने के लिए गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। तिरुवलंगडु ताम्रपत्रों में लिखा है कि राजेंद्र ने कई राजाओं को हराया, जिसमें कालिंग और बंगाल के पाल राजा महिपाल भी शामिल थे। इस जीत के सम्मान में चोल गंगम झील और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया गया। चोल गंगम झील का इतिहास बहुत खास है। इस झील में गंगा नदी से लाया गया पवित्र जल डाला गया था, इसलिए इसे चोल गंगम नाम दिया गया। राजेंद्र चोल प्रथम ने इसे अपनी जीत का प्रतीक बनाया, जैसे एक तरल विजय स्तंभ। बाद में विजयनगर काल में इस झील को पोन्नेरी के नाम से जाना गया। इस झील का पानी कोल्लेदम नदी से आता है, जो कावेरी नदी की एक शाखा है। झील का निर्माण भी अनोखा है। इसके किनारे लेटराइट पत्थरों से मजबूत किए गए हैं और ये अंडाकार आकार में बने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था गंगैकोंड चोलपुरम को पीने का पानी देना और खेती के लिए सिंचाई करना। अब बात करते हैं चोल वंश की, जो 9वीं से 13वीं सदी तक चला। चोल शुरू में उरियूर में पल्लवों के अधीन छोटे सरदार थे, लेकिन 9वीं सदी में विजयालय चोल ने चोल वंश को शक्तिशाली बनाया। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत उन्नत थी। उत्तरमेरूर शिलालेखों से पता चलता है कि उनकी व्यवस्था और चुनाव प्रणाली कितनी व्यवस्थित थी। उनके राज्य को मंडलम में बांटा गया था, फिर वलनाडु और नाडु। इसके बाद छोटी इकाइयां थीं, कुर्रम और कोट्टम। स्थानीय स्वशासन भी खास था। गांवों में सभा या ऊर नाम की सभाएं होती थीं, जिनके सदस्य कुदवोलई सिस्टम से चुने जाते थे। ये एक तरह से लॉटरी सिस्टम था। कर प्रणाली में दो मुख्य कर थे, वेट्टी यानी मुफ्त श्रम और कदमई यानी भूमि कर। चोलों की समुद्री शक्ति भी कमाल की थी। राजराजा चोल ने एक मजबूत नौसेना बनाई, जिसे राजेंद्र चोल ने और मजबूत किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1025 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर उनका नौसैनिक अभियान। चोलों के श्रीलंका, चीन, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते थे। उनके प्रसिद्ध बंदरगाह थे महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम और कोरकई। चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी शानदार थीं। उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम, ऐरावतेश्वर और बृहदीश्वर जैसे भव्य मंदिर बनवाए, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। साथ ही चोलों की कांस्य मूर्तियां, खासकर नटराज की मूर्ति, विश्व प्रसिद्ध हैं। अब हम चोल वंश के 3 महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जानेंगे: बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर। ये सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और चोलों की शानदार कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। सबसे पहले बृहदीश्वर मंदिर। ये मंदिर तंजावुर जिले में है और इसे 1010 ईस्वी में राजराजा चोल प्रथम ने बनवाया। ये द्रविड़ शैली का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे पेरुवुद्यार कोविल भी कहते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर शिलालेख और चित्रकारी तंजावुर शहर के उत्थान और पतन की कहानी बताते हैं। ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब बात करते हैं गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर की। ये मंदिर गंगैकोंड चोलपुरम में है और इसे 1035 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया। ये भी भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ शैली में बना है। इसका विमान 55 मीटर ऊंचा है। इसे भी बृहदीश्वर मंदिर कहा जाता है। मंदिर में नटराज, दक्षिण मूर्ति, हरहरि, लिंगोद्भव, विष्णु, ब्रह्मा, महिषासुरमर्दिनी और ज्ञान सरस्वती जैसे पत्थर की मूर्तियां हैं। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अंत में ऐरावतेश्वर मंदिर। ये मंदिर तंजावुर जिले के दारासुरम में है और 12वीं सदी में राजराजा चोल द्वितीय ने बनवाया। ये भी द्रविड़ शैली में है और भगवान शिव को समर्पित है। इसका नाम भगवान इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत के नाम पर रखा गया। मंदिर की नक्काशी और शिलालेख पुराणों की कहानियां सुनाते हैं। इसकी सीढ़ियां 7 संगीतमय स्वरों को दर्शाती हैं, जो बहुत अनोखा है। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया। यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। अब मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में जानते हैं। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। इसमें 12 भव्य किले शामिल हैं, जिनमें से 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। इन किलों के नाम हैं सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में गिंगी किला। ये किले अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं, कोंकण तट, दक्कन का पठार और पूर्वी घाट। ये स्थान रणनीतिक रूप से चुने गए थे, जिसमें तटीय किले और पहाड़ी चोटियों पर बने किले शामिल हैं। इनका निर्माण मराठा साम्राज्य की सैन्य दृष्टि और वास्तुशिल्प कौशल को दर्शाता है। इन किलों का विकास 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल से शुरू हुआ और 19वीं सदी तक पेशवाओं के शासन तक चला। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति, व्यापार संरक्षण और क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण थे।
अब हम मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। पहला है सलहेर किला। ये एक पहाड़ी किला है जहां 1672 में मराठों और मुगलों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये मराठा सैन्य शक्ति का गवाह है। दूसरा शिवनेरी किला। ये भी पहाड़ी किला है और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है। इसकी ऐतिहासिक और भावनात्मक अहमियत बहुत बड़ी है। तीसरा लोहगढ़ किला। ये पहाड़ी किला भजे की बौद्ध गुफाओं के पास है। इसका स्थान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। चौथा रायगढ़ किला। इसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी स्थायी राजधानी के रूप में चुना। ये मराठा साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। पांचवा राजगढ़ किला। इसे पहले मुरुमदेव कहा जाता था, जो मुरुम्बदेव पर्वत पर बना है। ये हिंदवी स्वराज्य की पहली राजनीतिक राजधानी थी। 1665 में पुरंदर संधि के दौरान शिवाजी ने इसे अपने 17 किलों में शामिल रखा। छठा गिंगी किला। ये तमिलनाडु में है और इसमें 3 पहाड़ी गढ़ और मोटी दीवारें हैं। ये मराठा साम्राज्य का दक्षिणी गढ़ था। सातवां प्रतापगढ़ किला। ये पहाड़ी जंगल किला है जहां अफजल खान के साथ बड़ा युद्ध हुआ था। ये मराठा इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आठवां पन्हाला किला। ये पठारी पहाड़ी किला है जो ताराबाई के शासन में मराठा राज्य की राजधानी बना। नौवां सिंधुदुर्ग किला। ये अरब सागर में एक टापू पर बना किला है। इसका स्थान इसे रणनीतिक रूप से खास बनाता है। 10वां सुवर्णदुर्ग किला। माना जाता है कि इसे 16वीं सदी में बीजापुर के शासकों ने बनवाया था। ये भी टापू पर बना है। 11वां खांदेरी किला। इसे 1679 में शिवाजी ने बनवाया था ताकि मुरुद जंजीरा के सिद्दियों पर नजर रखी जा सके। 12वां विजयदुर्ग किला। ये तटीय किला है जिसे शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाह से जीता और इसका नाम विजयदुर्ग रखा। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य की नींव 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी। उन्होंने 17वीं सदी में दक्कन के विभिन्न राज्यों से एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया। अपने चरम पर 17वीं और 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य उत्तर में पेशावर से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक फैला था। इस साम्राज्य की राजधानियां थीं रायगढ़ किला, गिंगी, सतारा और पुणे। ये स्थान मराठा शक्ति के केंद्र थे। मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिमंडल बनाया जिसमें 8 मंत्री थे। ये थे पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, अमात्य यानी कि वित्त मंत्री, सचिव यानी कि सचिव, मंत्री यानी कि आंतरिक मामलों के मंत्री, सेनापति यानी कि सेनाध्यक्ष, सुमंत यानी कि विदेश मंत्री, न्यायाध्यक्ष यानी कि मुख्य न्यायाधीश, पंडितराव यानी कि मुख्य पुरोहित। इन मंत्रियों ने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद की। कर नीति भी खास थी। मराठा साम्राज्य में 2 मुख्य कर थे। सरदेशमुखी, पूरे मराठा राज्य की आय पर 10% कर। चौथ, पड़ोसी क्षेत्रों से जो मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, कुल आय का 1/4 हिस्सा। मराठा साम्राज्य का पतन 1761 में तीसरे पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार के साथ शुरू हुआ। इस हार ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में जानेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वो स्थान या वस्तुएं हैं जिन्हें 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत विश्व के लिए असाधारण मूल्य वाला माना जाता है। ये स्थल 3 श्रेणियों में चुने जाते हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। भारत की स्थिति बहुत गर्व करने वाली है। भारत के पास 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित हैं। इससे भारत विश्व में 6ठे और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। इन स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व धरोहर केंद्र, जो पेरिस, फ्रांस में है। इसे 1992 में स्थापित किया गया और ये यूनेस्को के भीतर विश्व धरोहर से जुड़े सभी मामलों का केंद्र है। विश्व धरोहर स्थल चुनने के लिए कुछ मानदंड हैं। स्थल को असाधारण वैश्विक मूल्य वाला होना चाहिए और 10 में से कम 1 मानदंड को पूरा करना चाहिए, जैसे कि मानव रचनात्मकता का शानदार नमूना होना या मानव मूल्यों का महत्वपूर्ण आदान प्रदान दिखाना। हर साल प्रत्येक देश केवल एक स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकता है। नामांकन की जांच 2 संगठन करते हैं: अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद सांस्कृतिक स्थलों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्राकृतिक स्थलों के लिए। अंतिम निर्णय विश्व धरोहर समिति लेती है, जिसमें भारत 2021 से 2025 तक सदस्य है। भारत में इन स्थलों का प्रबंधन करने वाली मुख्य संस्था है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस मैगजीन का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस चैंपियनशिप। हाल ही में 19 साल की दिव्या देशमुख ने जॉर्जिया के बटूमी में फाइड महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में अपनी ही देश की अनुभवी खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया। यह पहली बार है जब कोई भारतीय महिला इस खिताब को जीती है। इस जीत की खास बातें। इस जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की चौथी महिला ग्रैंडमास्टर बनी। उनसे पहले कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं।
दिव्या ने 2026 के फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप के लिए अगला कदम है। भारतीय खिलाड़ियों की अन्य हाल की उपलब्धियां। 2024 में जीएम गुकेश डोमाराजू ने 18 साल की उम्र में डिंग लिरेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता। वे सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने। 2024 में 45वें फाइड शतरंज ओलंपियाड में बुडापेस्ट, हंगरी में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। महिला टीम में हरिका, वैशाली, दिव्या, वंतिका और तानिया शामिल थीं। 2023 में जीएम प्रज्ञानंदा रामेश बाबू ने 18 साल की उम्र में फाइड विश्व कप फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। वे विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बने। फाइड विश्व चैंपियनशिप साइकिल क्या है? यह फाइड का एक प्रमुख टूर्नामेंट है जो 3 खिलाड़ियों को महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए चुनता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट यह विश्व चैंपियनशिप का आखिरी पड़ाव है। इसमें 8 खिलाड़ी डबल राउंड रॉबिन प्रारूप में खेलते हैं। इस टूर्नामेंट का विजेता मौजूदा विश्व चैंपियन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप मैच खेलता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में क्वालिफिकेशन के तरीके। पिछले विश्व चैंपियनशिप मैच का उपविजेता, फाइड विश्व कप के शीर्ष 3 खिलाड़ी, फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के शीर्ष 2 खिलाड़ी, फाइड सर्किट का विजेता, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के साल के जनवरी में सबसे ज्यादा फाइड रेटिंग वाला खिलाड़ी। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैच यह मौजूदा विश्व चैंपियन और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता के बीच खेला जाता है। फाइड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में। यह शतरंज खेल का नियामक संगठन है और सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस में एक गैरसरकारी संस्था के रूप में शुरू हुई थी। 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। सदस्यत इसमें 201 देशों की राष्ट्रीय शतरंज महासंघ शामिल हैं। कश्मीरी पश्मीना शॉल। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी घाना यात्रा के दौरान कश्मीरी पश्मीना शॉल को वहां के शीर्ष नेताओं को उपहार में दिया। कश्मीरी पश्मीना शॉल बहुत खास है और इसे चांगथांगी बकरी के मुलायम अंदरूनी रेशों से बुना जाता है। चांगथांगी बकरी, जिसे पश्मीना बकरी भी कहते हैं, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाली जाती है। यह शॉल अपनी नरमी और गर्माहट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री ने घाना में कुछ अन्य शानदार हस्तशिल्प भी उपहार में दिए। आइए उनके बारे में जानें। बिद्रीवेयर फूलदान। ये फूलदान जस्ता और तांबे के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। इनका रंग काला होता है और इन पर चांदी की बारीक नक्काशी की जाती है। इनमें फूलों के डिजाइन होते हैं जो सौंदर्य, समृद्धि और सामंजस्य का प्रतीक हैं। चांदी की फिलिग्री पर्स, इसे तारकसी कला के नाम से जाना जाता है। इस पर्स में फूलों और लताओं के जटिल डिजाइन होते हैं जो आधुनिक शैली के साथ मिश्रित हैं। मिनिएचर अंबावाड़ी हाथी। यह पॉलिश किए गए कृत्रिम आइवरी से बनाया जाता है जो प्राकृतिक आइवरी का नैतिक विकल्प है। यह हस्तशिल्प पर्यावरण के अनुकूल है। ध्यान दें, यह एकमात्र हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग नहीं मिला है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। पिपरहवा रेलिक्स। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, जिन्हें पिपरहवा अवशेष कहा जाता है, भारत वापस लाए गए हैं। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि ये अवशेष हमारी प्राचीन विरासत और बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। पिपरहवा अवशेष क्या है? खोज। इन अवशेषों की खोज 1898 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पिपरहवा में की थी। महत्व। ये अवशेष भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष से जुड़े माने जाते हैं। विशेषताएं। इनमें हड्डियों के टुकड़े, साबुन पत्थर और क्रिस्टल के छोटे डिब्बे, एक बलुआ पत्थर का ताबूत और सोने के आभूषण जैसे उपहार शामिल हैं। समय। ये अवशेष 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संरक्षित किए गए थे। एक कास्केट पर ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख पुष्टि करता है कि ये बुद्ध के अवशेष हैं जिन्हें शाक्य वंश ने संरक्षित किया था। वर्तमान स्थिति। भारत में इन्हें आ श्रेणी की पुरावस्तु माना जाता है। इसका मतलब है कि इन्हें देश से बाहर ले जाना या बेचना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। एथिक्स। सेलिब्रिटीज एंड एंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। मशहूर लोग जैसे कि एक्टर, टीवी होस्ट या खिलाड़ी हमारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। लोग उनकी बात मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में एक बड़ा मामला सामने आया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई बड़े सेलिब्रिटीज पर आरोप लगाया कि उन्होंने गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार किया। ये ऐप्स जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं जो कानून के खिलाफ है। पहले भी ऐसा हुआ है। कुछ सेलिब्रिटीज ने तंबाकू, शराब, जंक फूड या अनरेगुलेटेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया जो समाज के लिए हानिकारक हैं। इससे सवाल उठता है, क्या सेलिब्रिटीज को अपने प्रभाव का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए? आइए इस पर गहराई से समझते हैं। इसमें शामिल लोग और उनके हित। इस मामले में 4 मुख्य पक्ष हैं। सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट्स का प्रचार क्यों करते हैं? पैसा कमाने और अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी है कि वे समाज का भला करें।
अगर वे गलत प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं तो उनकी साख को नुकसान होता है। उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पर नैतिकता दिखानी चाहिए। कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स। कंपनियां सेलिब्रिटीज को इसलिए हायर करती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिके, लेकिन उन्हें भी कानून का पालन करना चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकारी संस्थाएं, सरकार और उसकी एजेंसियां जैसे एड कानून लागू करती हैं। उनका काम है लोगों को गैरकानूनी गतिविधियों से बचाना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या जुआ। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि लोग ठगे न जाएं। समाज, खासकर युवा। आप जैसे युवा सेलिब्रिटीज से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर सेलिब्रिटीज गलत प्रोडक्ट्स का प्रचार करें तो आप गलत फैसले ले सकते हैं। इससे नुकसान, लत या गैरकानूनी कामों में फंसने का खतरा हो सकता है। सेलिब्रिटी प्रचार से जुड़े नैतिक सवाल। अब हम कुछ मुख्य नैतिक मुद्दों पर बात करेंगे। ये समझना जरूरी है ताकि आप सही और गलत में फर्क कर सकें। लोगों की स्वतंत्रता और सही जानकारी। कई बार सेलिब्रिटीज प्रचार में भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट के नुकसान छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सट्टेबाजी ऐप को मजेदार बताए लेकिन यह न बताए कि इससे पैसा डूब सकता है। यह गलत है। कांटियन नीतिशास्त्र कहता है कि लोगों को सिर्फ साधन नहीं बल्कि सम्मान के साथ सही जानकारी देनी चाहिए। भारत में एसआई के नियम कहते हैं कि विज्ञापन में साफ लिखना चाहिए कि यह ऐड है। साथ ही प्रचार में कोई झूठा दावा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहता है कि मशहूर लोग अपनी प्रसिद्धि को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई सेलिब्रिटी गलत प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी कहता है कि अगर कोई सेलिब्रिटी झूठा या भ्रामक विज्ञापन करता है तो उसे सजा हो सकती है। भलाई करना और नुकसान न करना। सेलिब्रिटीज का कर्तव्य है कि वे समाज की भलाई करें और नुकसान से बचाएं, लेकिन कई बार वे ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए, कुछ सेलिब्रिटीज टीवी पर चीनी को बुरा बताते हैं लेकिन चॉकलेट या आइसक्रीम का प्रचार करते हैं। यह दोहरा व्यवहार गलत है। उन्हें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए जो समाज के लिए सुरक्षित हों। रोल मॉडल की नैतिकता। वर्च्यू एथिक्स कहता है कि एक रोल मॉडल को ईमानदार, समझदार और समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। अगर कोई सेलिब्रिटी बार बार गलत प्रोडक्ट्स का प्रचार करता है तो उसकी नैतिक साख कमजोर हो जाती है। लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। सेलिब्रिटीज द्वारा हानिकारक प्रोडक्ट्स के प्रचार को रोकने की चुनौतियां। यह समझना जरूरी है कि सेलिब्रिटीज को गलत प्रोडक्ट्स के प्रचार से रोकना इतना आसान नहीं है। आइए कुछ मुख्य चुनौतियों को समझते हैं। पैसे का लालच नैतिकता पर भारी पड़ता है। सेलिब्रिटीज को प्रचार के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है। यह पैसा इतना ज्यादा होता है कि वे नैतिकता को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सेलिब्रिटी यह न देखे कि प्रोडक्ट हानिकारक है, बस पैसे के लिए उसका प्रचार कर देता है। सही जानकारी का अभाव। कई बार सेलिब्रिटीज को कंपनियां गलत या अधूरी जानकारी देती हैं। सेलिब्रिटीज खुद उस प्रोडक्ट की जांच नहीं करते और कंपनी की बात पर भरोसा कर लेते हैं। इससे वे अनजाने में गलत प्रोडक्ट्स का प्रचार कर देते हैं। सेलिब्रिटी पूजा की संस्कृति। हमारे समाज में लोग सेलिब्रिटीज को बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि वे भगवान हो। अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। इससे सरकार या एजेंसियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है। नए प्रोडक्ट्स और पुराने नियम। आजकल नए नए प्रोडक्ट्स जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स या डिजिटल करेंसी तेजी से आ रहे हैं, लेकिन हमारे कानून इतनी जल्दी नहीं बदलते। इस समय के अंतराल में कंपनियां और सेलिब्रिटीज गलत प्रोडक्ट्स का प्रचार कर लेते हैं। निगरानी के लिए संसाधनों की कमी। सरकारी एजेंसियों के पास इतने लोग या टेक्नोलॉजी नहीं है कि वे हर विज्ञापन पर नजर रख सकें। टीवी, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इतने सारे विज्ञापन होते हैं कि सबको जांचना मुश्किल है। नैतिक सेलिब्रिटी प्रचार के लिए रास्ता। अब सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है। आइए कुछ उपाय देखते हैं जो सेलिब्रिटीज, कंपनियां, सरकार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। सेलिब्रिटीज की आत्मजांच। सेलिब्रिटीज को अपने लिए कुछ नियम बनाने चाहिए। उन्हें प्रोडक्ट की वैधता और सुरक्षा की जांच करनी चाहिए। साथ ही यह साफ बताना चाहिए कि यह प्रचार पैसे के लिए है। इसके अलावा उन्हें अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, कानूनी जागरूकता या वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना। कंपनियों की जिम्मेदारी। कंपनियों को सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें केवल वही प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए जो सुरक्षित और कानूनी हो। मजबूत कानूनी ढांचा। सरकार को कुछ खास क्षेत्रों जैसे जुआ या वित्त के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। विज्ञापनों में यह साफ करना जरूरी हो कि यह प्रचार है। साथ ही सेलिब्रिटीज, विशेषज्ञों और आम लोगों का एक स्वनियामक समूह बनाया जा सकता है जो विज्ञापनों पर नजर रखे। लोगों में जागरूकता। हमें, खासकर आप जैसे युवाओं को, यह सिखाना होगा कि हर सेलिब्रिटी की बात सच नहीं होती। आपको विज्ञापनों पर सवाल उठाने चाहिए और प्रोडक्ट की सच्चाई खुद जांचनी चाहिए।
इसके लिए स्कूलों और मीडिया में जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी। नैतिक व्यवहार सिर्फ सजा के डर से नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटीज, कंपनियों और समाज को मिलकर यह सोचना चाहिए कि वे समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। स्कीम्स इन न्यूज। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। हाल ही में सरकार ने इस योजना के लिए 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट मंजूर किया है, जो 15वें वित्त आयोग के दौरान यानी 2021 से 22 से 2025 से 26 तक चलेगा। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए है। PMKSY क्या है? यह एक केंद्रीय योजना है जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चलाता है। इसका लक्ष्य है खेती से लेकर बाजार तक एक मजबूत व्यवस्था बनाना, ताकि किसानों को बेहतर आय मिले, रोजगार बढ़े और फसलों की बर्बादी कम हो। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? आधुनिक ढांचा बनाना, खेत से दुकान तक फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन और अन्य सुविधाएं, किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें उनकी फसल का बेहतर दाम मिले, रोजगार के अवसर, खासकर ग्रामीण इलाकों में नौकरियां बढ़े, बर्बादी कम करना, फल सब्जियों की बर्बादी रोकना और प्रसंस्करण को बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? इस योजना के कई हिस्से हैं जो अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन। यह हिस्सा खेत से उपभोक्ता तक फसलों को ताज़ा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाएं बनाता है। इसे कंपनियां, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन या NGO बनाते हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स नाम की स्कीम के तहत फल सब्जियों के लिए कोल्ड चेन बनाई जाती है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। यह छोटे पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करता है जो मेगा फूड पार्क की तरह काम करते हैं। इसके लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन चाहिए। इससे स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण बढ़ता है। खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता। यह हिस्सा मेगा फूड पार्क और क्लस्टर में प्रसंस्करण इकाइयों को बनाने या बढ़ाने में मदद करता है। इसे कोई भी व्यक्ति, FPO, NGO या निजी कंपनी शुरू कर सकती है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता। यह खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाता है और हैक्सप, ISO 22000 जैसे वैश्विक प्रमाणन को बढ़ावा देता है, ताकि हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले हों। मानव संसाधन और शोध। इस योजना के तहत 100 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जो खाद्य प्रसंस्करण में नई तकनीकों को विकसित करेंगी। ऑपरेशन ग्रीन्स। यह हिस्सा 2018 से 19 के बजट में शुरू हुआ, जो पहले टमाटर, प्याज और आलू के लिए था, लेकिन 2021 से 22 में इसे 22 नाशपाती फसलों तक बढ़ाया गया। इसमें 2 तरह के हस्तक्षेप हैं: लंबी अवधि, फसलों की पूरी वैल्यू चेन विकसित करना; छोटी अवधि, 2020 के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसे सभी फल सब्जियों तक बढ़ाया गया। खास बातें: अगर किसी हिस्से में पैसा बचता है तो उसे नई परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना का बजट जरूरत के हिसाब से 25% तक बदला जा सकता है, जिसे मंत्रालय का मंत्री मंजूरी देता है। इस योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका प्रचार किया जा रहा है, ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें। प्लेसेस इन न्यूज। अब हम भारत के नक्शे से कुछ खास जगहों के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में खबरों में हैं। इनमें से कई जगहों को हम पहले से ही इस मैगजीन में पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, हट्टी जनजाति की पारंपरिक पॉलिंड्रस शादी प्रथा जजिया चर्चा में है। उत्तराखंड, नैनीताल में पर्यटकों की क्षमता का पहला आकलन हुआ। जम्मू कश्मीर सीमा पर सुरक्षा बलों की पंज रेंज में तैनाती हुई। उत्तर प्रदेश, काशी में 4वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समिट और दुधवा टाइगर रिजर्व में तेंदुए की आबादी 88.81% बढ़ी। गुजरात, बन्नी घास के मैदान में चिंकारा का स्थानांतरण और माही नदी पर पुल का ढहना चर्चा में है। लक्षद्वीप, 50% मूंगा कवर की कमी और 24 साल में रक्षा उद्देश्यों के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ। बिहार, बोध गया मंदिर परिसर में अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। महाराष्ट्र, मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। तमिलनाडु, बृहदीश्वर मंदिर में 1000 साल की चोल यात्रा का जश्न मनाया गया। असम, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में तीसरा सबसे घना बाघ क्षेत्र, कंचन पेड़ लगाने और माजुली द्वीप पर नदी कटाव चर्चा में है। सिक्किम, चोला पोस्ट को पर्यटन के लिए खोला गया, जो भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा है। अब हम विश्व के कुछ खास जगहों के बारे में बात करेंगे जो हाल की खबरों में हैं। इनमें से कई जगहों को हम पहले से ही इस मैगजीन में पढ़ चुके हैं। सीरिया पहली बार एक अंतरिम सरकार बनी है जो देश में बदलाव ला रही है। सिएरा लियोन, यंगई टर्टल आइलैंड्स का 2/3 हिस्सा समुद्र में डूब गया है। घाना, 30 साल बाद भारत के PM की पहली यात्रा हुई है। बोलीविया, खसरे रुबेला के प्रकोप के बीच 3 लाख खुराक वैक्सीन भेजी गई। लेसोथो, भारत और लेसोथो ने विदेश मामलों की यात्रा के दौरान संबंधों को गहरा किया। झील तुर्काना, वैज्ञानिकों ने 18 से 20 मिलियन साल पुराने विलुप्त स्तनपायी के प्रोटीन निकाले।
संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूएई ने रक्षा साझेदारी को मजबूत किया। जेडीसीसी बैठक नई दिल्ली में हुई। रूस कामचटका प्रायद्वीप में 8.3 तीव्रता का भूकंप और सुनामी का खतरा। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण शुरू हुआ। टोकारा द्वीप 1000 से ज्यादा भूकंप आए, इलाका हिल गया। इथियोपिया ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम पर नीले नील नदी पर काम पूरा हुआ। कंबोडिया और थाईलैंड प्राचीन प्रिय विहार मंदिर को लेकर विवाद, यूनेस्को सूची में शामिल। मालदीव पीएम मोदी ने 60 साल की कूटनीतिक दोस्ती का जश्न मनाया। वानुअतु आईसीजे में पर्यावरणीय विनाश को इकोसाइड के रूप में मान्यता की मांग की। जिम्बाब्वे रैमसर कॉप 15 में वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग का नियम बनाया गया। इंडोनेशिया याचली द्वीप पर समुद्र का बढ़ता स्तर और कटाव चिंता का विषय। नामीबिया हीरे के व्यापार पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाया गया। न्यू कैलेडोनिया फ्रांस ने और स्वायत्तता देने की सहमति दी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूले।